बैठा हुआ पर्वतारोहण के बिना। हे झिंगहाओ की आंखें चमक उठीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने इस सीनियर ली फैन से कोई अविश्वसनीय जानकारी हासिल कर ली हो। वह ली फैन से विस्तार से बताने को उत्सुक था, लेकिन ली फैन अचानक चुप हो गया। इससे हे झिंगहाओ चिंतित हो गए। बोलने से पहले वह कई बार हिचकिचाए। क्या बात है, हम दोनों अब एक ही तकनीक सीख रहे हैं। यह अच्छी बात है कि हम एक दूसरे पर तलवारें नहीं तान रहे। तुम अब भी चाहते हो कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूं? ली फैन ने व्यंग्य किया। हे झिंगहाओ समझ गया कि यह सीनियर दिखने में थोड़ा डरावना लग रहा था। वह असल में कोई खलनायक नहीं था। उन्होंने तुरंत कहा, वरिष्ठ, आपकी आंखें मशालों जैसी हैं। आपने मेरी असलियत जान ली है। बैठकर पर्वतारोहण की विधि जोशन जो एक दिव्य विधि है, लेकिन मेरी साधना बहुत धीमी है। मैंने पहले ही विधि बदलने के बारे में सोच लिया है। कृपया निश्चिंत रहें सीनियर, मैं तकनीक में आपसे बिल्कुल प्रतिस्पर्धा नहीं करूंगा। हे झिंगहाओ का बयान सुनकर ली फैन की अभिव्यक्ति थोड़ी नरम हो गई। तुम बहुत होशियार हो, इससे मुझे और खून खराबा करने से बच जाएगा। हे झिंगहाओ ने हिचकिचाते हुए पूछा, हालांकि मैं 100 साल से भी ज्यादा समय से सिटिंग माउंटेन तकनीक का अभ्यास कर रहा हूं। इसमें अपना तन मन लगा रहा हूं। मुझे पता है कि मैं शायद इसका अभ्यास गलत कर रहा हूं, लेकिन मुझे इसे करने का सही तरीका नहीं पता। यह वाकई निराशाजनक है। मुझे उम्मीद है कि सीनियर मुझे कुछ बता सकेंगे, हे झिंगहाओ ने गंभीरता से कहा। ली फैन ने ध्यान से उसकी जांच की। हे झिंगहाओ को वैसी ही घबराहट महसूस हुई जैसी किसी साधक से पहली बार मिलते समय एक नश्वर को होती है। छोड़ो भी, हम असल में हजारों सालों से अलग थे, लेकिन हम एक ही तकनीक अपना सकते हैं। यह सचमुच एक गहरा रिश्ता है। स्वर्गीय रहस्य अप्रत्याशित होते हैं। शायद ये किस्मत ही थी कि मैं तुमसे जागने के बाद मिला। एक लंबी चुप्पी के बाद ली फैन ने हल्की सी आह भरी। वह उपविश्व जहां से आपने तकनीक प्राप्त की है, वह भी है। ली फैन ने अचानक रुकते हुए अपना सिर हिलाया। उसने गंभीरता से कहा, चूंकि आप भी सिटिंग माउंटेन तकनीक की साधना कर रहे हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से आप जानते होंगे कि इस तकनीक का सार इन 4 शब्दों में निहित है। जो सियांग की चेंग, बैठो और लाभ उठाओ। हे झिंगहाओ ने बार-बार सिर हिलाया। ली फैन ने आगे कहा, लेकिन दुनिया में बदलाव हजारों सालों में होते हैं। सिर्फ सिटिंग माउंटेन पर निर्भर रहने से साधना बहुत धीमी है। सच तो यह है कि इसे तीसरे दर्जे की तकनीक भी नहीं माना जा सकता। हे झिंगहाओ इससे भी अधिक सहमत हुए। इसलिए यदि आप बैठे हुए पर्वत तकनीक को जल्दी से साधना चाहते हैं, तो आपको बैठे हुए अमर पर भरोसा करना होगा। ली फैन ने जोर देकर कहा। उन साधकों की मदद करें जो कठिन परिस्थितियों में हैं। एक बार जब उनका भाग्य बदल जाएगा और वे ऊंचे शिखर पर पहुंच जाएंगे, तो उनकी साधना तेजी से आगे बढ़ेगी। हमें स्वाभाविक रूप से बहुत लाभ होगा। इसके अलावा एक व्यक्ति की प्रतिक्रिया छोटी हो सकती है, लेकिन एक व्यापक जाल के साथ धीरे धीरे यह एकत्रित होकर एक विशाल संरचना बन जाएगी। साधना धीमी कैसे हो सकती है? तथापि ली फैन की आवाज बदल गई। मूल बात यही है। हालांकि दुनिया में कई साधक हैं, अंततः उनमें से केवल एक छोटा प्रतिशत ही कोई शोधन चरण, आधार स्थापना चरण से लेकर स्वर्ण मूल चरण और नवजात आत्मा चरण तक साधना कर पाता है। यदि आपके पास विशेष तरीकों का अभाव है और आप आंख मूंद कर निवेश करते हैं, तो न केवल यह अकुशल होगा, बल्कि अधिकतर मामलों में यह प्रयास की बर्बादी होगी। मुझे लगता है कि यही कारण है कि आपकी खेती इतनी धीमी रही है। हे झिंगहाओ ने उत्सुकता से सिर हिलाया। इसलिए कुंजी सही लोगों को खोजने में निहित है। तथाकथित स्वर्ग और मनुष्य के बीच सामंजस्य, टियान रे जियाओगढ़। यदि असाधारण प्रतिभा है, तो स्वर्ग और पृथ्वी स्वाभाविक रूप से एक स्वर्गीय रहस्य, टियान जी के साथ प्रतिक्रिया देंगे। मेरे टियान जी संप्रदाय, टियान जी जोंग के पास एक गुप्त तकनीक है जो स्वर्ग और पृथ्वी के भीतर स्वर्गीय रहस्य में परिवर्तनों के आधार पर इस दुनिया में असाधारण प्रतिभा वाले लोगों का पता लगा सकती है और उन्हें चिन्हित कर सकती है। अगर हम उनके बड़े होने से पहले ही उन पर कृपा कर दें। ली फैन ने बात करना बंद कर दिया, लेकिन हे झिंगहाओ उत्साह से भर गया। इस तरह बैठे पहाड़ तकनीक की साधना निश्चित रूप से 100,000 गुना तेज होगी। अद्भुत, अद्भुत। वह अपनी सुंदर कल्पनाओं में खोया हुआ था। ये ली फैन की ठंडी खराटें थी जो उसे वास्तविकता में वापस ले आई। ठीक है, मैंने तुम्हें वो जवाब दे दिया जो तुम चाहते थे। तुम तकनीक कब बदलोगे? वैसे भी सर्वोच्च मौलिक सत्य शास्त्र तईशंग युआशी से जिनके रूपांतरण अध्याय के साथ यह आपको अधिक प्रभावित नहीं करेगा? ली फैन ने सवाल किया। हे झिंगहाओ की अभिव्यक्ति थोड़ी लड़खड़ाई और उन्होंने अजीब तरीके से कहा, जूनियर एक ऐसी तकनीक में बदलाव करना चाहता है जिसके लिए बहुत सारे योगदान अंकों की आवश्यकता होती है। मेरे संसाधन अभी थोड़े कम हैं, मुझे डर है। ली फैन का चेहरा अचानक काला पड़ गया। बच्चे, क्या तुम मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रहे हो? अगर ऐसा है तो मुझे निर्दयी होने का दोष मत दीजिए। ली फैन की आंखों में एक काली रोशनी चमकती देखकर हे झिंगहाओ के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा जैसे कोई प्राचीन जानवर उसे निशाना बना रहा हो। उसका दिल उसे बेतहाशा चेतावनी दे रहा था। हे झिंगहाओ ने कड़वाहट भरे चेहरे के साथ जल्दी से कहा, यह सच है, यह सच है। जूनियर जिस तकनीक को चाहता है उसे माउंटेन रिवर हिडन ड्रैगन तकनीक शन है ये लोग गोंग कहा जाता है। इसे भुनाने के लिए कुल 250,000 योगदान अंकों की आवश्यकता होती है। वह बहुत तेजी से बोला और एक ही सांस में अपने सारे राज उगल दिए। ओह, ली फैन की आंखों की काली रोशनी कम नहीं हुई। तो अब तक आपने कितने योगदान अंक जमा कर लिए हैं? वह झिंगहाओ झिझका। मैं आमतौर पर आपात स्थिति के लिए लगभग 1000 योगदान अंक रखता हूँ। बाकी विभिन्न माध्यमों में निवेश कर देता हूँ। हे झिंगहाओ ने एक तियानक दर्पण निकाला, उस पर नजर डाली और उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। कुल मिलाकर मेरे पास 15 या 16 लाख होने चाहिए। उसने ध्यान से ली फैन की ओर देखा। ली फैन को हैरानी हुई कि उसे गुस्सा नहीं आया। उसने बस सिर हिलाया और कहा, हम आपके पास अभी भी 1 लाख योगदान अंक कम है। तुम्हें 1 महीने का समय दिया जाए, वह पर्याप्त होगा, है ना? उसने अपनी उंगली हिलाई। हे झिंगहाओ को अपने शरीर में एक ठंडी सनसनी महसूस हुई। जब उसने दोबारा उसे महसूस करने की कोशिश की, तो उसे पता नहीं चला। ली फैन ने ठंडे स्वर में कहा, यह तियान जी संप्रदाय की गुप्त तकनीक आत्मा लॉकिंग बाइंडिंग सो लिंक फुक है। इसे मंत्र पढ़ने वाले के अलावा कोई नहीं बदल सकता। एक बार समय पूरा हो जाने पर यदि आत्मा लॉकिंग बंधन को नहीं हटाया जाता है, तो आप केवल राख, मृत्यु और विनाश में बदल जाएंगे। इन शब्दों से हे झिंगहाओ का चेहरा पीला पड़ गया। बच्चे, याद रखना, 1 महीने के अंदर अपनी तकनीक खुद ही बदल लेना, वरना। ली फैन ने हे झिंगहाओ की ओर देखा और भागने ही वाला था। हे झिंगहाओ विलाप करने से खुद को रोक नहीं पाया। वरिष्ठ, आप बहुत ज्यादा नासमझ हो रहे हैं। 1 महीने में 150,000 से 250,000। यह कैसे संभव है? आप तो मार ही डालेंगे। ली फैन अचानक वापस लौटा और हे झिंगहाओ के सामने उतरा। हे झिंगहाओ अचानक रुक गया। अरे नन्हे बदमाश, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? मैंने तो तुम्हें इतना समय देकर पहले ही दया कर दी है। आप 1 महीने में 150,000 को 250,000 में नहीं बदल सकते। तो फिर आप किसमें निवेश कर रहे हैं? ली फैन ने अधीरता से कहा। हे झिंगहाओ बुदबुदाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह गुस्से में था लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। ली फैन अचानक क्रोधित हो गया। यह किस तरह का भाव है? हे झिंगहाओ के पास हिम्मत जुटाकर यह कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ऐसा नहीं है कि जूनियर जिम्मेदारी से बच रहा है, ये सिर्फ। ली फैन ने हाथ हिलाया। तुम बच्चे तो बस बेकार मिट्टी के टुकड़े हो। इतनी सी बात है, मानो तुमसे अपनी जान देने को कहा जा रहा हो। अगर मुझे ये करना होता तो मुझे 1 महीने की जरूरत नहीं होती। मैं इसे 7 या 8 दिनों में कर सकता था। हे झिंगहाओ के चेहरे के भाव बहुत कुछ कह रहे थे। ली फैन ने व्यंग्य किया, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? क्या हम एक शर्त लगा सकते हैं? हे झिंगहाओ इस बार असामान्य रूप से सख्त थे। शर्त लगा लो, लेकिन अगर तुम हार गए तो सीनियर अपनी बात से पलट नहीं सकते।
अपनी बात से मुकरना क्या मजाक है। मैं ली फैन अपने वादे कभी नहीं तोड़ता, ली फैन ने गर्व से कहा। तो फिर बात पक्की हो गई, अगर मैं हार गया तो मैं स्वेच्छा से सिटिंग माउंटेन तकनीक का अभ्यास छोड़ दूंगा, और अगर तुम हार गए तो। ली फैन ने हे झेंगहाओ को ठंडेपन से देखा। मैं तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाऊंगा। अपनी साधना तकनीक को तुरंत बदलने के अलावा तुम्हें अपनी आधी संपत्ति मुझे देनी होगी। हे झेंगहाओ का चेहरा एकदम बदल गया। ये वरिष्ठ, आप ऐसा जुआ कैसे खेल सकते हैं। हम ली फैन की आंखों में हत्या के इरादे की एक झलक दिखाई दी, जिससे हे झेंगहाओ डर गया और उसने तुरंत अपना मोह बंद कर लिया। क्या आजकल 10,000 अमर गठबंधन के पास कोई कानूनी अनुबंध जैसा कुछ है। ली फैन ने सहजता से पूछा। हम सिर्फ मौखिक समझौतों पर तो निर्भर नहीं रह सकते, है ना। आप क्या सोचते हैं। हे झेंगहाओ असहमत होने की हिम्मत कैसे कर सकता था। उसके पास हिम्मत जुटाकर तियानक्सुआन मिरर से एक व्यावसायिक अनुबंध खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ली फैन ने अनुबंध लिया, ऐसा दिखावा करते हुए जैसे वह इसे पहली बार देख रहा हो, और ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन किया तथा एक विचारशील भाव प्रदर्शित किया। फिर उन्होंने उस पर सहमत शर्तें लिखी और अनुबंध हे झेंगहाओ को सौंप दिया। हे झेंगहाओ ने अनुबंध की अत्यंत कठोर शर्तों को देखा और संकोच के अलावा कुछ नहीं कर सके। 7 या 8 दिन में 1.5 लाख से 2.5 लाख तक, यह लगभग नामुमकिन है। मेरे जीतने की संभावनाएं काफी अच्छी है। अब मैं दूसरों की दया पर हूं, मैं जुआ खेल सकता हूं। हे झेंगहाओ की अभिव्यक्ति बदलती रही, लेकिन अंत में उन्होंने अपने दांत पीसकर वाणिज्यिक अनुबंध पर अपने नाम पर हस्ताक्षर कर दिए। 2 सुनहरी रोशनियां क्रमशः ली फैन और हे झेंगहाओ के शरीर में प्रवेश कर गईं। अनुबंध पर मुहर लग गई। ली फैन ने फिर कहा, ठीक है बच्चे, जल्दी से 150,000 दे दो। हे झेंगहाओ उलझन में था। क्या 150,000? ली फैन ने हे झेंगहाओ को घूरते हुए तथ्यात्मक रूप से कहा, बेशक यह आपके 150,000 योगदान अंक है। मैं अभी उठा हूं, मैं आपके 10,000 अमर गठबंधन का सदस्य नहीं हूं। शर्त पूरी करने के लिए मुझे इतने सारे योगदान अंक कहां से मिलेंगे। स्वाभाविक रूप से आपको उपयोग के लिए मेरे योगदान अंक उधार लेने होंगे। हे झेंगहाओ पहले तो स्तब्ध रह गया, फिर पूरी तरह से घबरा गया। देखिए, अगर वह शर्त हार जाता तो वह अधिक से अधिक आधा ही हारता, लेकिन यदि उसका निवेश विफल हो गया तो सब कुछ खोना संभव था। यह वह सबक था जो हे झेंगहाओ ने वर्षों के खून और आंसुओं के माध्यम से सीखा था। यहां तक कि ली फैन की हत्या की मंशा, जो वास्तविक दुनिया जितनी ही गंभीर थी, के बावजूद भी उसने दृढ़ता से इनकार कर दिया। आखिरकार वाणिज्यिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाले दोनों पक्ष अनुबंध पूरा होने से पहले एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। हे झेंगहाओ इस बात को लेकर आश्वस्त थे और उन्होंने अपनी जीवन भर की बचत निकालने से इनकार कर दिया, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने सोचा कि ली फैन गुस्सा हो जाएगा, लेकिन इसके बजाय उसने अचानक एक चमकदार मुस्कान ला दी। बच्चे, चिंता मत करो, शर्त के दौरान मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूंगा और यहां से नहीं जाऊंगा। और हाँ, मैं आपके योगदान बिंदुओं को नहीं संभालूंगा, मैं आपको सिर्फ निवेश संबंधी सलाह दूंगा। अंत में अंतिम निर्णय तो तुम्हारा ही होगा। अगर तुम्हें लगता है कि यह सचमुच अनुचित है तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। ली फैन के शब्दों में जादुई शक्ति थी जो लोगों के मन को मोहित कर सकती थी। हे झेंगहाओ ने अनजाने में अपनी सतर्कता कम कर दी। उनके अनुसार अंतिम निर्णय मेरा ही होगा, इसलिए वास्तव में कोई जोखिम नहीं है। ठीक इसी तरह इसके तुरंत बाद हे झेंगहाओ ने चकित होकर अपने सभी निवेशों को भुना लिया जो हर जगह बिखरे हुए थे। क्योंकि यह जल्दबाजी में किया गया था, इसलिए उसे थोड़ा नुकसान हुआ। कुल मिलाकर उन्हें वास्तव में 158,000 योगदान अंक प्राप्त हुए। जब उसे होश आया तो पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। ठीक है बच्चे, मेरे तरीकों पर ध्यान दो। हे झेंगहाओ, जो मन ही मन दुखी महसूस कर रहा था, ने देखा कि ली फैन अचानक ऊर्जा की एक अकथनीय लहर के साथ बाहर आ गया। उसके कपड़े बिना हवा के फड़फड़ा रहे थे। जहां तक उसकी बात है, उसकी आंखें हल्की सी बंद थीं, उसकी उंगलियां लगातार भींच रही थीं, मानो वह कुछ महसूस कर रहा हो। हे झेंगहाओ केवल एक तरफ खड़े रह सकते थे, उन्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। ली फैन ने पूरे 3 दिनों के लिए गणना की। उनका रंग धीरे धीरे पीला पड़ गया, लेकिन समय के साथ उनकी आभा बढ़ती गई। हालांकि हे झेंगहाओ को ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन वह जानता था कि दूसरा पक्ष एक महत्वपूर्ण मोड़ पर होगा। वह जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं कर सका और ली फैन को गौर से देखने लगा। हिस, ली फैन ने अचानक धीमी आवाज में चीखकर आकाश की ओर इशारा किया। हे झेंगहाओ ने एक बैंगनी ऊर्जा देखी, मानो संरचना को तोड़कर आकाश की ओर उड़ रही हो। यह कैसी दिव्य क्षमता है। वह मन ही मन सदमे में था। एक क्षण बाद ली फैन ने अचानक अपनी आंखें खोली, उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान दिखाई दी। समझ गया। हे झेंगहाओ दंग रह गए। तुम्हें क्या मिला। ली फैन ने जवाब नहीं दिया, बल्कि पूछा, क्या आजकल 10,000 इमॉर्टल्स अलायंस के पास ऑब्सीडियन ज़ेड नाम की कोई चीज है। ऑब्सीडियन ज़ेड। हे झेंगहाओ ने भौहें चढ़ाईं और तियानक्सुआन मिरर में खोजा। कुछ समय बाद उन्होंने जवाब दिया, ऐसी चीज जरूर है। यह एक दुर्लभ शोधन सामग्री है, हालांकि यह कीमती है, लेकिन इसके ज्यादा उपयोग नहीं है। वरिष्ठ, आप इसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं। हे झेंगहाओ थोड़ा उलझन में पड़ गया। 15 योगदान अंक, सब खरीद लो, ली फैन ने निर्णायक रूप से कहा। हे झेंगहाओ चौंक गए। क्यों। ली फैन ने अधीरता से कहा, स्वर्ग के रहस्यों का खुलासा नहीं किया जा सकता, बस इसे खरीद लो। 150,000 योगदान अंकों से आप कितना कमा सकते हैं, यह सब इस एक निवेश पर निर्भर करता है। हे झेंगहाओ को अंततः एहसास हुआ और उन्होंने अविश्वास में कहा, क्या यह आपकी निवेश रणनीति है। वरिष्ठ। ली फैन ने उसे तिरस्कार से देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, बेटे, जब मैं सिटिंग माउंटेन तकनीक की साधना कर रहा था तब भी तुम कुछ नहीं थे, अब मुझसे सवाल करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हे झेंगहाओ ने अपना मुंह खोला, लेकिन अंततः ली फैन की धमकी के कारण वह जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हालांकि एक योग्य निवेशक होने के नाते हे झेंगहाओ ने ली फैन के निर्देशों के अनुसार खरीदारी करने में जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय उन्होंने चुपचाप और ध्यान से ऑब्सीडियन ज़ेड के बारे में जानकारी की जांच की। इस पत्थर का सबसे बड़ा और एकमात्र उपयोग ऑब्सीडियन नाव बनाना है जो पृथ्वी की नसों के माध्यम से स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकती है। मौजूदा मात्रा और प्रचलन मात्रा दोनों अपेक्षाकृत छोटी है और मूल्य में उतार चढ़ाव भी अपेक्षाकृत कम है। हालांकि इससे लाभ नहीं होगा, लेकिन इसमें धन की हानि की संभावना कम ही होगी। मैं अभी उसकी बात मानूंगा। शर्त खत्म होने में अभी 4 दिन बाकी है। मुझे नहीं लगता कि इस चीज की कीमत इतने कम समय में इतनी बढ़ जाएगी। ली फैन को अधीरता से बगल से आग्रह करते देख हे झेंगहाओ ने एक पल सोचा और निर्णय लिया। ठीक है, चूंकि सीनियर जोर दे रहे हैं तो मेरे पास आपके कहे अनुसार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ऑब्सीडियन ज़ेड की कीमत 280 अंशदान अंक प्रति पाउंड थी। हे झेंगहाओ ने ली फैन से यह कहते हुए इसे खरीदा। वरिष्ठ, आप लंबे समय से सो रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आज की दुनिया प्राचीन काल से अलग है। हमारे 10,000 अमर गठबंधन के पास तियानक्सुआन मिरर है, एक खजाना जो बाजार को नियंत्रित करता है, और कीमतें आमतौर पर बहुत स्थिर होती हैं। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन सीनियर, आप इस तरीके से अमीर बनना चाहते हैं। हे झेंगहाओ ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। ली फैन ने ठंडी आवाज में कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो, बस रुको और देखो। एकमात्र आधार स्थापना साधक, आप मेरे तियानजी संप्रदाय की दिव्य क्षमताओं को कैसे जान सकते हैं। हे झेंगहाओ को यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपना मुंह बंद कर लिया। उसके दिल में एक शिकायत थी और वह ली फैन का मजाक देखने का इंतजार कर रहा था। 2 दिन बाद तक अपनी आंखों के सामने उन्होंने ऑब्सीडियन ज़ेड की कीमत आसमान छूती देखी। इसमें केवल आधा दिन लगा। भारी मांग के कारण कीमत में वृद्धि जारी रही तथा रुकने का कोई संकेत नहीं दिखा।
यह कैसे संभव है? हे झिंगहाओ ने फिर से आश्चर्य से ली फैन को देखा। हालांकि ली फैन गंभीर दिख रहा था और उसे अनदेखा करते हुए अपनी उंगलियों से गणना करने लगा। हे झिंगहाओ केवल तियानक दर्पण को ही देख सकता था। उनके योगदान अंकों को दर्शाने वाली संख्या लगातार बढ़ रही थी। 300, 1800, 300, 2806। उनकी संपत्ति स्पष्ट दर से बढ़ रही थी। झिंगहाओ ने खुद को जोर से चुटकी काटी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह सपना नहीं देख रहा है। उसकी लंबे समय से दबी हुई इच्छा इतनी आसानी से पूरी हो गई। उन्होंने पहले 1,50,000 रुपये जमा करने में कई दशक लगा दिए थे, लेकिन अगले 1,50,000 5 दिन से भी कम समय में कमा लिए गए। क्या यही निवेश का तरीका है जो सीनियर ली फैन ने अपनाया था? अगर मैं यह कौशल सीख सकता। हे झिंगहाओ को रक्त का उफान महसूस हुआ, उसकी उत्तेजना उस पर हावी हो गई। वह अपने भाइयों के सामने अपनी बड़ाई करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। तभी अचानक ली फैन की आवाज गूंजी और उसने उस पर ठंडा पानी डाला। पैसे निकालने का समय आ गया है, अभी सब कुछ बेच दो। हे झिंगहाओ वहीं ठिठक गया, लेकिन कीमत अभी भी बढ़ रही है। ली फैन ने उसकी तरफ देखा। हे झिंगहाओ की सांस अटक गई। भारी मन से हे झिंगहाओ ने अपने सभी अस्पष्ट जेड को 630 योगदान अंक प्रति पाउंड पर बेच दिया। 333, 900 योगदान अंक। मैं अमीर हूं। हे झिंगहाओ, जो अचानक अमीर बन गया था, तियानक सुआन मेरे को गौर से देखता रहा और खुद से बुदबुदाता रहा। वह पहले से ही इस बात पर विचार कर रहा था कि इस बड़ी रकम को कैसे खर्च किया जाए। मैंने तुमसे कहा था कि यह आसान होगा, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। ली फैन की आवाज आई, जिसने हे झिंगहाओ की कल्पना को तोड़ दिया। ठीक है, शर्त खत्म हो गई, तुम हार गए। आगे बढ़ो और अपनी साधना तकनीक बदलो। हे झिंगहाओ अचानक इससे बाहर आ गया। उन्होंने साधना तकनीक विनिमय सूची खोली, माउंटेन रिवर हिडन ड्रैगन तकनीक को देखा, जिसके लिए वह तरस रहे थे और इसे बदलने वाले थे। लेकिन फिर उन्हें याद आया कि उनके 30,000 योगदान अंकों में से आधे ली फैन के मार्गदर्शन के माध्यम से अर्जित किए गए थे। उन्होंने सावधानी से पूछा, वरिष्ठ, उन हजारों लोगों के बारे में? ली फैन ने अधीरता से हाथ हिलाया, यह आपके निवेश का ही नतीजा है जिससे मुनाफा हुआ। मैंने तो सिर्फ सलाह दी थी, मैं आपसे यह कैसे मांग सकता हूं? वैसे भी मैं आपके 10,000 अमर गठबंधन का सदस्य नहीं हूं। इसके अलावा मेरे पास सिटिंग माउंटेन तकनीक है और तकनीक बदलने के लिए आपके योगदान अंक मेरे आधे हैं, इसलिए आप भी मुझसे लाभान्वित हो रहे हैं। ली फैन ने कुछ और नहीं कहा और हे झिंगहाओ समझ गया। वह बहुत खुश हुआ। उन्होंने ली फैन को बार-बार धन्यवाद दिया, फिर माउंटेन रिवर हिडन ड्रैगन तकनीक के लिए आदान प्रदान किया और एक ही बार में अपनी बैठे पर्वत तकनीक की साधना को दूर कर दिया। अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए हे झिंगहाओ ने स्वेच्छा से एक अनुबंध पर हस्ताक्षर भी कर दिए और सिटिंग माउंटेन तकनीक की सामग्री को पूरी तरह से भूल गए। ली फैन उनके प्रदर्शन से खुश हुए और उनके कंधे पर थपथपाया। फिर वह जाने ही वाला था। वरिष्ठ, कृपया प्रतीक्षा करें। ली फैन को पहले से ही हवा में उड़ता देख हे झिंगहाओ अचानक अपने होश में आया और जल्दी से चिल्लाया, और क्या चाहिए तुझे, बदमाश? ली फैन रुक गया, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। सीनियर 1000 साल से सो रहा है, अभी अभी जागा है। हमारे 10,000 अमर गठबंधन में क्यों नहीं शामिल हो जाता? हालांकि मैं आपको सीनियर से परिचित कराने के लिए योग्य नहीं हूं, मैं कई नवजात आत्मा साधकों को जानता हूं। ली फैन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, मानो वह कुछ सोच रहा हो। हे झिंगहाओ का दिल खुशी से उछल पड़ा और वह समझाते रहे, अब समय बदल गया है। अगर आप 10,000 अमरों के गठबंधन में शामिल नहीं होते तो अकेले साधक बनना मुश्किल है। इसके अलावा मैंने तुम्हें गठबंधन में शामिल होने के फायदों के बारे में भी बताया था। सीनियर ने अभी अभी तियानशुआन मेरे की सुविधा देखी है। हे झिंगहाओ के लगातार प्रयासों के बाद ली फैन अंततः अस्थायी रूप से 10,000 अमर गठबंधन में शामिल होने के लिए सहमत हो गया। हे झिंगहाओ ने तुरंत उनसे संपर्क करने के लिए एक संचार तावीज का इस्तेमाल किया। आधे दिन तक खुद को व्यस्त रखने के बाद हे झिंगहाओ ने आखिरकार आराम किया। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, वरिष्ठ। जब मेरे दोस्त के साथ सब कुछ तय हो जाएगा तो सीनियर को बस 10,000 इमॉर्टल्स द्वीप पर जाना होगा और सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना होगा। यह बहुत झंझट वाली बात है, ली फैन ने नाखुश होकर कहा। हे झिंगहाओ केवल क्षमा याचनापूर्वक मुस्कुरा सके। एक पल की खामोशी के बाद हे झिंगहाओ अंततः खुद को रोक नहीं पाए और संकोच से पूछा, वरिष्ठ, आपको कैसे पता चला कि अस्पष्ट जेड की कीमत आसमान छू जाएगी? मैंने इसका अध्ययन किया और इसमें कोई संकेत नहीं था, शायद इसलिए कि वह इंतजार करते करते उब गया था। ली फैन ने आत्मसंतुष्टि के संकेत के साथ हे झिंगहाओ को समझाया, स्वर्गीय ऊर्जा निरंतर बदलती रहती है और सामान्य लोग इसे अनुभव नहीं कर पाते, लेकिन प्राचीन तियानजी संप्रदाय के अनुयायी इसे समझने के लिए गुप्त तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। धन का मार्ग एक ही है। हे झिंगहाओ की आंखें चमक उठी, क्या ऐसी दिव्य क्षमता है? अगर साल में कुछ बार ऐसा हो जाए तो निवेश को दोगुना करना कितना आसान है? ली फैन ने हंसते हुए कहा, यह इतना आसान नहीं है। जब साधक स्वर्गीय रहस्यों पर नजर डालते हैं तो स्वर्ग भी उन्हें देख रहा होता है। स्वर्गीय रहस्यों को समझना हमेशा कार्य नहीं होता। इसके अलावा आपको स्वर्ग की इच्छा से प्रतिक्रिया का सामना करना होगा और आप इसका उपयोग बहुत बार नहीं कर सकते। इस बार यह इतना आसान था क्योंकि मैंने लंबे समय से इस तकनीक का उपयोग नहीं किया था। ली फैन का स्पष्टीकरण सुनकर हे झिंगहाओ को थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन जल्द ही वह फिर से खुश हो गया। भले ही यह साल में एक बार ही क्यों न हो, फिर भी यह अविश्वसनीय रूप से अद्भुत है। खेती की तकनीक खरीदने के बाद बचे 88,000 योगदान अंकों के बारे में सोचते हुए उनके दिमाग में एक विचार आया। हालांकि वह ली फैन को नाराज करने से डरता था, इसलिए वह हिचकिचाया। आप किस बारे में सोच रहे हैं? ली फैन को उसकी असलियत समझ आ गई और उसने सीधे तौर पर पूछा। हे झिंगहाओ ने इसे और न छिपाने का फैसला किया और सावधानी से पूछा, वरिष्ठ, 10,000 अमर गठबंधन में शामिल होने के बाद क्या आप मुझे फिर से मार्गदर्शन करने के लिए कुछ समय दे सकते हैं? ली फैन ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। हे झिंगहाओ को पता था कि उसका अनुरोध थोड़ा ज्यादा था, लेकिन योगदान अंक के लिए उसने फिर भी मोटे चेहरे के साथ कहा, वरिष्ठ की दिव्य क्षमता वास्तव में अविश्वसनीय है। हमें लाभ कमाने के लिए लगातार दिमाग लगाना पड़ता है और चिंता करनी पड़ती है, सीनियर के विपरीत जो इतना लापरवाह है। हे झिंगहाओ ने ली फैन की चापलूसी करने की पूरी कोशिश की। हालांकि जब तक उन्हें गठबंधन प्रक्रियाओं के लिए 10,000 अमर द्वीप पर जाने की सूचना नहीं मिली, तब तक ली फैन का सहमत होने का कोई इरादा नहीं था। ली फैन को गायब होते देख हे झिंगहाओ पछतावे से भर गया और आहें भरने लगा। हालांकि माउंटेन रिवर हिडन ड्रैगन तकनीक के बारे में सोचकर, जिसे उसने बदला था, और शेष योगदान अंकों के बारे में सोचकर वह थोड़ा गर्व महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। यह सचमुच एक आशीर्वाद है। किसने सोचा होगा कि एक घातक घटना मेरे लिए इतने बड़े अवसर में बदल जाएगी? उसे अपने आप पर गर्व बढ़ता जा रहा था और वह खेती बाड़ी के बारे में भी भूल गया तथा इसके बजाय अपने दोस्तों के सामने अपनी बढ़ाई करने लगा, जो आमतौर पर उसके साथ निवेश रणनीतियों पर चर्चा करते थे। 10,000 अमर पथ प्रशासनिक हॉल के भीतर गहराई में, उसी स्थान पर जहां अनगिनत लंबी लाल लकड़ी की अलमारियां खड़ी थीं, ली फैन सफेद जेड हॉट परीक्षा मंच पर खड़ा था। उसके सामने सफेद बालों वाले बुजुर्ग व्यक्ति के सवाल सुन रहा था। आप कहते हैं कि आप प्राचीन तियानजी संप्रदाय के साधक हैं और एक दुर्घटना के कारण आप गहरी नींद में सो गए। ली फैन ने सिर हिलाया, यह सही है। यह सचमुच ऐसा ही है। ली फैन की तेज आवाज अंतरिक्ष में गूंज उठी। व्हाइट जेड हॉट परीक्षा मंच बिना किसी प्रतिक्रिया के शांत रहा। बूढ़े व्यक्ति ने ली फैन को एक बार फिर ध्यान से देखा और पूछना जारी रखा, क्या मैं जान सकता हूं कि आप नींद में कहां थे और लगभग कब जागे? ली फैन ने नाराजगी जाहिर की, लेकिन फिर भी गहरी आवाज में जवाब दिया, कांग्यो सागर के बाहरी इलाके में एक भूमिगत गुफा में। जहां तक समय की बात है तो यह लगभग 26 दिन पहले की बात होगी। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर अपनी आंखें बंद कर ली।
ली फैन हृदय परीक्षण मंच पर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था। पूरा दिन बीत जाने के बाद ली फैन में अधीरता के लक्षण दिखने लगे। क्या यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है? बूढ़े आदमी, हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी से बदतर होती जा रही है। पहले हमारे तियानजी संप्रदाय में शिष्यों का चयन बिना किसी परेशानी के होता था। वह धीरे से बुदबुदाया। कुछ ही देर बाद बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें खोली। कुछ दिन पहले सत्यापन करने पर पता चला कि वास्तव में एक साधक 100 पत्थर वाली गुफा से उड़कर बाहर आ रहा था। हालांकि कृपया धैर्य रखें, एक अंतिम प्रक्रिया पूरी करनी है। बूढ़ा आदमी माफी मांगते हुए मुस्कुराया। जैसे ही उसने कहा, ली फैन के सिर के ऊपर एक साधारण कांसे का दर्पण प्रकट हुआ। इससे एक हल्की हरी रोशनी निकली, जिसने ली फैन को घेर लिया। ये यहाँ है। ली फैन का दिल हिल गया, लेकिन वह निडर रहा। अतीत में 10,000 रूपों के क्रूसिबल के साथ गुप्त तकनीक, एक हाथ से आकाश को ढकने के संयोजन से वह तियानक स्वान मिरर जुबान नेट के उन्नत संस्करण को धोखा दे सकता था। अब 7 छिद्र वाले उत्कृष्ट हृदय तथा सत्यापन के लिए तियानक स्वान दर्पण के केवल एक क्लोन के साथ जोखिम न्यूनतम हो गया था। जैसी कि उम्मीद थी, एक क्षण बाद तियानक स्वान दर्पण ने अपनी हरी रोशनी वापस ले ली और गायब हो गया। बूढ़े व्यक्ति का चेहरा और भी सौम्य हो गया। साथ ही दाववादी, हमारे 10,000 अमर संघ में आपका स्वागत है। जैसे जैसे समय बीतता है और सब कुछ बदलता है, आपके निद्रा के वर्षों के दौरान कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं। यदि आपकी कोई जरूरत है, तो हम आपको वर्तमान जीवन में शीघ्रता से ढलने में मदद करने के लिए एक विशेषज्ञ नियुक्त कर सकते हैं। ली फैन ने हाथ हिलाया। मैं इस नेक प्रस्ताव की कद्र करता हूं। हालांकि यहां आने से पहले ग्लास आइलैंड के ही झेंघाव से मेरी कुछ मुलाकातें हुई थीं, इसलिए मैं आपके गठबंधन के मामलों से पहले से ही अच्छी तरह वाकिफ हूं। बूढ़े ने सिर हिलाया। ये तो और भी अच्छी बात है, आपकी पहचान दर्ज हो गई है और अब आप कहीं भी घूमने फिरने के लिए आजाद हैं। ये सुनकर ली फैन वहां से चला गया। वैसे याद रखना, तुम्हें अपने शब्द बदलने चाहिए। अब से ये तुम्हारा गठबंधन नहीं, बल्कि हमारा 10,000 अमर गठबंधन होगा। बूढ़े आदमी ने अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। ली फैन कुछ देर रुका, कुछ नहीं बोला और सीधे चला गया। वह 10,000 अमर द्वीप के केंद्रीय क्षेत्र से निकलकर तियानक सुवान दर्पण के सामने पहुंचा। साधारण से दिखने वाले हानिरहित दर्पण को देखकर ली फैन को वह हरा जाल याद आ गया जिसने भविष्य में पूरे जुआनहुआंग क्षेत्र को ढक लिया था। काफी देर तक घूरने के बाद ली फैन ने गहरी सांस ली और आईने के सामने चला गया। प्राचीन साधक ली फैन, भविष्य में आपका स्वागत है। तियानक सुवान मिरर की परिचित यांत्रिक आवाज सुनाई दी। इसके बाद तियानक सुवान दर्पण के बारे में परिचय और स्पष्टीकरण की एक श्रृंखला शुरू हुई। ली फैन ने ध्यानपूर्वक सुनने का नाटक किया और प्रत्येक कार्य को आजमाया। काफी देर बाद तियानक सुवान मिरर की आवाज गायब हो गई। ली फैन ने अपने योगदान अंक संतुलन को देखा। 10,000 अंक, ऐसी उदारता आश्चर्यजनक है। मुझे याद है, जब मैं फाउंडेशन स्थापना के अंतिम चरण में पहुंचा, तो मुझे केवल 1,000 अंक मिले थे। या शायद प्राचीन साधकों को विशेष सुविधा मिलती होगी। अपना सिर हिलाते हुए उसने इस तुच्छ मामले को एक तरफ रख दिया। तियानक सुवान मिरर में तकनीक सूची के माध्यम से खोज करने के बाद ली फैन ने अपनी भंडारण अंगूठी से जेड स्लिप्स का ढेर निकाला और उन्हें बेचने का अनुरोध किया। ये विभिन्न तकनीकें थीं जो उसने 100 पत्थर की गुफा से प्राप्त की थीं। सौभाग्यवश ये सभी तकनीकें अद्वितीय प्रतियां थीं। मूलतः 20 गोल्डन कोर तकनीकें और 10 नेसेंट सोल तकनीकें थीं। ली फैन ने भविष्य में उपयोग के लिए प्रत्येक की 3-3 टिकियां रख ली। उसने बाकी सब बेच दिया। तियानक सुवान मिरर ने प्रत्येक गोल्डन कोर तकनीक पर औसतन 13,000 अंक और प्रत्येक नेसेंट सोल तकनीक पर 85,000 अंक प्रदान किए। ली फैन ने मोलभाव नहीं किया और उन्हें सीधे बेच दिया। एक पल में उनके खाते की शेष राशि 826,000 योगदान अंक हो गई। ट्रेडिंग तकनीक से सचमुच तेजी से पैसा कमाना संभव है। यह मिंग्यू पैलेस में वर्षों तक पढ़ाने से कहीं अधिक आसान है। मांग सचमुच बहुत अधिक है। ली फैन आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। 800,000 से ज्यादा योगदान अंकों के साथ यह कुछ समय तक चलने के लिए काफी है, लेकिन फिर भी यह काफी नहीं है। वर्तमान में ली फैन मध्य गोल्डन कोर चरण में था। 8 वर्षों में या 16 वर्षों में 5 तत्वों के महान उपविश्व की खोज की जाएगी और फिर उसे 10,000 अमर गठबंधन के मुख्य क्षेत्र में ले जाया जाएगा। 36 वर्षों में लंगर बिंदु के रूप में तियानलिंग महाद्वीप का शून्य पुनः प्रकट होगा, जिसने 10,000 अमर गठबंधन का ध्यान आकर्षित किया। इसका मतलब यह था कि ली फैन के पास केवल 20 वर्ष थे। समय कम था और ली फैन को 8 साल के भीतर गोल्डन कोर चरण के शिखर तक पहुंचना था। तभी वह तियानलिंग महाद्वीप के शून्य के लिए षड्यंत्र रचने के योग्य होगा। मध्य स्वर्ण कोर से शिखर स्वर्ण कोर तक पहुंचने में 8 वर्ष लगे। ली फैन की साधना योग्यता को देखते हुए यह चुनौतीपूर्ण था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें कुछ तरीकों का उपयोग करना पड़ा। ली फैन ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा। यह उनकी मूल 20 वर्षीय उपस्थिति नहीं थी। इसके बजाय वह 40 या 50 वर्ष की आयु के एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की तरह दिखते थे। ये सच्ची आत्माओं के रहस्यमय परिवर्तन तकनीक के माध्यम से प्राप्त किया गया था। अपना भेष बदलना और अपना असली चेहरा न दिखाना इस खतरनाक जुआनहुआंग क्षेत्र में सुरक्षा की एक अनोखी भावना देता है। अगर चीजें गलत हो जाती हैं, तो यह सिर्फ पहचान बदलने का मामला है। ली फैन ने मंद मंद मुस्कुराकर तियानक सुवान मिरर से क्लोन को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सामग्री खरीदी। फिर टेलीपोर्टेशन सरणी के माध्यम से वह तायान द्वीप पर पहुंचे। निराकार हत्या के इरादे का उपयोग करके जो किंग को पकड़ने के बाद, जो 5 बुजुर्गों के संघ का जासूस था, जो तायान द्वीप की रक्षा करता था, तायान द्वीप छोड़ने का नाटक करते हुए वह ज्यादा दूर नहीं गया, बल्कि पानी के नीचे छिप गया। 1 महीने से अधिक समय तक इंतजार करने के बाद आखिरकार उन्हें मौका मिला जब जो किंग अकेले समुद्र में गए। उसका पीछा करते हुए हम एक सुनसान समुद्री क्षेत्र में पहुंचे। उसने अचानक बंधनकारी कीट की दिव्य शक्ति को सक्रिय कर दिया और उसे पकड़ लिया। उसे समुद्र तल पर ले जाकर उसने हमेशा की तरह एक गुप्त कक्ष खोदा। बिना किसी बकवास के उसने अपनी उंगली को हल्के से टैप किया, जिससे क्लाउड वाटर ड्रीम तकनीक सक्रिय हो गई। जो किंग तुरंत सो गया। पिछले जीवन के अनुभव से ली फैन को पता था कि जो किंग की आत्मा में 5 बुजुर्ग संघ से एक विशेष प्रतिबंध था। यदि वह आत्मा की खोज पर बल देता, तो यह प्रतिबंध को लागू कर देता, जिससे उसकी आत्मा बिखर जाती। इसलिए इस जीवन में ली फैन ने एक अलग विधि का उपयोग किया, अपने अंतरतम रहस्यों का पता लगाने के लिए एक झूठे सपनों की दुनिया का निर्माण किया। धीरे धीरे जो किंग के मोह के कोने पर एक मुस्कान आ गई। सपने में वह सैकड़ों वर्षों से 10,000 अमर गठबंधन में छिपा हुआ था। जमीनी स्तर से शुरुआत करते हुए जब उन्होंने नवजात आत्मा चरण को पार किया, तो वे अंततः 10,000 अमर द्वीप के स्वामी बन गए। उनकी अंदरूनी मदद से 5 एल्डर्स एसोसिएशन ने एक बड़े पैमाने पर हमला किया और कुछ ही दिनों में पूरे कोंग्यू सागर पर कब्जा कर लिया। और जो किंग अंततः बड़ी योग्यता और गर्व के साथ घर लौट आया। सज्जनों की भूमि। जो किंग को देखते हुए जो भ्रम में डूबा हुआ था, ली फैन ने विचारपूर्वक सोचा। जो किंग यांग की स्मृति के अनुसार 5 बुजुर्ग संघ के शासन के तहत कुल मिलाकर 5 दिव्य क्षेत्र थे, जिनमें से प्रत्येक पर अलग अलग दीर्घायु अमरों का शासन था। प्रत्येक दिव्य क्षेत्र की विशेषताएं दूसरे से बिल्कुल भिन्न थीं। उनकी मातृभूमि को सज्जनों की भूमि कहा जाता था। इसका यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके अंदर कोई भी झूठ नहीं बोल सकता था। बेशक सज्जनों की भूमि के लोग खुद को इसी नाम से पुकारते थे। 5 बुजुर्ग संघ के अन्य भागों के साधक इसे सत्य की भूमि कहना पसंद करते थे। चाहे इसे कुछ भी कहा जाए, इससे इसके अद्भुत सार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह लोग हमेशा एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहते थे और हमेशा अपना सच्चा रूप दिखाते थे। यद्यपि समय समय पर कुछ हत्याएं अपरिहार्य थीं, लेकिन झूठ से भरी बाहरी दुनिया की तुलना में जो क्विंग यांग अपनी मातृभूमि से बहुत प्यार करता था।
सत्य की भूमि के उत्तर में अनगिनत साधकों का स्वप्न स्थल था, निश्चिंत आनंद की भूमि। जहां तक अन्य 3 लोगों का प्रश्न है, जो किंग यांग अभी युवा था जब उसे जासूसी प्रशिक्षण के लिए चुना गया था, इसलिए उसे उनके बारे में पता नहीं चला। जैसे ही सपना टूटने वाला था, ली फैन ने सपने का दृश्य फिर से दोहराया। प्राप्त जानकारी की सटीकता सुनिश्चित करना। उन्होंने यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई। जो क्विंग आंग से कुछ जैविक सामग्री लेकर ली फैन ने उन्हें एक डोपलगैंगर बनाने के लिए एक टेम्पलेट के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया। कई दिनों बाद जो किंग आंग के समान एक शरीर प्रकट हुआ। ली फैन ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर उसी विधि का पालन किया, सच्ची आत्माओं के रहस्यमय परिवर्तन को सक्रिय करते हुए खुद को जो किंग आंग के रूप में बदल लिया। इस छोटे से पानी के नीचे के गुप्त कक्ष में एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। 3 शरीर दिखने में बिल्कुल एक जैसे, लेकिन भाव भंगिमाएं अलग अलग। अद्भुत, अद्भुत। ली फैन ने संतोष से सिर हिलाया। चेहरे पर मुस्कान के साथ अभी भी बेहोश जो किंग यांग को देखते हुए ली फैन की आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। मैं इस जीवन में तुम्हें नहीं मारूंगा, ताकि कोई निशान न छूटे। हमेशा एक भ्रामक सपने में डूबे रहना आपके लिए बुरी बात नहीं हो सकती। हाथ में उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके ली फैन ने जो किंग यांग के लिए एक पत्थर का ताबूत तैयार किया। उसे अंदर रखने के बाद उसने उसकी जीवन शक्ति बनाए रखने के लिए आत्मा पत्थरों का ढेर बिखेर दिया। इसके बाद ली फैन ने क्लाउड वाटर ड्रीम इल्यूजन को केंद्र में रखकर एक सरणी स्थापित की। यह कम से कम 20 वर्षों तक एक भ्रामक क्षेत्र को बनाए रख सकता है। फिर उसने पत्थर के ताबूत को बड़े बड़े पत्थरों से बंद कर दिया और उसे समुद्र तल में गहराई में दफना दिया। इस तरह दुनिया में मेरे अलावा किसी को भी पता नहीं चलेगा कि तुम गायब हो गई हो। सभी निशानों से निपटने के बाद ली फैन की निगाहें समुद्र तल में घुस गईं और भ्रमपूर्ण सपने में सो रहे जो किंग आंग को देखकर उन्होंने संतुष्टि के साथ कहा। उनके कार्य भविष्य के जुबान नेट समय रेखा से अनंत अमर दीवार से प्रेरित थे। जब जुबान हुआंग क्षेत्र में साधक मरते हैं तो स्वर्ग और पृथ्वी प्रतिक्रिया करते हैं और आकाश में अजीब घटनाएं दिखाई देती हैं। ली फैन को अभी तक इन घटनाओं को रोकने की विधि नहीं मिली थी और अब वह दूसरों को यह पता नहीं चलने दे सकता था कि असली जो किंग यांग पहले ही मर चुका है। इस पद्धति का प्रयोग सबसे उपयुक्त समाधान था। यह सब करने के बाद वह डोपालगैंगर ताइयान द्वीप का संरक्षक बने रहने के लिए ताइयान द्वीप पर लौट आया। असली शरीर फिर वरिष्ठ के साथ बैठक बिंदु की ओर बढ़ गया, जैसा कि जो क्विंग आंग की स्मृति में याद है। जो किंग यांग वास्तव में अपने वरिष्ठ के बारे में बहुत कम जानता था। संपर्क हमेशा एक तरफा ही रहा और प्रत्येक बैठक के बाद अगली बैठक का स्थान बदल जाता था। ली फैन एक निर्जन द्वीप पर पहुंचे और वहां खोज की। वास्तव में उन्हें एक साधारण सा दिखने वाला पत्थर मिला। केवल कुछ विशिष्ट स्थानों पर ही कुछ छोटे छोटे छेद थे। ये छोटे छेद गांग्यू सागर के निर्देशांकों को दर्शाते थे। ली फैन ने निर्देशांक के आधार पर इस बैठक के लिए स्थान की गणना की। पत्थर को कुचलने के बाद वह सीधे उस स्थान की ओर उड़ चला। एक दिन बाद समुद्र की तलहटी में एक खंडहर में ली फैन को अपना लक्ष्य मिल गया। एक साधारण सा टूटा हुआ पत्थर। ली फैन ने दोनों हाथ उस पर रखे और एक साथ एक गुप्त तकनीक को सक्रिय किया। उसकी हथेलियों से पीली रोशनी निकल रही थी। एक पल में टूटे हुए पत्थर से वही हल्की पीली चमक निकली, जो तेजी से ली फैन के पूरे शरीर पर फैल गई। सत्यापन सफल रहा। टूटे हुए पत्थर पर प्रकाश लौट आया। कुछ ही समय बाद टूटे हुए पत्थर की सतह दर्पण की तरह चिकनी हो गई। अंदर एक धुंधली चेहरे की छवि दिखाई दी। क्या हो रहा है? क्या मैंने तुम्हें चुप रहने और हाल ही में मुझसे संपर्क न करने के लिए नहीं कहा था? दूसरे पक्ष का स्वर ठंडा और फटकार वाला था। ली फैन ने जो किंग यांग के स्वर की नकल करते हुए कहा, बॉस, मुझे इस बार रिपोर्ट करने के लिए महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी है, इसीलिए मैंने आपसे संपर्क करने का अपवाद बनाया है। महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी। दूसरा पक्ष स्पष्ट रूप से संदेहपूर्ण था, एक अमित्र स्वर के साथ। चलो इसे सुनते हैं। ली फैन ने अपनी आवाज धीमी कर दी और पास झुकते हुए कहा, मैंने एक साथी साधक से मित्रता की है। उसके अनुसार वह इस 10,000 अमर गठबंधन की प्रवेश परीक्षा के प्रश्न प्राप्त कर सकता है। चेहरा पहले तो जम गया, फिर तुरंत गालियां देते हुए बोला, एक और ठग। तुम इतनी घिनौनी बात पर यकीन करते हो और इसकी खबर मुझे खास तौर पर देते हो। जो किंग यांग, ओह जो किंग यांग, क्या तुम इतने लंबे समय से बादल सागर में हो कि तुम्हारा दिमाग पानी से भर गया है? ली फैन ने तुरंत एक बहुत ही गलत भाव प्रकट किया। बॉस, इस बार यह जितना सच हो सकता है उतना सच है। मैं इसकी गारंटी दे सकता हूं। ली फैन का गंभीर रूप देखकर चेहरा भी कुछ झिझक भरा हो गया। ऐसा कैसे? ली फैन ने कहा, मेरे इस साथी साधक के ऊपर संबंध है। मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने ल्यूरी द्वीप के संरक्षक हे झेंगहाओ से दोस्ती कर ली है ना? यह व्यक्ति भी मेरी तरह फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में है। कुछ समय पहले वह मुझसे शिकायत कर रहा था कि योगदान अंक जमा करना कितना मुश्किल है और कह रहा था कि वह अपनी साधना पद्धति बदलना चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगेगा। किसने सोचा होगा कि कुछ दिनों तक उसे न देखने के बाद वह पहले से ही नवजात आत्मा साधना पद्धति पर स्विच कर चुका होगा? ली फैन ने अतिशयोक्तिपूर्ण लहजे में बताया। ऐसी ही एक विसंगति ने स्वाभाविक रूप से मेरा ध्यान खींचा। मैंने इसका पता लगाने के लिए बहुत प्रयास किया। अब तक ली फैन जो कह रहा था उससे उसका चेहरा कुछ हद तक प्रभावित हो चुका था। उसे अचानक जानकारी रोकते देख उन्होंने तुरंत डांटा, जल्दी करो और बोलो। ली फैन ने हंसते हुए कहा, यह हे झेंगहाओ कोई साधारण चरित्र नहीं है। ऊपर से देखने पर वह एक साधारण फाउंडेशन स्थापना साधक लगता है, लेकिन वास्तव में उसकी पृष्ठभूमि भयावह रूप से शक्तिशाली है। उसकी एक बेटी है जिसका नाम हे शिनशिन है। हम असल में उसका नाम हेंग शिनशिन होना चाहिए। बॉस, क्या आपने 10,000 अमर गठबंधन के तियान्यू प्रांत के हेंग परिवार के बारे में सुना है? हेंग परिवार की आंखों का तारा हेंग रुशुई, जो कम उम्र में ही नवजात आत्मा बुनाई मास्टर बन गया था, वास्तव में हे झेंगहाओ का पुराना प्रेमी है। अगर ऐसा कहा जाए तो कौन यकीन करेगा, लेकिन यह सच निकला। पहले ऐसा लगता है कि हे झेंगहाओ का साधना स्तर बहुत कम होने के कारण उन्हें हेंग परिवार से संबंध तोड़ने पड़े थे, इसलिए उनकी जिंदगी काफी खराब चल रही थी। लेकिन हाल ही में ऐसा लगता है कि हालात बदतर हो गए हैं। ली फैन रुका, उस इंसानी चेहरे को देखा और आगे बोला, हे शिनशिन अब वयस्क हो चुकी है और जब उसे पता चलता है कि उसके बूढ़े पिता इतनी दयनीय जिंदगी जी रहे हैं तो वह उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर वह खुलकर और ईमानदारी से मदद करती है तो उसे डर है कि कहीं उसके परिवार को पता न चल जाए। इसलिए उसे अपना रास्ता बदलना पड़ा और चुपचाप वह खबर हे झेंगहाओ को बतानी पड़ी जो उसने सुनी थी। अपनी बेटी की मदद पर भरोसा करके ही हे झेंगहाओ को पूरी तरह से बदल दिया गया था। ली फैन का स्वर थोड़ा उत्साहित और ईर्ष्यालु था। उन्हें इस खबर के बारे में पहले से पता था कि अस्पष्ट जेड आसमान छूने वाला था, इसलिए उन्होंने अपनी बचत के पैसे खर्च किए और इसे एक झटके में खरीद लिया। कीमत दोगुनी हो जाने के बाद इसे तुरंत बेच दिया गया। एक ही बार में उन्होंने 1 लाख से अधिक योगदान डिग्रियां बना दी। 1 लाख से ज्यादा, सिर, ये मुझे कितने सालों तक चलाने के लिए काफी होगा। हे झेंगहाओ को यह भी डर था कि बात लीक हो जाएगी और उसकी बेटी के लिए बुरा होगा, इसलिए उसने प्राचीन तियानजी संप्रदाय के साधकों के मार्गदर्शन पर भरोसा करने के बारे में एक बेतुकी कहानी गढ़ी और उसे चारों ओर फैला दिया। छी, सचमुच हमें मूर्ख समझ रहे हो। बॉस, सौभाग्य से मैं तेज तर्रार था और मैंने उसे हर तरह से और धीरे से परेशान किया और तब जाकर मैंने उसके मुंह से सच्चाई उगलवाई। ली फैन ने आत्मविश्वास से भरे चेहरे के साथ श्रेय लिया। इस प्रवेश परीक्षा के लीक हुए प्रश्नों का स्रोत भी हे शिनशिन ही है। बॉस, क्या आपको लगता है कि यह विश्वसनीय है? टूटे हुए पत्थर पर बनी आकृति इस बार गुस्से में नहीं हिली, बल्कि चुप रही, मानो कुछ ढूंढ रही हो। काफी देर बाद एक के बाद एक मानवीय चेहरों की आवाजें आने लगी। हेंग रुशुई की एक बेटी है, बस पिता की पहचान हमेशा एक रहस्य रही है। लेकिन कई साल पहले वह एक बार एक युवक के साथ घर लौटी थी, लेकिन कुछ ही समय बाद वह युवक कहीं नहीं मिला। मुझे देखने दो कि वह कैसा दिखता है।
बिल्कुल, ये हे झेंगहाओ है। मानव चेहरा हैरान था। यह भी है। ऑब्स के ज़ाइड के आसमान छूने से पहले एक असामान्य ट्रेडिंग रिकॉर्ड था। किसी ने इसे खरीदने की होड़ में भाग लिया और बाद में ऊंचाई पर पहुंचकर इसे बेच दिया। इसकी समयावधि बहुत सटीक है, जिससे यह विश्वास करना कठिन हो जाता है कि यह अंदरूनी जानकारी के रूप में पहले से ज्ञात नहीं थी। खरीदार, यह अभी भी हे झेंगहाओ है। चेहरे के किनारे से मेज पर जोर से थप्पड़ मारने जैसी तेज आवाज आई। उस स्थिति में 10,000 अमर गठबंधन की प्रवेश परीक्षा के लिए परीक्षण प्रश्न सबसे अधिक संभावना सच है। दूसरे पक्ष की सांसें तेज हो गईं। ली फैन सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। इसीलिए मैं जल्दी से आपको ढूंढने आया हूं, बॉस। आपको पता होना चाहिए कि ग्रैंड एंट्रेंस एग्जाम जल्द ही होने वाला है। अगर हमें परीक्षा के प्रश्न पहले ही मिल जाए तो तब हम 10,000 अमर गठबंधन में अधिक महत्वपूर्ण स्थानों पर कीले लगाने में सक्षम होंगे। चेहरे ने मामले की गंभीरता को समझा और जल्दी से पूछा, उसने क्या कहा? हालांकि इस समय ली फैन अचानक कुछ हिचकिचाहट में आ गया। निकलते हुए उसने कहा, बॉस, इस बार हे झेंगहाओ की कीमत थोड़ी अधिक है। चेहरे ने गुस्से से डांटते हुए कहा, जब मैं कहूं तब कहना। यह तो बस एक छोटा सा स्पिरिट स्टोन है, इसकी तुलना प्रवेश परीक्षा के सवालों से कैसे कर सकते हो? ली फैन ने अपना हाथ बढ़ाया और इशारा किया, उसे यह राशि चाहिए। 5 लाख योगदान डिग्रियां। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। मानवीय चेहरे ने अपनी बात पूरी नहीं की थी। ली फैन ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं, यह 5 मिलियन है। चेहरा तुरंत जम गया। 50 लाख, वह पागल है ना? उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। लेकिन जल्द ही मानवीय चेहरे ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसका चेहरा अचानक काला पड़ गया और उसकी आवाज में एक जानलेवा आभा थी, तुम्हारा पर्दाफाश हो गया है। एक ऐसे व्यक्ति का सामना करते हुए जो अभी भी केवल एक फाउंडेशन स्थापना साधक है, वह निश्चित रूप से इतनी अपमानजनक कीमत की पेशकश नहीं करता जब तक कि वह पहले से ही यह न जानता हो कि आपके पीछे एक संगठन है। टूटे हुए पत्थर पर बनी छवि टिमटिमा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी समय गायब हो जाएगी। वह चेहरा ली फैन को घूर रहा था, उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। दूसरी ओर ली फैन कुछ अवाक रह गया। बॉस, क्या आपके ख्याल से मैं इतना अव्यवसायिक हूं? मैंने उससे कहा कि मेरे पीछे भी कोई है। 10,000 अमर गठबंधन में काम करने वाले हर व्यक्ति के कुछ न कुछ संबंध जरूर होते हैं। बिना किसी व्यक्तिगत संबंध के आपको वहां नौकरी नहीं मिल सकती। चिंता मत करो, भले ही हे झेंगहाओ के पास कुछ अटकलें हों, लेकिन वह मुझे जासूस के पहलू से कभी नहीं सोचेगा। दरअसल हे झेंगहाओ बस एक बड़ा जाल बिछा रहा है। उसे प्रवेश परीक्षा के प्रश्न बेचने के जोखिम भी पता है, इसलिए वह सिर्फ एक बार का सौदा कर रहा है। वह केवल एक ही पार्टी से बात करते हैं तथा प्रवेश परीक्षा देने वाले लोगों की संख्या को 10 से अधिक नहीं रखते हैं जो प्रश्नों को जानते हों। ली फैन का स्पष्टीकरण सुनने के बाद ही मानवीय चेहरे पर धीरे धीरे नरमी आई। स्क्रीन फिर से उज्जवल और स्पष्ट हो गई और मानव चेहरे ने थोड़ी देर के लिए सावधानीपूर्वक इसका विश्लेषण किया और कहा, प्रति व्यक्ति 50,000, हालांकि लागत थोड़ी अधिक है, लेकिन यह अभी भी स्वीकार्य है। बात बस इतनी है कि संख्या बहुत बड़ी है। अगर इस हे झेंगहाओ द्वारा दिए गए परीक्षा के प्रश्न नकली हैं तो? ली फैन प्रभावित नहीं हुआ और बोला, हे झेंगहाओ, उसने कहा था कि बड़ी प्रवेश परीक्षा के लिए वैसे भी 7 दिन बाकी है। वह हमें पहले दिन के परीक्षा के प्रश्न मुफ्त में दे सकता है। जब यह तय हो जाएगा कि वे सही हैं, तब हम अंतिम सौदा करेंगे। ये सुनकर मनु अपना दिल धड़काए बिना न रह सका। हालांकि 5 मिलियन योगदान अंक कोई छोटी रकम नहीं थी। चेहरे ने तुरंत कोई निर्णय नहीं लिया। एक पल सोचने के बाद चेहरे ने सावधानी से कहा, इस मामले पर अभी भी ध्यान से विचार करने की जरूरत है। हम 7 दिन बाद फिर मिलेंगे। ली फैन को निर्देशांक स्थान प्रेषित करने के बाद चेहरा चुपचाप गायब हो गया। लेकिन एक क्षण में ही वह पुनः प्रकट हो गया। वैसे चाहे कुछ भी हो, इस व्यक्ति हे झेंगहाओ का बहुत अधिक मूल्य है जिसे विकसित किया जाना चाहिए। तुम्हें उसके साथ अच्छे संबंध बनाए रखने होंगे। भले ही यह परीक्षा का प्रश्न नकली हो, लेकिन तियानियों प्रांत के हेंग परिवार के साथ उसके संबंधों के कारण यह हमारे लिए बहुत बड़ी रकम खर्च करने लायक है। मैंने पहले सुना था कि यह व्यक्ति संरचनाओं से सबसे अधिक मोहित है। शायद हम इस पहलू से शुरुआत कर सकते हैं। अंततः जाने से पहले चेहरे ने कुछ और निर्देश दिए। पीले रंग में चमकने के बाद टूटे हुए पत्थर का चिकना टुकड़ा इंच टूटकर जमीन पर गिर गया। ली फैन ने आगे बढ़कर इसकी जांच की तो पाया कि यह पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। मौके पर खड़े होकर एक पल के लिए विचार करते हुए ली फैन, जो अभी भी जो की आड़ में था, चुपचाप उड़ गया। काफी दूर तक उड़ने और यह सुनिश्चित करने के बाद कि रास्ते में कोई उसका पीछा या निगरानी नहीं कर रहा है, ली फैन छाया में अपने मूल मध्यम आयु वर्ग के रूप में वापस आ गया। चारा बिछा दिया गया है, देखते हैं कि 5 बुजुर्ग एसोसिएशन इसमें फंसती है या नहीं। उड़ान भरते समय ली फैन को जो की 5 बुजुर्गों की एसोसिएशन की यादें याद आई। निश्चिंत आनंद की भूमि। संभवतः इस क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति दीर्घायु पूज्य है जो लोगों को आपदाओं को भूलने में सक्षम है। लेकिन उस सत्य की भूमिका क्या? स्वर्ग और पृथ्वी के नियम जिन्हें शांति के दीर्घायु पूज्य ने उलट दिया है, लगभग पूरे जुबान क्षेत्र पर लागू होने चाहिए। लेकिन झूठ बोलने में असमर्थ स्पष्ट रूप से अन्य क्षेत्रों को प्रभावित नहीं करता है, यह केवल विशिष्ट क्षेत्रों में ही प्रभावी होता है। सिस्टर झाओ का वन हॉट भी ऐसा ही लगता है। शांति और संचरण इन दोनों से एक स्तर ऊपर होना चाहिए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि 5 दीर्घायु आदरणीय लोगों वाला 5 बुजुर्ग संघ अभी भी संक्रमण से डरता है। अगर वे परीक्षण करने की कोशिश भी करते हैं तो वे बेहद सतर्क रहते हैं। ली फैन ने सोच विचार कर कहा, 5 बुजुर्गों के संघ के साथ यह संबंध ली फैन की ओर से कोई सनक नहीं थी। लाभ के लिए 10,000 अमर गठबंधन की प्रवेश परीक्षा के प्रश्नों का अधिकतम उपयोग करने के अलावा भविष्य में तियानिक सुवन स्पिरिट लॉकिंग एरे को जुबान नेट दिशा की ओर शुद्ध होने से रोकने के लिए 5 एल्डर एसोसिएशन का संतुलन भी महत्वपूर्ण है। 5 बुजुर्ग एसोसिएशन के लिए जासूस के रूप में एक क्लोन होने से भविष्य की कार्रवाई बहुत आसान हो जाएगी। इसके बाद ली फैन 10,000 अमर द्वीप पर वापस नहीं लौटा, बल्कि कोंगो सागर के दक्षिण पूर्वी समुद्री क्षेत्र की ओर उड़ गया। समुद्री क्षेत्र के केंद्र में एकांत छोटा द्वीप ली फैन का गंतव्य था। आधे दिन के बाद ली फैन ने दूर से द्वीप पर जटिल आंगन देखा। आंगन में 5 किसान पालती मारकर बैठे थे। गुलाबी गालों और सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी जो बहुत ऊर्जावान दिख रहा था, किसानों के आगे पीछे टहल रहा था। वह ऐसे गंभीर और स्पष्ट शब्द बुदबुदाता रहा जिन्हें समझना कठिन था। यह आधारशिला स्थापना चरण साधक, आधारशिला स्थापना गुरु था, जिसे ली फैन का वर्षों पहले सामना हुआ था। इसमें द्वारपाल ली चेनफैंग और अभिनेता की भूमिका निभाने वाले उपनाम जियो व्यक्ति शामिल हैं। ये तीनों वास्तव में धोखेबाज साधक थे जो छोटी सी दुनिया से चोरी छिपे यहाँ आ गए थे। उनका घर एम्पायर नामक एक छोटी सी दुनिया 100,000 क्षेत्र विभाजक वेलों के संयुक्त प्रयास से जुवानहुआंग क्षेत्र की बेड़ियों से मुक्त होने का प्रयास कर रही थी और उन्हें जुवानहुआंग क्षेत्र से साधना ग्रंथों को चुराने का काम सौंपा गया था। इसका लक्ष्य जुवानहुआंग क्षेत्र से अलग होने के बाद साम्राज्य में एक साधना वंश को फिर से स्थापित करना था। फाउंडेशन स्थापना चरण में साधारण साधकों के लिए यह एक सपना था कि वे पर्याप्त योगदान अंक एकत्रित कर सकें ताकि उन्हें ताओ एकीकरण तकनीकों के बदले में प्राप्त किया जा सके। इसलिए उन्होंने जोखिम भरा रास्ता अपनाया और इस भ्रामक तरीके से धन संचय किया। ली फैन उन्हें ढूंढने आया था, इसलिए नहीं कि उसे उनके अल्प योगदान अंकों में रुचि थी, लेकिन क्योंकि वह असंख्य क्यूई शोधन साधकों के बीच आधार स्थापना गुरु की प्रसिद्धि का उपयोग करना चाहता था। ली फैन ने हल्के से मुस्कुराकर एक और अपरिचित चेहरे की ओर रुख किया। वह आत्मविश्वास से भरे हुए फाउंडेशन स्थापना मास्टर के सामने उतरा। अपने मन को शांत करो, अपनी आत्मा को एकाग्र करो और गहराई से समझो। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट मास्टर अपना सिर हिला रहे थे और सूत्रों के जाप की तरह शब्दों का उच्चारण कर रहे थे। ली फैन को आसमान से उतरते देख उसके शब्द अचानक रुक गए।
गोल्डन कोर कल्टीवेटर। एक क्षण में ही फाउंडेशन स्थापना मास्टर के मन में अनगिनत विचार उमड़ पड़े, लेकिन सालों तक छिपने की वजह से उसने शांत रहना सीख लिया था। मुझे हैरानी है सीनियर। हालांकि ली फैन ने अपना हाथ हल्के से हिलाया और पहले वहां मौजूद अन्य 4 क्यूई शोधन साधकों को गिरा दिया। सिर्फ उपनाम जियाओ अभिनेता और फाउंडेशन स्थापना मास्टर ही बचे थे। फिर उन्होंने शांति से कहा, तुम ही हो जो छोटी सी दुनिया से चुपके से आ गए। उसके शब्दों से दोनों का रंग बदल गया। फाउंडेशन स्थापना मास्टर बहस करने ही वाला था, लेकिन उसने महसूस किया कि एक जाल ने उसे फंसा लिया है। उसने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया, वह बोलने में भी असमर्थ हो गया। वह आत्महत्या भी नहीं कर सकता था। फाउंडेशन स्थापना मास्टर की आंखों में निराशा झलक उठी। ली फैन बोलने ही वाला था कि अचानक उसे पीछे से कुछ तेजी से आता हुआ महसूस हुआ। वह तुरंत ही अपना स्थान बदलकर रास्ते से हट गया। पीछे मुड़कर ली फैन की आंखें सिकुड़ गईं। उसने वहां लगभग 6 फुट लंबी एक आकृति देखी। उसके रूप रंग से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह क्यूई शोधन साधक ली चेनफेंग था। हालांकि उनके स्वरूप में भारी परिवर्तन आ गया था। उसका शरीर कई बार फैल गया था और उसके शरीर की सतह पर एक अजीब जानवर के खोल की तरह सींग उगाए थे। उसके पीछे 2 जोड़ी पारदर्शी पंख तेजी से फड़फड़ा रहे थे, जिससे वह हवा में लटका हुआ था। उसके हाथों की जगह तीखे गहरे सुनहरे पंजों ने ले ली थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका चेहरा किसी अजीब जानवर के मुखौटे से ढका हुआ है, जिससे केवल 2 आंखें ही दिखाई दे रही हैं। वह मनुष्य और पशु का मिश्रण लग रहा था। सूर्य की रोशनी में उसकी सुंदरता विचित्र लग रही थी। दिलचस्प है, यह क्या है? उनके सामने जो बदलाव आए वे ली फैन की उम्मीदों से परे थे। उन्होंने ली चेनफेंग को घूरते हुए महसूस किया कि यह अजीब जानवर जैसा शरीर वास्तव में एक निश्चित स्तर की दिव्य संवेदी सुरक्षा प्राप्त कर सकता है। जब दिव्य इंद्रियों द्वारा इस 6 फुट लंबे विशालकाय जीव को देखा गया तो वह केवल एक उड़ने वाले कीड़े के आकार का था। वरिष्ठ, कृपया हमारी जान बख्श दीजिए। ऐसा मान लीजिए कि आपने हमें देखा ही नहीं, ठीक है? ली चेनफेंग के शब्द गूंज उठे, 2 आवाजों का मिश्रण। लेकिन इससे पहले कि ली फैन जवाब दे पाता, उसका विशाल शरीर वहां से गायब हो गया जहां वह खड़ा था। वह ली फैन के पीछे दिखाई दिया। उसके विशाल पंजे ऊपर उठे हुए थे, ली फैन का सिर फाड़ने वाले थे। ली फैन का चेहरा थोड़ा बदल गया, क्योंकि उन्होंने पाया कि बाइंडिंग इंसेक्ट तकनीक ली चेनफेंग के खिलाफ बेकार थी। वह अप्रेंटिस से सीखने के बाद यह पहली बार था। हालांकि वह शांत रहा और तुरंत ही उसने अपने चारों ओर कई संरचनाएं बना ली। उसने अपना हाथ घुमाया और हथेली से वार किया। नीला विशाल ताड़ का पेड़ गहरे सुनहरे विशाल पंजे से टकराया, जिससे बहरा कर देने वाली गर्जना हुई। ली फैन ने इस अवसर का लाभ उठाकर पीछे हटना शुरू किया और उसी समय एक नीली पानी की तलवार ने आकाश को रोशन कर दिया। बादल जल तलवार ने ली चेनफेंग के शरीर को छेद दिया, जिससे वह 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। अनगिनत खून बरसा, लेकिन ली फैन ने अपनी सतर्कता में कोई ढील नहीं दी, क्योंकि ली चेनफेंग का शरीर जो आधा कट गया था, उसके घाव तुरंत ठीक हो गए। फिर एक एक करके वे ली फैन की ओर बढ़े। तभी ली फैन द्वारा पहले से स्थापित की गई संरचनाएं चुपचाप सक्रिय हो गईं। कुछ देर आगे उड़ने के बाद ली चेनफेंग हवा में ही जम गया और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। नहीं था कि ली चेनफेंग ने उड़ना बंद कर दिया था, बल्कि उनके और ली फैन के बीच एक ऐसी खाई उभर आई थी जिसे पार नहीं किया जा सकता था। पास होने के बावजूद वे जमीन आसमान एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। ली चेनफेंग चाहे कितना भी क्रोधित हो, चाहे उसकी पीठ पर लगे 2 जोड़ी पंख कितनी भी तेजी से फड़फड़ाएं, वह इस अदृश्य पिंजरे से बाहर नहीं निकल सका। 2 ही धूल सरणी। यद्यपि ली फैन ने केवल एक सरलीकृत संस्करण स्थापित किया था, लेकिन यह ली चेनफेंग को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त से अधिक था, जो केवल क्यूई शोधन चरण में था और अपने दुर्जेय शरीर और अपने पशुवत परिवर्तन पर निर्भर था। बाइंडिंग कीट वास्तव में विफल रहा। ली फैन ने ली चेनफेंग को देखा, जिसका चेहरा क्रोध से विकृत था, बड़ी दिलचस्पी से। एक कदम आगे बढ़ते हुए ली फैन की आकृति तुरंत ली चेनफेंग के पीछे सरणी में प्रकट हुई। इससे पहले कि ली चेनफेंग प्रतिक्रिया कर पाते, ली फैन ने अपनी महान 5 तत्व विनाश तलवार को घुमाया और ली चेनफेंग के शरीर के एक आधे हिस्से से कवच जैसे केराटिन का एक बड़ा टुकड़ा काट दिया। ली चेनफेंग ने जवाबी कार्रवाई करने के लिए एक दर्दनाक और उग्र चीख निकाली, लेकिन ली फैन पहले ही टू ही डस्टेरे को छोड़ चुका था, जिससे उसका हमला भटक गया। ली चेनफेंग की नाराजगी भरी दहाड़ को नजरअंदाज करते हुए ली फैन ने काटे गए केराटिन को पकड़ लिया और उसे ध्यान से जांचने लगा। स्पर्श करने पर यह अभी भी गर्म था, लेकिन इसकी बनावट उल्लेखनीय रूप से कठोर थी। ली फैन ने अपने शरीर के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित किया, एक जल ब्लेड को संघनित किया और उसे केराटिन पर फेंका। क्लैंग! एक तीखी आवाज के बाद वाटर ब्लेड वास्तव में विक्षेपित हो गया। केराटिन पर केवल एक हल्का उथला निशान था और केराटिन के किनारे के आसपास के मांस के सिकुड़ने से यह तुरंत गायब हो गया। एक सामान्य गोल्डन कोर मध्य चरण कल्टीवेटर के हमले की तुलना में यह रक्षा को भी नहीं भेज सकता। ली फैन कुछ हैरान था। यह अभी भी बहुत सक्रिय है और ऐसा लगता है कि इसकी अपनी स्वतंत्र चेतना है। अगर इसे पर्याप्त पोषण और समय दिया जाए तो शायद यह एक और पूर्ण शरीर में विकसित हो सकता है। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। इस बार ली फैन की नजर ली चेनफेंग और बाकियों पर बिल्कुल अलग थी। एक छोटी सी दुनिया जो 1 लाख दायरे तोड़ने वाली वेलों को नियंत्रित कर सकती है, यह इतना आसान नहीं होगा। अब मैं देखता हूं कि तुम्हारा साम्राज्य कितना विकसित हुआ है। ली फैन की दिव्य भावना ने अचानक ली चेनफेंग और अन्य तीनों को घेर लिया। बादल जल स्वप्न तकनीक सक्रिय करें। ली चेनफेंग, जो अभी भी संघर्ष कर रहा था, तुरंत चुप हो गया। बाहरी जानवर की केराटिन परत धीरे धीरे पीछे हट गई और वह अपने मूल हानि रहित सुंदर युवा पुरुष रूप में वापस आ गया। उसकी आंखें बंद थी और उसके चेहरे के भाव बदलते रहते थे। दूसरी ओर फाउंडेशन स्थापना मास्टर और उपनाम जियाओ वाला व्यक्ति पहले से ही सुंदर सपनों में डूबे हुए थे, खुद को निकालने में असमर्थ थे। समय धीरे धीरे बीतता गया। 3 दिन बाद ली चेनफेंग ने अंततः अपनी सतर्कता कम कर दी और उन तीनों के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। ली फैन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। ये है। उसके मन में एक उलझन सी छा गई। वह छोटी सी दुनिया जहां ली चेनफेंग स्थित था, एक अनोखी दुनिया थी जिसमें केवल एक अंतहीन महासागर था। समुद्र में कोई द्वीप नहीं थे, केवल विशालकाय आकाश आधार कछुए जिनकी पीठ पर मनुष्य रहते हैं, लगातार समुद्र में तैरते रहते हैं। आकाश में एक 3 सिर वाले दिव्य पक्षी का विशाल शव तैर रहा था। इसने आकाश का लगभग 1/3 भाग घेर रखा था। 3 सिर वाला दिव्य पक्षी अज्ञात वर्षों से मृत था, लेकिन उसका शव अब भी अविनाशी था। मूलतः विभिन्न प्रकार के विचित्र जानवर इस पर एकत्रित होते थे तथा 3 सिर वाले दिव्य पक्षी के शव को खाते थे। कई साल पहले एक मानव जनजाति में एक अद्वितीय प्रतिभा आकाश समर्थक कछुए पर प्रकट हुई। उन्होंने जानवरों को नियंत्रित करने की क्षमता में महारत हासिल की और निस्वार्थ भाव से इसे अन्य मानव जनजातियों को भी प्रदान किया। उनके नेतृत्व में मनुष्यों ने 3 सिर वाले दिव्य पक्षी के शव पर छिपे जानवरों को सफलतापूर्वक पराजित किया। तब से उन्होंने दिव्य पक्षी के शव पर एक एकीकृत मानव साम्राज्य की स्थापना की। हजारों वर्षों के विकास के बाद साम्राज्य पशुओं के विकास और उपयोग के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था। साम्राज्य के मानव समाज के हर पहलू में जानवर व्याप्त हो गए थे। लोग आसानी से एक नव नस्ल वाले संकर जानवर व्हाइट बैक पेंग को दुनिया भर में यात्रा के लिए ले जा सकते हैं। वे समुद्र, आकाश और यहां तक कि छोटी सी दुनिया से परे शून्य में शिकार करने के लिए जानवरों को भी वश में कर सकते थे। साम्राज्य ने तो ऐसी तकनीक भी विकसित कर ली थी जिसमें जानवरों की शक्ति को मानव के साथ जोड़ दिया गया था। यह जानवर भगवान कवच था जिसे ली चेनफेंग ने पहना हुआ था। हालांकि इतनी सारी उपलब्धियों के बावजूद साम्राज्य पर हमेशा एक छाया बनी रही। इससे साम्राज्य के लोग असहज हो गए, क्योंकि जिस 3 सिर वाले दिव्य पक्षी को वे देवता मानते थे, उसकी मृत्यु प्राकृतिक नहीं थी। मृत्यु से पहले उसके केवल 3 सिर ही नहीं थे। तथाकथित 3 सिर वाला दिव्य पक्षी 9 सिर वाला पक्षी होना चाहिए था।
यह भयावह अस्तित्व, जिसकी साम्राज्य के लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे, उसके 6 सिर किसी ने क्रूरतापूर्वक काट डाले। फिर इसे मरने के लिए यहाँ फेंक दिया गया। साम्राज्य के लोग अपराधी से पूरी तरह अनभिज्ञ नहीं थे। वे जानते थे कि इसे अमर कहा जाता है। जनजातियों के बीच आज भी ऐसी किंवदंतियां प्रचलित हैं कि अमर देवता ने उनके पूर्वजों को यहाँ निर्वासित कर दिया था। साम्राज्य के लोगों को अमर के प्रति भय और लालसा दोनों महसूस हुई, क्योंकि यद्यपि साम्राज्य बहुत विकसित था, फिर भी वे मानव जीवन की समस्या को हल नहीं कर सके। साम्राज्य में जो लोग 100 वर्ष तक जीवित रह सकते थे, उन्हें पहले से ही अत्यंत दीर्घायु माना जाता था। इसलिए वे अमर कलाओं के प्रति लालची थे, जिनके बारे में अफवाह थी कि उनमें शक्तिशाली शक्ति और जीवन को लंबा करने की क्षमता है। अनगिनत प्रयासों के बाद, जिनमें कई लोगों की जान चली गई, साम्राज्य के अग्रदूत अंततः जियान बनिशिंग सरनी को पार कर गए और जुआनहुआंग क्षेत्र में आ गए। दुर्भाग्यवश उन्हें जो समाचार मिला वह निराशाजनक था। जियान कला को विकसित करने के लिए व्यक्ति में आध्यात्मिक ऊर्जा होनी चाहिए। जिस दुनिया में यह साम्राज्य स्थित था, वहां तथाकथित आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी। इसके अलावा एक प्रतिबंध यह भी था कि विभिन्न कलाओं को एक साथ विकसित करना निषिद्ध था। साम्राज्य के लोगों के लिए, जिन्हें एक भी अमर साधना तकनीक प्राप्त करना अविश्वसनीय रूप से कठिन लगता था, अमरता की साधना एक अप्राप्य स्वप्न जैसा लगता था। लेकिन दृढ़ निश्चयी साम्राज्य के लोगों ने हार नहीं मानी। इसके बजाय उन्होंने अधिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए लगातार लोगों को जुआनहुआंग क्षेत्र में घुसपैठ करने के लिए भेजा। साथ ही उन्होंने अमरता प्राप्त करने के संभावित तरीकों का अध्ययन करने के लिए थिंक टैंक का गठन किया। इस प्रकार पीढ़ियों के प्रयासों से एक ऐसी योजना प्रस्तावित की गई जो एक कल्पना जैसी लगती थी। सबसे पहले आध्यात्मिक ऊर्जा का मुद्दा था। इस समस्या का समाधान पूर्णतः आकस्मिक था। साम्राज्य की पवित्र भूमि, जहां दिव्य पक्षी का सिर स्थित था, जिस स्थान पर 6 सिर काटे गए थे, वहां अभी भी उस तलवार के निशान मौजूद थे जिसने एक बार दिव्य पक्षी को मार डाला था। यह तलवार अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। हजारों वर्षों तक तलवार की ऊर्जा निरंतर जारी रही तथा 9 सिर वाले पक्षी की प्रतिशोधी भावना को दबाती रही। सभी जानवर इसे महसूस करेंगे और सहज रूप से तलवार की ऊर्जा से बचेंगे। एक बार एक साम्राज्य नागरिक ने कानून का उल्लंघन किया और तलवार के निशान का दौरा किया। गुप्त रूप से अपने पालतू जानवर को अपने साथ लाया। अप्रत्याशित रूप से उसने तलवार की ऊर्जा को सक्रिय कर दिया। नागरिक को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन तलवार की ऊर्जा ने जानवर को तुरंत मार डाला। जब साम्राज्य के रक्षकों ने नागरिक को पकड़ लिया, तो उन्हें संयोगवश पता चला कि उस जानवर का एक चमकदार क्रिस्टल कोर बचा हुआ था, जिसे तलवार की ऊर्जा से शून्य में बदल दिया जाना चाहिए था। यदि उनका पहले जुआनहुआंग क्षेत्र से संपर्क नहीं हुआ होता, तो साम्राज्य के लोगों को शायद यह पता नहीं चलता कि यह क्रिस्टल कोर क्या था। हालांकि जो लोग कभी दाव कला का अभ्यास करते थे, वे यह जानकर आश्चर्यचकित रह गए कि इस क्रिस्टल कोर में मौजूद ऊर्जा वास्तव में उनकी साधना के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का स्थान ले सकती है। बाद में साम्राज्य के अनुसंधान के माध्यम से उन्होंने पाया कि केवल कुछ पशु प्रजातियों में ही क्रिस्टल कोर थे। सौभाग्य से फ्लाइंग स्फीयर बीस्ट नामक प्रजाति बहुत तेजी से प्रजनन करती थी और उसे वश में करना आसान था। पहले बड़े पैमाने पर प्रजनन के बाद साम्राज्य ने सैकड़ों हजारों क्रिस्टल कोर एकत्र किए। उनमें से उन्होंने एक उत्परिवर्तित परिष्कृत संस्करण की खोज की। एक क्यूई शोधन प्रारंभिक चरण के दाव अभ्यासी ने इन क्रिस्टल कोर की मदद से क्यूई शोधन पूर्णता तक सफलतापूर्वक प्रवेश किया। दुर्भाग्यवश अमर कला साधना के प्रतिबंधों के कारण वे आगे प्रगति नहीं कर सके। हालांकि फिर भी इसने साम्राज्य को अमरता प्राप्त करने की आशा की एक किरण दी। हल करने के लिए अगली समस्या अमर कलाओं के विकास के लिए विभिन्न माध्यमों की आवश्यकता और एक साथ विभिन्न कलाओं के विकास पर प्रतिबंध थी। जुआनहुआंग क्षेत्र के इतिहास को अच्छी तरह से समझने और साम्राज्य के कुछ साधकों के साथ सावधानीपूर्वक शोध और सत्यापन करने के बाद थिंक टैंक एक साहसिक निष्कर्ष पर पहुंचा। ये प्रतिबंध संभवतः केवल जुआनहुआंग क्षेत्र में ही प्रभावी थे, क्योंकि साम्राज्य के धोखेबाजों द्वारा चुराई गई साधना तकनीकें कानूनों के अनुसार एक साथ साधना नहीं की जा सकती के प्रतिबंध के अधीन थी। इसलिए उन लोगों के स्थान के बारे में स्पष्ट धारणा नहीं थी जिन्होंने जुआनहुआंग क्षेत्र में समान तकनीकों की साधना की थी। दूसरे शब्दों में प्रतिबंध कमजोर कर दिए गए। ऐसा संभवतः इस तथ्य के कारण था कि साम्राज्य स्वयं जुआनहुआंग क्षेत्र में नहीं था, बल्कि एक संबद्ध छोटी दुनिया में था। अतः इस समस्या का समाधान स्पष्ट था। इसका उद्देश्य था बेड़ियों से मुक्त होना और जुआनहुआंग क्षेत्र को छोड़ना। एक स्वतंत्र छोटी दुनिया बनने के लिए सामान्य नश्वर सभ्यताओं के लिए यह एक असंभव कार्य हो सकता है, लेकिन उस साम्राज्य के लिए जो जानवरों की शक्ति को नियंत्रित कर सकता था, यह निश्चित रूप से प्रयास करने लायक था। जब धोखेबाजों की पहली पीढ़ी अमर विलुप्ति महान सरनी को पार कर गई और जुआनहुआंग क्षेत्र में चली गई, शून्य में मंडराते हुए क्षेत्र भेदने वाली वेलों के समूह ने पहले ही साम्राज्य का ध्यान आकर्षित कर लिया था। सैकड़ों वर्षों के प्रयास और योद्धाओं के अनगिनत बलिदानों के बाद साम्राज्य अंततः एक अकेले दायरे तोड़ने वाली वेल को पकड़ने में सफल रहा, और इसके बाद उन्होंने बड़े पैमाने पर रियल ब्रेकिंग वेल्स का प्रजनन किया। अन्य विदेशी जानवरों के विपरीत रियल ब्रेकिंग वेल्स एक अजीब विधि के माध्यम से प्रजनन करती हैं जिसे एकाकी प्रजनन कहा जाता है। ऐसा प्रतीत होता था कि जनसंख्या का कोई भी व्यक्ति शून्य से अज्ञात ऊर्जा को अवशोषित करके संतान उत्पन्न करने में सक्षम था। हालांकि इससे पहले साम्राज्य ने जुआनहुआंग दायरे से बचने के लिए दायरे तोड़ने वाली वेल का उपयोग करने पर विचार नहीं किया था। उन असंख्य और विशाल क्षेत्र भेदक वेलों का उपयोग मुख्य रूप से साम्राज्य में भोजन के रूप में किया जाता था। वेल का मांस स्वादिष्ट था और यदि इसे लंबे समय तक लगातार खाया जाए तो इससे शरीर में सुधार होता था। यह साम्राज्य में बहुत लोकप्रिय था। लेकिन जब से जुआनहुआंग क्षेत्र छोड़ने की योजना स्थापित हुई, साम्राज्य ने क्षेत्र तोड़ने वाली वेलों के संरक्षण का आदेश दिया और निजी उपभोग पर प्रतिबंध लगा दिया। पूरे राष्ट्र ने अपने संसाधनों को दायरे तोड़ने वाली वेल की खेती के लिए जुटाया। इसके अलावा उन्होंने एक बार फिर खेती की तकनीकें चुराने के लिए जुआनहुआंग क्षेत्र में कुलीन धोखेबाजों को भेजा। इससे पहले साम्राज्य की साधना तकनीक का उच्चतम स्तर नवजात आत्मा क्षेत्र था। यह देखते हुए कि भविष्य में वे जुआनहुआंग क्षेत्र से पूरी तरह से अलग हो जाएंगे, नवजात आत्मा क्षेत्र से परे साधना तकनीकों के संदर्भ के बिना स्वतंत्र रूप से क्षेत्रों का अनुमान लगाना बेहद मुश्किल होगा। इसलिए साम्राज्य ने निर्णय लिया कि दाव एकीकरण क्षेत्र साधना तकनीकों को हासिल करना सबसे अच्छा होगा। यदि यह संभव नहीं है तो कम से कम आत्मा परिवर्तन क्षेत्र तकनीकें संभव है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साम्राज्य ने एक दर्जन से अधिक अत्यंत वफादार योद्धाओं को जुआनहुआंग क्षेत्र में घुसपैठ करने के लिए भेजा। संपूर्ण विनाश से बचने के लिए उन्होंने कुछ लोगों के छोटे छोटे समूह बना लिए तथा अपने समूह के सदस्यों के अलावा वे एक दूसरे की पहचान से अनभिज्ञ थे। जू शातांग और जियाओ जिन मूल रूप से एक ही समूह से थे। समूह के एक अन्य सदस्य की दुर्घटना के कारण मृत्यु हो गई और ली चेनफेंग एक बैकअप सदस्य थे जो बाद में पहुंचे। इन सभी वर्षों में वे तीनों अपने मिशन में दृढ़ रहे, योगदान अंक एकत्रित करते रहे, ताओ एकीकरण क्षेत्र साधना तकनीकों के लिए विनिमय करने की कोशिश करते रहे और फिर अपने वतन वापस लौट गए। तभी अचानक ली फैन वहां पहुंचा और उन सभी को पकड़ लिया। ली चेनफेंग की यादों से ली फैन को यह भी पता चला कि साम्राज्य के भीतर अभी भी इस बात पर बहस चल रही थी कि जुआनहुआंग क्षेत्र को छोड़ा जाए या नहीं। सबसे मजबूत विपक्षी समूह के पास एक सरल कारण था, यदि ऐसी गतिविधियों का पता चल गया तो साम्राज्य का पतन हो जाएगा। तो क्या हुआ अगर वे जानवरों को नियंत्रित कर सकते हैं? क्या वे किसी अमर देवता की तलवार के प्रहार का सामना कर सकते हैं? 9 सिर वाला दिव्य पक्षी जिसका सिर कटा हुआ था अभी भी मृत्यु की स्थिति में खुली आंखों से हमें घूर रहा था। अमरों के प्रति जन्मजात भय के कारण साम्राज्य में विरोधी समूह की मजबूत उपस्थिति थी। हालांकि साम्राज्य की शासक महारानी ने कुछ समय के लिए सभी विरोधों को बलपूर्वक दबा दिया। इस प्रकार अंतिम कानून चोरी योजना को क्रियान्वित किया गया। महारानी उस व्यक्ति की वंशज थी जिसने पहली बार जानवरों को नियंत्रित करने की क्षमता जागृत की थी। साम्राज्य के शाही परिवार का उपनाम जू है। विदेशी जानवर जो उपनाम
इन दो शब्दों के संयोजन ने ली फैन के लिए उन्हें शाही जानवर संप्रदाय के जूके के साथ जोड़ने से रोकना मुश्किल बना दिया, जिसका सामना उसने पतित अमर क्षेत्र में किया था। लेकिन यह भी संभव है कि यह महज एक संयोग था। मैंने एक बार प्राचीन ग्रंथों में देखा था कि प्राचीन राक्षसी जानवरों के अंदर ऐसे क्रिस्टल कोर थे। कुछ किसान तो अपने अंदर की साधना शक्ति को भी अवशोषित कर लेते हैं। मैंने सोचा था कि वे विलुप्त हो गए हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कुछ जानवर अभी भी उन पर कब्जा कर चुके हैं। ऐसा लगता है कि वर्तमान जानवर वास्तव में प्राचीन राक्षसी जानवरों के वंशज हैं। हजारों वर्षों से चली आ रही तलवार ऊर्जा द्वारा छोड़े गए तलवार के निशान से अतीत के शाही पशु संप्रदाय का स्पष्ट संकेत मिलता है। ली फैन इस छोटी सी दुनिया में थोड़ी दिलचस्पी महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। शायद भविष्य में मैं इस साम्राज्य का पता लगाने के लिए कुछ समय निकाल सकूं, लेकिन अभी के लिए महत्वपूर्ण चीजें पहले आती हैं। ली फैन ने ली चेनफैंग और अन्य लोगों को देखा जो अपने सपनों में खोए हुए थे और अपनी उंगलियां हल्के से चटकाईं। एक पल में उनके सुंदर सपने चकनाचूर हो गए और वे तीनों वास्तविकता में लौट आए। पहले तो उनके चेहरे असमंजस से भरे हुए थे, लेकिन इधर उधर देखने के बाद धीरे धीरे उन्हें होश आया। उन्हें जो अनुभव हुआ था, साधना तकनीकों की उनकी सफल चोरी, जुआनहुआंग क्षेत्र से साम्राज्य का पलायन, उनके अपने वंश का विकास, यह सब तो बस एक सपना था। आप बहुत साहसी हैं। ली फैन के शब्द हल्के थे, लेकिन उनके कानों के लिए वे गड़गड़ाहट की तरह थे। ली चेनफैंग और अन्य लोग तुरंत डर से पीले पड़ गए, उनके दिल निराशा से भर गए। उनकी अपनी मौतें कोई मायने नहीं रखती। उन्हें केवल इस बात का डर था कि उनकी मातृभूमि को इसमें फंसाया जाएगा। उस समय यदि कोई अमर अपना क्रोध प्रकट करता तो यह केवल हजारों लोगों की मृत्यु का मामला नहीं होता, लेकिन दुर्भाग्यवश अब वे आत्महत्या भी नहीं कर सकते थे। हालांकि उन्हें आश्चर्य हुआ जब उनके सामने खड़े शक्तिशाली साधक ने कुछ ऐसा कहा जो पूरी तरह से अप्रत्याशित था। बहुत बढ़िया, मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। ली फैन ने संतुष्टि में सिर हिलाया और ली चेनफैंग और अन्य लोगों को उनके बंधनों से मुक्त कर दिया। उन तीनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन फिर भी उन्होंने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। जू शातांग ने सावधानी से पूछा, वरिष्ठ, क्या आप हमें जाने देने की योजना बना रहे हैं? ली फैन हंसते हुए बोला, मेरा तुम्हें जिम्मेदार ठहराने का कभी इरादा नहीं था। 10,000 अमरों के गठबंधन द्वारा साधना तकनीक खोने का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। उल्टे तुम ही आक्रामक थे। अगर मेरे पास कुछ हुनर न होते तो शायद मैं यहाँ लापरवाही से अपनी जान गंवा देता। ली फैन के होठों पर मुस्कान आ गई जब उसने ली चेनफैंग को देखा। ली चेनफैंग ने गहरी सांस ली और जल्दी से कहा, लापरवाही मेरी गलती थी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए सीनियर। जैसे ही उन्होंने यह बात कही, ली चेनफैंग वास्तव में दोनों घुटनों के बल बैठ गए और ली फैन से माफी मांगने के लिए उनके सामने घुटने टेकने वाले थे। ली फैन ने अपना सिर हिलाकर उसे रोक दिया। मेरे सामने इस औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। चलो तुम्हारे गुप्त कमरे में चलते हैं, मुझे तुमसे कुछ कहना है। यह सुनकर जू शातांग और अन्य सभी असहज दिखे। उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि उनकी कथित गुप्त व्यवस्था को यह व्यक्ति इतनी आसानी से जान लेगा। उनके दिल चिंता से भर गए। वे तीनों ली फैन के पीछे आंगन में गुप्त कमरे में चले गए। ली फैन के अगले शब्दों ने उनके दिलों की चिंता तुरंत दूर कर दी। इसके बजाय वे मृत्यु से मुक्ति की खुशी से भर गए। सच कहूं तो मैं भी जुआनहुआंग क्षेत्र के बाहर एक छोटी सी दुनिया से हूं, ली फैन ने धीरे से कहा। मेरा घर, जिसे डाली कहते हैं, आपके विपरीत डाली के केंद्र में एक विशाल ज्वालामुखी है। समय समय पर ज्वालामुखी फटता है और अपने साथ अनगिनत लोगों की जान ले लेता है। और हाल के वर्षों में इसकी गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। यह स्पष्ट है कि डाली का अंतिम भाग्य ज्वालामुखी के लावा द्वारा पूरी तरह से निगल लिया जाना है। सैकड़ों साल पहले मैं अपने घर को बचाने का रास्ता तलाशते हुए अकेले ही जुआनहुआंग क्षेत्र में गया था। ली फैन ने अपनी आंखों में पुरानी यादें संजोकर ली चेनफैंग और अन्य लोगों से बात की। दुर्भाग्यवश यद्यपि मुझे ज्वालामुखी को दबाने और छिपे हुए खतरे को पूरी तरह से मिटाने का एक अस्थायी तरीका मिल गया है, फिर भी मेरी वर्तमान साधना अभी भी अपर्याप्त है। लेकिन मुद्दा यह नहीं है। ली फैन ने अचानक विषय बदल दिया। जुआनहुआंग क्षेत्र में अपने समय के दौरान मैं अपने जैसे कई नश्वर लोगों के संपर्क में आया जो अपनी छोटी दुनिया से बाहर निकल आए थे। वे अक्सर बेहद मुश्किल जिंदगी जीते थे। सहानुभूति के चलते मैं हमेशा उनकी मदद करने की कोशिश करता था। इसी वजह से मैं उस संगठन में शामिल हो पाया जिसका मैं अब हिस्सा हूं, और इसीलिए मैं आज आपसे मिलने यहाँ आया हूं। ली चेनफैंग और अन्य लोग दंग रह गए। कौन सा संगठन? ली फैन ने अत्यंत गंभीरता से कहा, एक संगठन जो अमर क्षेत्र के खिलाफ जवाबी हमला करने के लिए सभी बाहरी क्षेत्रों को एकजुट करने के लिए समर्पित है। प्रति अमर लोग पर हमला। वे तीनों एकदम चौंक गए। ली फैन अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खड़ा था और थोड़ा सा सिर हिला रहा था। यह सही है। 1000 साल पहले हमें दर्द और आक्रोश से भरकर अपने घरों से निकाल दिया गया था। लंबे समय से अधिकांश लोगों के लिए अपनी मातृभूमि की यादें धुंधली हो गई हैं। लेकिन अभी भी कुछ चुनिंदा लोग हैं जिन्होंने सब कुछ अपने दिल में रखा है। उन्होंने कसम खाई कि एक दिन वे वापस लौटेंगे। वे वो सब वापस लेंगे जो उनका हक है। ली फैन ने अनुनय से भरी आवाज का उपयोग करते हुए अपने साथ एपर्चर उत्तम हृदय को सक्रिय किया। हमारे छोटे संसारों की तुलना में जुआनहुआंग क्षेत्र बहुत विशाल है। यह जीवन से भरपूर है, संसाधनों से भरपूर है, लेकिन इस पर तो उन शापित किसानों का कब्जा है। फिर भी हम बंजर तंग इलाकों में जीने को मजबूर हैं, जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कितना अनुचित, ली फैन ने आक्रोश से कहा। ली चेनफैंग ने अन्य लोगों के साथ मिलकर अपने साम्राज्य द्वारा अधिकृत विश्व की तुलना जुआनहुआंग साम्राज्य से की। वे सहमति में सिर हिलाए बिना न रह सके। विशाल अमर गठबंधन की तुलना में हम जानते हैं कि हमारी अपनी ताकत बहुत कमजोर है। केवल अपनी सभी शक्तियों को एकजुट करके ही हम उनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। वास्तव में 500 साल पहले हमने एक प्रयास किया था। दुर्भाग्यवश उस समय हमारे पास पर्याप्त सहयोगी नहीं थे और अंततः हम असफल रहे। लेकिन हमने हार नहीं मानी है। ली फैन की आंखें तीव्रता से जल उठी जब उसने ली चेनफैंग और अन्य लोगों को देखा। पिछले कई वर्षों से हम नए साझेदारों की तलाश कर रहे हैं और पुनः ऊर्जा संचित कर रहे हैं। अनगिनत बाह्य क्षेत्र है और कौन जानता है कि उनमें से कितने संयुक्त रह गए हैं। लेकिन आपकी तरह जो लोग भी तस्करी करके अंदर आए हैं वे बेहद सतर्क हैं, इसलिए प्रगति धीमी रही है। अभी हाल ही में मैंने तुम्हें देखा था। थोड़ी खोजबीन के बाद मुझे पता चला। जू शातांग को कुछ याद आया और वह बोला, 500 साल पहले अमर क्षेत्र के खिलाफ जवाबी हमला। जुआनहुआंग क्षेत्र के इतिहास के साम्राज्य के अभिलेखों में वास्तव में इस घटना का उल्लेख है। ली चेनफैंग की आंखों में थोड़ा अफसोस झलकाया, लेकिन उन्होंने जल्दी से उसे छुपा लिया। कुछ क्षण विचार करने के बाद उन्होंने सावधानी से पूछा, तो वरिष्ठ, क्या आप हमारे साम्राज्य को संगठन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने आए हैं? यह सही है। ली फैन ने सिर हिलाया। जू शातांग बोलने ही वाला था, लेकिन ली चेनफैंग ने उसे वापस खींच लिया। यह युवक तीनों में सबसे छोटा होने के बावजूद उनमें प्रमुख स्थान रखता था। उन्होंने ली फैन की ओर देखा और कूटनीतिक ढंग से उत्तर दिया, हम संगठन के महान लक्ष्य की प्रशंसा करते हैं, लेकिन हमारा साम्राज्य बहुत कमजोर है। अगर हम संगठन में शामिल भी हो जाए तो हमें डर है कि हम ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। हम बस एक बोझ बन जाएंगे। ली फैन ने ली चेनफैंग को टोकते हुए अपना हाथ उठाया। मैंने तुम्हारे सपनों में तुम्हारे साम्राज्य की ताकत देखी है। यह बहुत मजबूत तो नहीं है, लेकिन संगठन में शामिल हुए कई देशों के बीच इसे मध्यम से ऊपरी स्तर का माना जा सकता है। आपको अपने आप को छोटा समझने की जरूरत नहीं है। ली फैन ने ली चेनफैंग को एक जानकार मुस्कान के साथ देखा। इसके अलावा यहां तक कि उन दुनियाओं में भी जिनके पास कोई अमर शक्तियां नहीं है, संगठन ने उनके शामिल होने के आवेदन को अस्वीकार नहीं किया है। आखिरकार ताकत का हर हिस्सा अच्छा होता है। अगर आप में ताकत की कमी है तो अपनी जनशक्ति से योगदान दीजिए। संगठन आपको योग्य योद्धाओं को तैयार करने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करेगा।
ली फैन के शब्दों में इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। ली चेनफेंग की मुस्कान धीरे-धीरे फीकी पड़ गई। उसने आगे बहस करने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि ली फैन की अभिव्यक्ति ठंडी पड़ गई। ली चेनफेंग का दिल डूब गया। पूरे गुप्त कक्ष में तनाव फैलने लगा। हालांकि किसी कारण से थोड़ी देर बाद ली फैन का व्यवहार फिर से नर्म हो गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हें यह बताना नहीं चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम अभी भी उस हास्यास्पद भागने की योजना पर अड़े हुए हो। ऐसे कमजोर भागने वाले। ली फैन ने ठंडे स्वर में कहा, ईमानदारी से कहूं तो जुआनहुआंग क्षेत्र से भागने के लिए 1 लाख सीमा तोड़ने वाली वेल का उपयोग करने की आपकी योजना पूरी तरह से असंभव है। जिस क्षण आप जुआनहुआंग क्षेत्र छोड़ेंगे, उसी दिन आपका साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। ली चेनफेंग और अन्य लोग पूरी तरह से अचंभित थे। वरिष्ठ, आपका क्या मतलब है? खुद ही देख लो। ली फैन ने उन तीनों की ओर उंगली उठाई। एक पल में ली चेनफेंग को लगा जैसे आसपास का दृश्य गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे वह अंतहीन शून्य में पहुंच गया हो। दूर पर एक विशाल गोला टिमटिमा रहा था। प्रकाश की एक धारा गोले से बाहर निकली, जो बाहर निकलने का प्रयास कर रही थी। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से जब यह गोले से एक निश्चित दूरी तक उड़ गया, तो इसने अपना रास्ता बदल दिया और अपरिवर्तनीय रूप से ऊपर की ओर उड़ गया। वहां मानो किसी भयानक जानवर ने अपने जबड़े खोल दिए हों, उसे निगलने के लिए खींचा गया। ली चेनफेंग अन्य लोगों के साथ ठंडे पसीने से भीग गए और पूरी तरह से घबराहट में जमीन पर गिर पड़े। वह क्या है? वह ली फैन को घूरता रहा, उसकी आंखें भय से भरी थीं। आपको क्या लगता है कि हम अमर क्षेत्र पर पलटवार करने के लिए जी जान से क्यों लड़ते हैं? क्योंकि हमारे पास भागने के लिए कोई जगह नहीं है। ली फैन ने उपहासपूर्ण लहजे में कहा, यह अमर खंडहर है, एक अज्ञात और भयानक अस्तित्व जो पूरे जुआनहुआंग क्षेत्र पर अपनी नजरें गड़ाए हुए है। जुआनहुआंग क्षेत्र विशाल और शक्तिशाली है, शायद यह अमर खंडहरों को लंबे समय तक झेल सकता है, लेकिन हमारी छोटी दुनिया एक अलग कहानी है। और हम आपके साम्राज्य की हास्यास्पद योजना को न भूलें, जिस पर आपने इतनी मेहनत की थी। ली फैन ली चेनफेंग को सच्चाई से मारता रहा। साम्राज्य के उन तीनों लोगों को यह एहसास हो गया कि यदि वे जुआनहुआंग राज्य छोड़ देंगे तो उनका क्या हश्र होगा। उनके चेहरे मौत की तरह पीले पड़ गए। इसलिए हमसे जुड़ना ही एकमात्र रास्ता है, ली फैन ने स्पष्ट रूप से कहा। बेशक, अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं और अमर खंडहर की शक्ति का परीक्षण करने पर जोर देते हैं, तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। आखिरकार मृतकों पर अच्छी सलाह व्यर्थ जाती है। संगठन को आपकी मदद की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ली फैन ने लापरवाही से कहा। आखिरकार तीनों ही साम्राज्य द्वारा चुने गए असाधारण दृढ़ निश्चय वाले कुलीन लोग थे। एक क्षण बाद उनके पीले चेहरे धीरे धीरे ढीले पड़ गए। ली चेनफेंग ने उत्तर दिया, वरिष्ठ, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है, हम निर्णय नहीं ले सकते। ली फैन ने तुरंत कहा, मैं तुम्हें 2 महीने का समय दूंगा। 2 महीने बाद मैं यहाँ वापस आऊंगा और मुझे आपका स्पष्ट जवाब चाहिए होगा। ली चेनफेंग ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया और अनिच्छा से ही सहमत हो सका। संगठन के रहस्यों को शामिल करते हुए अगर कभी ऐसा हो जाए तो हमें कुछ छोटे मोटे कदम उठाने पड़ेंगे। ली फैन ने तीनों की तरफ देखा और अपनी उंगली हिलाई। ली चेनफेंग को अपने शरीर में एक ठंडक महसूस हुई, जो तुरंत गायब हो गई और पता ही नहीं चली। हालांकि उन्होंने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की और सहमति में सिर हिला दिया। जाने से पहले ली फैन ने अपनी भंडार अंगूठी से 100 मानक उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थर निकाले और उन्हें साम्राज्य के तीनों लोगों को दे दिया। यह संस्था का नियम है, पहली मीटिंग में कुछ उपहार तो होने ही चाहिए, लेकिन 10,000 योगदान अंकों के साथ आप लोग ये सब नहीं देख पाएंगे। ली फैन ने कुछ फाउंडेशन स्थापना साधकों की ओर देखा जो अभी भी गुप्त कमरे के बाहर सो रहे थे। आधार स्थापना गुरुओं, हम अच्छी विधि है। हालांकि प्रत्येक क्यूई शोधन साधक से सीमित मात्रा में ही संसाधन निचोड़े जा सकते हैं, लेकिन एक मीनार में रेत इकट्ठा करने की तरह जब मात्रा पर्याप्त हो जाती है तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। जो शातांग का चेहरा शर्म से लाल हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। हालांकि ऐसा कोई झूठ नहीं है जिसे हमेशा के लिए तोड़ा न जा सके। एक बार जब आप संगठन में शामिल हो जाएं, तो उसे रोक दें। यदि आप योगदान अंक चाहते हैं तो संगठन आपकी मदद करेगा। ली फैन अचानक आया और तेजी से चला गया। ये शब्द कहकर वह आसमान में उड़ गया और तीनों की नजरों से ओझल हो गया। गुप्त कमरे में बस मौत का सन्नाटा छा गया। योगदान अंकों का क्या उपयोग है? हम जुआनहुआंग क्षेत्र नहीं छोड़ सकते, अपना वंश स्थापित करना असंभव है। लंबे समय के बाद जियो जिन ने उदास होकर कहा। जू शातांग ने ली चेनफेंग की ओर देखा और पूछा, मास्टर ली, आप क्या सोचते हैं? उस व्यक्ति ने जो कहा उसमें से कितना सच था और कितना झूठ? जुआनहुआंग क्षेत्र में घुसपैठ करने वाले चोर होने के नाते वे हर चीज के प्रति बेहद सतर्क थे। स्वाभाविक रूप से वे आकाश से अचानक प्रकट हुए किसी साधक की कही हर बात पर विश्वास नहीं करते। ली चेनफेंग ने एक पल सोचा और जवाब दिया, यह सच होना चाहिए। इस व्यक्ति की साधना अथाह है। मेरे शरीर में स्थित पशु देव कवच सैद्धांतिक रूप से स्वर्ण मूल साधकों से मुकाबला कर सकता है, लेकिन इस व्यक्ति के सामने मेरे साथ आसानी से खिलवाड़ किया जा सकता था और मुझ में विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। और लोगों को स्वप्न में फंसाने का वह तरीका। ली चेनफेंग की आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी। अगर उसके इरादे सचमुच दुर्भावनापूर्ण हैं, तो हम। ली चेनफेंग ने अपना सिर हिलाया और चुप हो गया। वह जो कहना चाहता था वह अनकहा रह गया। अगर ऐसा है तो हमें जल्द से जल्द यह खबर वापस देनी होगी, जू शातांग ने कहा। हाँ, मैं स्वयं साम्राज्य में वापस आऊंगा और स्थिति स्पष्ट करूंगा। बेशक अंतिम परिणाम अभी भी थिंक टैंक और महारानी के निर्णय पर निर्भर करता है, ली चेनफेंग ने निर्णायक रूप से कहा। हाय, पीढ़ियों का बलिदान, वह भी उस कार्य के लिए जिसे पूरा करना मूलतः असंभव है। मुझे डर है कि एक बार खबर जारी हो जाने पर साम्राज्य को एक और बड़े सफाई का सामना करना पड़ेगा। जू शातांग ने धीरे से आह भरी। ली चेनफेंग ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों की उदासी दबाई नहीं जा सकी। देर न करते हुए उसने पशु देव कवच को सक्रिय करके तेजी से एक निश्चित दिशा की ओर उड़ान भरी। ली चेनफेंग एक निश्चित समुद्री क्षेत्र के ऊपर हवा में रुका, फिर अचानक नीचे गिरा और गहरे समुद्र में गायब हो गया। दरअसल जानवर देवता कवच का रूप बदल गया और वह एक गहरे समुद्र के राक्षस में तब्दील हो गया। उसने फिर से दिशा बदली। कई बार ऐसा करने के बाद वह अंततः कांगयून सागर से निकलकर शिलिन प्रांत में प्रवेश कर गया। पहाड़ों में एक गहरी घाटी के खंडहरों में वह अंततः गायब हो गया। निराकार हत्या का इरादा अपनी धारणा खो गया और ली फैन थोड़ा मुस्कुराया। वे काफी सतर्क हैं, दुर्भाग्य से यह बेकार है। साम्राज्य की ओर जाने वाले मार्ग के प्रवेश द्वार के बारे में जानकर ली फैन का मन अस्थायी रूप से उस दिशा से हट गया। इस बार वह वानशियान द्वीप पर वापस नहीं लौटा, बल्कि फिर से समुद्र की गहराई में पहुंच गया और एक गुप्त कक्ष खोद डाला। उसने चारों कोनों में अनुष्ठानों का आयोजन किया और इस जीवन में पतित अमर लोक की अपनी पहली खोज की तैयारी की। सत्य के बाद मुझे आश्चर्य है कि पतित अमर क्षेत्र में मेरे सामने आने वाले दृश्य पिछले जीवन से अलग होंगे। क्या मैं निंगुआन शहर लौटकर भाई झांग से मिलूंगा, या मैं शाही पशु संप्रदाय में या कहीं और प्रकट होऊंगा? ली फैन ने मन ही मन सोचा और चिल्लाया, जुआनहुआंग के दिव्य सम्राट द्वारा दिया गया आशीर्वाद। उसकी दृष्टि धीरे धीरे धुंधली हो गई। जूनियर भाई, जूनियर भाई। ली फैन ने आंखें खोली और उसका दिल धड़क उठा। उसके सामने भाई झांग का चिंतित चेहरा था। झांग ग्यानमो की भविष्य की उपलब्धियों को पहले से ही जानने के बाद ली फैन की अपने वरिष्ठ भाई के प्रति निगाह पूरी तरह से अलग थी। क्या मैं फिर से सुंदर हो गया हूं? मुझे आपकी नजरें अजीब क्यों लग रही हैं, छोटे भाई? झांग ग्यानमो ने उसकी ठुड्डी को छुआ और मुस्कुराते हुए पूछा। ली फैन ने अपनी अजीबता को दबाते हुए अपने बड़े भाई से बातचीत की, जैसा कि उसने पहले करने की कोशिश की थी। जब झांग ग्यानमो ने एक बार फिर अपनी 3 बड़ी आकांक्षाओं के बारे में बात की, तो ली फैन पिछले जन्म की तरह सदमे में चुप नहीं रहा।
इसके बजाय उसने ताली बजाई और कहा, अगर मुझे कोई दूसरा साधक मिले जो केवल आधार स्थापना साधना के साथ इतना अहंकारी होने का साहस करता है, तो मैं निश्चित रूप से उसे बैंगनी वज्र से मार गिराऊंगा। लेकिन जब ये शब्द आपके मुंह से निकलते हैं वरिष्ठ भाई, तो किसी कारण से मुझे लगता है कि यह उचित है। झांग ज्ञानमो खिलखिलाकर हंसा और ली फैन के कंधे पर थपथपाया। छोटे भाई, आपने चापलूसी करना कब सीखा? लेकिन मुझे आपकी बात पसंद आई। ली फैन अपने वरिष्ठ भाई के साथ बातचीत करता रहा और धीरे से उसकी चापलूसी करता रहा। थोड़ी देर बाद ली फैन ने लापरवाही से पूछने का नाटक किया, वैसे वरिष्ठ भाई, अगर एक दिन आपकी सभी आकांक्षाएं पूरी हो गईं, तो क्या होगा? झांग ज्ञानमो दंग रह गया। एक पल ध्यान से सोचने के बाद उसने कहा, दुनिया में चीजें अक्सर अस्थिर होती हैं। मृत राख को भी पुनर्जीवित किया जा सकता है, यह सामान्य है। उदाहरण के लिए राक्षसों को नष्ट करने का मामला लें। भले ही मैं किसी बिंदु पर वास्तव में इसे हासिल कर लूं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि भविष्य में राक्षस पृथ्वी पर फिर से प्रकट नहीं होंगे। अपने व्यक्तित्व के साथ मैं संभवतः एक भव्य आकांक्षा धर्म शरीर को शाश्वत दमन के रूप में छोड़ दूंगा। ली फैन जिज्ञासा से पूछ बैठे, वरिष्ठ भाई, यह महाप्राण धर्म शरीर क्या है? झांग ज्ञानमो मुस्कुराया, यह बस एक अवास्तविक कल्पना है। आप इसे एक ऐसे शरीर के रूप में सोच सकते हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी के नियम में बदल जाता है और हमेशा के लिए अस्तित्व में रहता है। यदि यह विशिष्ट परिस्थितियों से प्रेरित होता है, तो धर्म शरीर दुनिया में प्रकट होगा। उदाहरण के लिए राक्षसों के विनाश के बाद यदि कोई महान राक्षस फिर से प्रकट होता है, तो विनाश महाप्राण धर्म शरीर प्रकट होगा और उसे मार देगा। इस तरह यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि यह पीढ़ियों तक परिवर्तित रहे और आकांक्षा हमेशा बनी रहे। कनिष्ठ भाई, आप मेरी विधि के बारे में क्या सोचते हैं? झांग ज्ञानमो ने पूछा। वरिष्ठ भाई, आप सचमुच एक विलक्षण प्रतिभा है। ली फैन ने ईमानदारी से प्रशंसा की। झांग ज्ञानमो पुनः हंस पड़े, क्योंकि उन्हें लगा कि उनका कनिष्ठ शिष्य अब अधिकाधिक पसंद करने योग्य हो गया है। बेशक ली फैन अपने वरिष्ठ भाई की प्रशंसा करता था, लेकिन फिर भी उसे औपचारिकताएं निभानी पड़ती थीं। उसने वही तरीका अपनाया जो उसने पिछले जन्म में अपनाया था। वह श्री बाई के तहखाने में गए और एक पूर्ण अमर पत्थर की कीलें तैयार की। फिर उसने अपने बड़े भाई को वहां फुसलाया। उसे आश्चर्यचकित करते हुए उसने उसके शिरोबिंदु को पत्थर की कीलों से सील कर दिया तथा उसे बैंगनी अमृत निर्माण तकनीक के बारे में पूछताछ करने का नाटक किया। झांग ज्ञानमो ने ली फैन को अविश्वास भरी निगाहों से देखा, मानो वह उसे हमेशा याद रखना चाहता हो। फिर उसने आत्महत्या कर ली। अपने वरिष्ठ भाई से निपटने के बाद सोंग हे और निंगुआन शहर में सोंग हे के अनुयायी अब कोई परेशानी पैदा नहीं कर सकते थे। अपने पिछले जीवन के अनुभव के साथ ली फैन ने साधकों के बीच लड़ाई के दौरान निंगुआन शहर के विनाश की घटना को कुशलतापूर्वक हल किया। आसपास का दृश्य तुरंत धुंधला हो गया। ली फैन ने एक बार फिर श्री बाई को खूनी खंडहर में स्तब्ध खड़े देखा। दुर्भाग्यवश ली फैन ने चाहे कितनी भी कोशिश की, वह उसका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। अंततः स्क्रीन काली हो गई। ली फैन पतित अमर क्षेत्र से बाहर निकलकर वास्तविक दुनिया में लौट आया। अपने लाभ को महसूस करते हुए ली फैन को थोड़ा अफसोस हुआ। निंगुआन शहर से दीर्घायु फल लाने के लिए मिलने वाला इनाम 3 पुनर्जन्म दीर्घायु फल जो जीवन को 300 साल तक बढ़ा सकते हैं, अभी भी मौजूद है। बात बस इतनी है कि सीनियर भाई झांग को हराने के बाद मुझे कोई नई तकनीक नहीं मिली। हालांकि ली फैन को जल्द ही राहत महसूस हुई। वरिष्ठ भाई झांग अभी भी दुनिया में जीवित है और मुझे उनकी तकनीकों की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं सचमुच उसे यहां ले आऊं, तो यह और भी परेशानी भरा होगा। ली फैन ने पतित अमर क्षेत्र की इस यात्रा का विश्लेषण किया। अब तक ऐसा लगता है कि पतित अमर क्षेत्र मेरे पुनर्जन्म के बाद मेरे पिछले जीवन के अनुभवों का पता नहीं लगा सकता है। लेकिन एक बात तो निश्चित है, मैं पतित अमर क्षेत्र में बहुत विशेष हूं। यह किसी प्रकार के मार्गदर्शन की तरह है जो मुझे निश्चित घटनाओं से गुजरने के लिए प्रेरित करता है। पहले ये निंगुआन शहर से दीर्घायु फल लाना था, अगला ये शाही जानवर संप्रदाय में परिवर्तन होगा, है ना? दिलचस्प। ली फैन को नहीं पता था कि इस विशेष स्थिति का कारण क्या था, लेकिन चूंकि पतित अमर लोक सत्य के प्रभाव को महसूस नहीं कर सकता था, इसलिए उसे डरने की कोई बात नहीं थी। इसके विपरीत पतित अमर लोक में ये निश्चित घटनाएं उसके लिए प्रत्येक जीवन में निश्चित खजाने प्राप्त करने का एक तरीका बन गई। ठीक लीजिंग की कब्र में दाव परिवर्तन पत्थर की तरह। जैसे जैसे वह पतित अमर क्षेत्र में गहराई से खोज करता जाएगा, तो संभवतः प्रत्येक जीवन में उसे अधिक संसाधन शीघ्रता से प्राप्त होते जाएंगे। ये ली फैन के लिए लाभदायक था। पतित अमर क्षेत्र में 3 पुनर्जन्म दीर्घायु फल प्राप्त करने के बाद इसमें पुनः प्रवेश करने के लिए समय प्रतिबंध थोड़ा बढ़ गया था। हालांकि यह उसके पिछले जीवन के पूरे वर्ष जितना लंबा नहीं था, वह लगभग 8 महीने में फिर से प्रवेश कर सकता था। शाही जानवर संप्रदाय। ली फैन ने इस बात की प्रतीक्षा शुरू कर दी कि वह शाही जानवर संप्रदाय में परिवर्तन के दृश्य से क्या हासिल कर सकता है। पुनर्जन्म दीर्घायु फलों के स्तर को देखते हुए यह बुरा नहीं होना चाहिए। उन्होंने समय की गणना की, जो कि ब्रोकन स्टोन फेस के बारे में 5 एल्डर्स एसोसिएशन के साथ उनकी नियुक्ति से कुछ समय पहले की बात है। ली फैन ने गुप्त कमरे के निशान मिटा दिए, जो किंग आंग के रूप में परिवर्तित हो गया और सहमत स्थान की ओर उड़ गया। यह एक और निर्जन द्वीप था। ली फैन ने कुछ देर खोजबीन की और उसे एक पत्थर मिला जिस पर निर्देशांक खुदे हुए थे। ऐसा लगता है कि 5 बुजुर्गों के संघ के पास झो किंग के अलावा कांग्यो सागर में अन्य गुप्त एजेंट हैं। इस पत्थर, संचार पत्थर और झो किंग के खर्चों की व्यवस्था किसी को करनी होगी। लेकिन जल्दबाजी में कोई समझदारी नहीं है, पहले 5 मिलियन योगदान अंक हासिल कर लें। ली फैन ने पत्थर को कुचल दिया और उस पर अंकित स्थान की ओर मुड़ गया। यह एक और पानी के नीचे का खंडहर था। ली फैन ने अपनी हथेलियां स्पष्ट टूटे हुए पत्थर पर रखी और सफलतापूर्वक संचार से जुड़ गए। प्रमुख, क्या शब्द है? ली फैन ने घबराहट का नाटक करते हुए पूछा। वे इस समझौते पर सहमत हो गए हैं, लेकिन हमें पहले यह पुष्टि करनी होगी कि प्रश्न सही है। ठीक है, मैं वापस जाकर हे झेंगहाओ को बता दूंगा। वैसे सर, मैंने बहुत अच्छा काम किया है, क्या कोई इनाम है? ली फैन ने अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए स्टोन फेस की ओर आशा भरी नजरों से देखा। ली फैन की प्रतिक्रिया स्टोन फेस की उम्मीदों के अनुरूप ही लग रही थी। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, चिंता मत करो, तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया जाएगा। क्या तुम कब से वन हॉट वेनरेबल की चित्र पुस्तक के लिए लालायित हो रहे हो? जब तक यह मिशन सुचारू रूप से चलता रहेगा, मैं किसी से इसे तुम्हारे पास भिजवा दूंगा। एक हृदय सम्राट की चित्र पुस्तक। ली फैन को तुरंत कामुकता के वे दृश्य याद आ गए जो उसने गैदरिंग सोल पल में 5 बुजुर्ग संघ के साधकों के आत्मा अंशों में महसूस किए थे। वह मन ही मन कोस रहा था। ली फैन हकला रहा था, बोलने में हिचकिचा रहा था। क्या? स्टोन फेस थोड़ा हैरान हुआ। सर, ये मैंने देख लिया है, क्या मुझे कुछ और चाहिए? ली फैन ने अपना सिर थोड़ा नीचे किया, उसकी आवाज धीमी थी, उसका चेहरा थोड़ा शर्मिंदा था। हाँ, पत्थर का चेहरा दंग रह गया, फिर उसे समझ आया। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारे खर्चे इतने ज्यादा हैं, तुम सारा पैसा इसी पर उड़ा रहे हो, वह गुस्से से बोला। ली फैन केवल चुप रह सका। थोड़ी देर बाद पत्थर के चेहरे का गुस्सा शांत हो गया। एक क्षण सोचने के बाद उन्होंने कहा, छोड़ो, इस बार तुम्हारे योगदान को देखते हुए मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कहूंगा। बेफिक्र स्वर्ग के बेफिक्र क्रिस्टल लैटिस के बारे में क्या ख्याल है? यह बादलों में तैरते हुए आनंद के स्वर्ग की ओर बढ़ते हुए जैसा है। क्या तुम मुझे इसके बारे में बहुत देर से नहीं सता रहे हो? ली फैन के दिल में बेबसी की लहर दौड़ गई। एक क्षण सोचने के बाद उसे केवल एक बहाना मिल गया और उसने चतुराई से कहा, प्रमुख, मैं ऐसा सोचता हूं। क्या तुमने मुझे हे झेंगहाओ के करीब जाने के लिए नहीं कहा था? लेकिन जब से उसने नवजात आत्मा तकनीक अपनाई है, उसकी साधना तेजी से बढ़ रही है, एक दिन में एक स्तर। उसे गोल्डन कोर चरण तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।
और मैं लंबे समय से फाउंडेशन स्थापना चरण में ही अटका हुआ हूं। अगर मैं अपनी फाउंडेशन स्थापना साधना के साथ जल्द ही इसमें सफल नहीं हो पाया तो उससे दोस्ती करना मुश्किल होगा। आखिरकार यह व्यक्ति, ली फैन ने अपनी जीभ चटकाई और बार-बार अपना सिर हिलाया। तुमने आखिरकार सबक सीख लिया। स्टोन फेस ने आश्चर्य से ली फैन को देखा, लेकिन एक पल सोचने के बाद उसे लगा कि उसने जो कहा वह सही था। उसने तुरंत सिर हिलाया, बुरा नहीं है, हे झेंगहाओ बहुत महत्वपूर्ण है। वह उन प्रमुख लोगों में से एक है जिन्हें आपको जीतना होगा। इसके अलावा आप उससे स्वर्गीय युवान परिवर्तन संरचना की संरचना प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। कुछ देर रुकने के बाद पाषाण मुख ने आगे कहा, खैर यह काम बहुत कठिन है। लगता है हमें जल्द से जल्द आपकी साधना को स्वर्णिम को स्तर तक सुधारना होगा। आप 10,000 अमर गठबंधन में स्वयं एक तकनीक के लिए विनिमय कर सकते हैं। हम इस संबंध में सहायता प्रदान नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें ज्ञान की गोलियों की कुछ बोतलें दे सकता हूं। ली फैन बहुत खुश हुआ। उन्होंने ज्ञानोदय गोलियों के चमत्कारी प्रभावों का अनुभव किया था, लेकिन उन्हें प्राप्त करना कठिन था। यदि वह बहुत सारा पैसा भी दे देता तो भी वह बहुत अधिक नहीं खरीद सकता था। यदि वह स्टोन फेस से कुछ प्राप्त कर सके तो यह सबसे अच्छा होगा। बस थोड़ा सा, यह पर्याप्त नहीं है। हालांकि ली फैन ने अभी भी लालची होने का नाटक किया। प्रमुख, आप मेरी योग्यता जानते हैं। चाहे ज्ञान की गोलियां कितनी भी चमत्कारी क्यों न हो, वे मेरे लिए ज्यादा उपयोगी नहीं होंगी। पत्थर के चेहरे ने अधीरता से कहा, मुझे परेशान मत करो, मैं सोच रहा हूं। टूटे हुए पत्थर पर बनी छवि अचानक शांत हो गई। ली फैन ने आग्रह नहीं किया, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। काफी देर बाद इंसानी चेहरे ने जवाब दिया, मिल गया। यहाँ कुछ ऐसा है जो आपके लिए बिल्कुल सही है। ओह, यह क्या है? ली फैन ने कुछ उत्साहित होकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी को निगलने की महान तकनीक। मानव चेहरे ने आत्मसंतुष्ट भाव से कहा, स्वर्ग और पृथ्वी को निगल जाना। ली फैन ने आंखें मूंद ली, कुछ देर तक सोचा, लेकिन उसे अपनी स्मृति में इससे संबंधित कोई जानकारी नहीं मिली। सौभाग्य से मानव चेहरे का ली फैन को परखने का कोई इरादा नहीं था। उसने सीधे तौर पर समझाया, यह प्राचीन काल के एक कुख्यात साधक द्वारा छोड़ी गई साधना पद्धति है। इस व्यक्ति ने एक अनोखा रास्ता अपनाया, स्वर्ग और पृथ्वी से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित नहीं किया, बल्कि साधना के लिए सीधे आध्यात्मिक शिराओं और पृथ्वी की शिराओं को ग्रहण किया। यद्यपि उसकी प्रगति अत्यंत तीव्र थी, फिर भी वह स्वयं को संयमित करना नहीं जानता था, इसलिए उसने लापरवाही से कार्य किया और कुछ ही समय में कई प्रांतों की आध्यात्मिक ऊर्जा सूख गई और पहाड़ों का आकार बदल गया। अंततः उसे खोज लिया गया और उसकी खाल उधेड़ दी गई, उसकी हड्डियां निकाल ली गई और उसकी आत्मा को तितर-बितर कर दिया गया। हालांकि पूछताछ के बाद उनकी गुप्त तकनीक को संरक्षित कर लिया गया। ली फैन ने एक पल के लिए सोचा, विचारपूर्वक कहा, सिर का मतलब है मुझे 10,000 अमर गठबंधन की आध्यात्मिक नसों और पृथ्वी की नसों को गुप्त रूप से अवशोषित करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी को भस्म करने की महान तकनीक का उपयोग करने दें। मानव चेहरे ने सिर हिलाया, आप एक त्वरित सीखने वाले हैं। 10,000 अमर गठबंधन के अधिकांश गढ़ पृथ्वी की नसों के ऊपर बने हैं। आप तायान द्वीप के संरक्षक के रूप में बस सावधान रहें, हर बार थोड़ा सा अवशोषित करें और यह निश्चित रूप से पता नहीं चलेगा। और आप जैसे आधार स्थापना साधक के लिए पृथ्वी शिरा ऊर्जा की यह थोड़ी सी मात्रा पहले से ही एक बेहतरीन पूरक है। इस तरह आप स्वर्णिम कोड क्षेत्र में शीघ्रता से आगे बढ़ सकेंगे। ली फैन ने खुशी से कहा, प्रमुख, आप वास्तव में बुद्धिमान और बहादुर हैं। हालांकि मानवीय चेहरा ली फैन की चापलूसी में नहीं फंसा। उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, जाओ और हे झेंगहाओ से पहले दिन की परीक्षा के प्रश्न ले आओ। परिणाम आने का इंतजार करो और उस रात लेन देन करने से पहले उनकी पुष्टि कर लो। उस समय मैं किसी को खास तौर पर भेजूंगा, आपको बस हैंडओवर संभालना है। वैसे मैं उसे आपके लिए स्वर्ग और पृथ्वी को निगलने की महान तकनीक भी लाने को कहूंगा। ली फैन मानव चेहरे के निर्णय से आश्चर्यचकित नहीं हुआ। आखिरकार 5 लाख योगदान अंक कोई छोटी रकम नहीं थी। उसे, जो ऊपरी तौर पर एक फाउंडेशन स्थापना साधक है, प्रबंधित करने के लिए सौंपना संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने सहमति में बार-बार सिर हिलाया। अब तुम जाओ, मानव चेहरे ने निर्देश दिया। हम हाल ही में अक्सर मिलते रहे हैं, रास्ते में सावधानी बरतें। महत्वपूर्ण क्षणों में कोई खामी उजागर न करें। प्रमुख, आप निश्चिंत रह सकते हैं। ली फैन ने उसकी छाती थपथपाई और गारंटी दी। अगली बैठक के स्थान पर सहमति बनने के बाद टूटा हुआ पत्थर धीरे-धीरे अपनी चमक खोकर धूल में बदल गया। पृथ्वी शिरा ऊर्जा को भस्म करके साधना। ली फैन को अचानक कुछ याद आया। यदि मैं इसका उपयोग कर सकूं, तो इस जीवन में मेरी साधना की गति मेरी अपेक्षा से भी अधिक तीव्र हो सकती है। जोहो के गग का वेश धारण करके ली फैन चुपचाप तायान द्वीप के लिए वापस उड़ गया। उसका क्लोन तायान द्वीप की सुरक्षात्मक संरचना में गहराई से छिपा हुआ था, इसलिए उसे खोजे जाने की चिंता नहीं थी। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से ली फैन ने अपने बंद दरवाजे वाले साधना कक्ष में संरचना की एक और परत स्थापित की। उन्होंने स्वयं को और अधिक छिपाने के लिए गुप्त तकनीक, एक हाथ से आकाश को ढकना का भी प्रयोग किया। यह सब करने के बाद उसने अपनी भंडारण अंगूठी से एक खाली ज़ेड पर्ची निकाली। दाव एकीकरण पत्थर की नीली रोशनी ली फैन के दिमाग में प्रवाहित हुई और उसके पिछले जीवन से याद किए गए परीक्षा के सभी प्रश्न उसने ज़ेड पर्ची पर उकेर दिए। 10,000 इमॉर्टल्स अलायंस की भर्ती परीक्षा को कई विषयों में विभाजित किया गया था, राजनीति, कानून, अर्थशास्त्र, मार्शल आर्ट्स कलाकृतियां, फॉर्मेशन, गोली, तावीज इत्यादि। इसका आयोजन विभिन्न प्रांतीय सरकारी कार्यालयों द्वारा किया गया, जिसमें मार्शल आर्ट हॉल ने भी सहायता की। सभी आवेदकों को सभी विषयों में परीक्षा देनी थी। व्यापक मूल्यांकन के बाद सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा और उन्हें 10,000 इमॉर्टल्स अलायंस मुख्यालय या अन्य महत्वपूर्ण गोपनीय क्षेत्रों में नियुक्त किया जाएगा। फिर उनके समग्र प्रदर्शन और व्यक्तिगत नौकरी वरीयताओं के आधार पर उन्हें पद आवंटित किए जाएंगे। परीक्षा का प्रारूप आध्यात्मिक ज्ञान गेंद की तरह प्रश्नों और उत्तरों तक सीमित नहीं था। उदाहरण के लिए, राजनीति परीक्षा में अभ्यर्थी योग के समान वास्तविक भ्रम में डूब जाएंगे। वे विभिन्न घटनाओं का अनुभव करेंगे, जिससे उनकी जागरूकता और निष्ठा का परीक्षण होगा। और आर्टिफैक्ट, फॉर्मेशन, पिल और टेलिस्मैन जैसे कौशलों के लिए सैद्धांतिक परीक्षणों के अलावा अभ्यर्थियों को मौके पर ही व्यवहारिक संचालन भी करना पड़ता था। हर बार भर्ती परीक्षा में भाग लेने वाले किसानों की संख्या बहुत अधिक थी, हालांकि उनमें से अधिकांश केवल भाग लेने के लिए ही वहां आते थे। लेकिन यह प्रक्रिया समय लेने वाली और इसमें शामिल लोगों के लिए श्रमसाध्य थी। हालांकि किसान अभी भी भाग लेने के लिए उत्सुक थे और प्रत्येक परीक्षा के लिए आवेदकों की संख्या कभी कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ती गई। कुल मिलाकर जिन लोगों ने ध्यान दिया, उनके लिए दशक में एक बार होने वाली यह भर्ती परीक्षा एक भव्य आयोजन मानी जा सकती है। पहले दिन के परीक्षा प्रश्नों और बाकी प्रश्नों को 2 ज़ेड पर्चियों पर अलग-अलग उकेरने के बाद ली फैन ने राहत की सांस ली। ली फैन का स्वयं परीक्षा देने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार उसके लिए 10,000 अमर गठबंधन प्रणाली में प्रवेश करने के कई और सुविधाजनक तरीके थे। इसके अलावा इस जीवन में उनका प्राथमिक कार्य 5 तत्वों के उपविश्व का उपयोग करके नवजात आत्मा क्षेत्र की ओर बढ़ना था। 10,000 अमर गठबंधन में शामिल होने से केवल एक अतिरिक्त बाधा उत्पन्न होगी, जो उसके कार्यों के लिए अनुकूल नहीं थी। अभी 1.5 महीना बाकी है, बस धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करो। ली फैन ने भविष्य में उत्पन्न होने वाली किसी भी संभावित परिवर्तनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करते हुए खेती की। समय धीरे-धीरे बीतता गया। इस अवधि के दौरान किसी भी संदेह से बचने के लिए ली फैन ने हे झेंगहाओ को कई बार अतिथि के रूप में तायान द्वीप पर आमंत्रित किया। उन्होंने गठन को सील कर दिया और देर रात तक उनके साथ बातचीत की। ली फैन, जो हे झेंगहाओ के स्वभाव को अच्छी तरह से जानते थे, ने स्वाभाविक रूप से उनके साथ सुखद बातचीत की। कई बार ऐसा होने के बाद हे झेंगहाओ ने जोहो के गग को एक विश्वासपात्र के रूप में माना और सामान्य बातचीत में हे झेंगहाओ ने कई बार प्राचीन तियानजी संप्रदाय के एक साधक द्वारा निर्देशित होने का दावा किया।
उन्होंने एक महत्वपूर्ण निवेश किया था और अपना जीवन पूरी तरह से बदल दिया था, और उसके बाद से उनकी किस्मत ही बदल गई। नवजात आत्मा तकनीक की साधना के बाद वह अब गोल्डन कोट क्षेत्र तक पहुंचने की कगार पर था। ली फैन ने सतह पर बहुत ईर्ष्यालु होने का नाटक किया। वह बार-बार हे झेंगहाओ की चापलूसी करता रहा और उससे विनती करता रहा कि अगली बार जब उसे धन कमाने का मौका मिले तो वह उसे याद रखे। हे झेंगहाओ ली फैन की लगातार विनती का विरोध नहीं कर सके और तुरंत सहमत हो गए। इसके बाद ली फैन के चेहरे पर राहत भरी मुस्कान आ गई। इसके अलावा कांगयुन सागर शांत और शांतिपूर्ण था और कोई अन्य असामान्य घटना नहीं घटी। जल्द ही भर्ती परीक्षा की आधिकारिक शुरुआत से 3 दिन पहले ही शेष रह गए। हे झेंगहाओ से फिर से लंबी बातचीत करने और उन्हें जाने देने के बाद ली फैन अचानक खड़े हो गए। ये समय है। वह चुपचाप उस बैठक स्थल की ओर उड़ चला जिस पर उसने सहमति जताई थी, टूटे हुए पत्थर पर मानव चेहरे के साथ। पहले की तरह ही कदम उठाते हुए उन्होंने इस बार भी बैठक स्थल ढूंढ लिया। सत्यापन के बाद अचानक मानवीय चेहरा सामने आ गया। कैसा रहा? क्या तुम्हें परीक्षा के प्रश्न मिल गए? मानवीय चेहरे की आवाज में घबराहट और उत्सुकता का एक दुर्लभ संकेत सुनाई दे रहा था। ली फैन भी अपना उत्साह नहीं छिपा सका। उसने सिर हिलाया, पहले दिन की परीक्षा के प्रश्नों से उत्कीर्ण ज़ेड पर्ची निकाली और उसे टूटे हुए पत्थर पर रख दिया। पीली रोशनी ने ज़ेड स्लिप को घेर लिया और मानव चेहरे की छवि धुंधली हो गई। एक पल बाद इंसानी चेहरे ने कहा, अच्छा यहीं रुको, 3 दिन में तुम्हें नतीजा पता चल जाएगा। इससे पहले कि ली फैन जवाब दे पाता, मानवीय चेहरा जल्दी से गायब हो गया। पीली रोशनी मंद हो गई, लेकिन इस बार टूटा हुआ पत्थर नहीं टूटा। ली फैन ने टूटे हुए पत्थर को देखा, उसकी आंखें गहरे अर्थ से भरी थीं। 3 दिन बाद जैसे ही सूरज डूबा, ली फैन समुद्र तल पर पालती मारकर बैठे थे, आंखें बंद करके साधना कर रहे थे। अचानक उसने टूटे हुए पत्थर पर एक पीली रोशनी चमकती हुई महसूस की और ली फैन ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। वह उठा और पूछा, सर कैसा है? क्या परीक्षा के प्रश्न असली हैं? हाँ, तुम छोटे बदमाश, तुमने इस बार बहुत बड़ी सेवा की है। मानव चेहरे की आवाज अदम्य उत्साह से भरी हुई थी। परीक्षा के प्रश्न असली हैं, डिब्बे गलत नहीं है। मैंने हमेशा सुना है कि 10,000 अमरों का गठबंधन बाहर से तो आकर्षक लगता है, लेकिन असल में यह अंदर तक सड़ चुका है। यह अफवाहों से भी बदतर है। प्रवेश परीक्षा जैसी बड़ी घटना जो संगठन के भविष्य और भाग्य से संबंधित है, वास्तव में व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल की जा रही है। यह तियान्यू प्रांत का हेंग परिवार है। उन लोगों के बारे में क्या जिनके पास और भी अधिक शक्ति है, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता। मानव चेहरा सदमे की स्थिति में लग रहा था, अविश्वास से भरा हुआ, बार-बार अपनी जीभ चटका रहा था। ली फैन ने बीच में ही टोकते हुए कहा, क्या यह हमारे लिए बेहतर नहीं है? 10,000 अमर गठबंधन जितनी जल्दी खत्म होगा, उतनी ही जल्दी हमारा 5 बुजुर्ग संघ जुबानहुआंग क्षेत्र को एकीकृत कर सकेगा। मानवीय चेहरे ने सहमति में सिर हिलाया, बिल्कुल सही, अंततः जीत हमारे 5 बुजुर्गों के संघ की ही होगी। वह रुक गया, उसका उत्तेजित मन धीरे-धीरे शांत हो गया। उनके चेहरे पर गंभीरता छा गई और उन्होंने निर्देश दिया, समय बहुत कम है, तुरंत ही झेंगहाओ से संपर्क करो और बाकी परीक्षा के प्रश्न ले आओ। लेन-देन का स्थान वानकांग मंडप के भीतर होगा। मैं किसी को भेजूंगा, रिसेप्शन की जिम्मेदारी आपकी है। वैसे बाकी बचे परीक्षा प्रश्नों को गलत होने से बचाने के लिए आपको परीक्षा समाप्त होने और अधिसूचना मिलने तक इंतजार करना होगा, उसके बाद ही उसे जाने देना होगा। मानव चेहरे ने ली फैन को विभिन्न सावधानियों के बारे में सावधानीपूर्वक निर्देश दिए, फिर गायब होने से पहले संपर्क विधि के बारे में बताया। हमेशा की तरह ली फैन ने तायान द्वीप पर लौटने से पहले घटनास्थल के सभी निशान मिटा दिए। सुरक्षात्मक संरचना के अंदर ली फैन और उसका क्लोन एक दूसरे के सामने बैठे थे। वानकांग मंडप, ली फैन पहले भी इस जगह पर आ चुके थे। यह वह स्थान था जहां हे झेंगहाओ ने अपने 12वें जीवन में अपनी मृत्यु से पहले अपनी विरासत 100 मेरिडियन संरचना का विस्तृत विवरण को संग्रहित किया था। कोंग्यू सागर में युलान द्वीप पर स्थित है और अपने पिछले जीवन में झो किंगयांग ने इस स्थान के माध्यम से मानव चेहरे के लिए आत्मा पत्थर की आपूर्ति प्राप्त की थी। ऐसा लगता है कि यह स्थान 5 बुजुर्ग संघ का गुप्त अड्डा हो सकता है। ली फैन ने एक पल के लिए विचार किया, फिर तुरंत एक हाथ से आकाश को ढकने की गुप्त तकनीक का प्रयोग किया, छिपाने वाली क्यूई ताबीज पहन ली, अपने क्लोन की साधना को छुपा लिया और 5 बुजुर्ग संघ के लोगों के आने का इंतजार किया। हालांकि उसका मुख्य शरीर अचानक एक अन्य रूप में परिवर्तित हो गया और टेलीपोर्टेशन सरणी के माध्यम से वह समय से पहले युलान द्वीप पर पहुंच गया। थोड़ी देर बाद जब उसका मुख्य शरीर गुप्त रूप से युलान द्वीप के बाहर पानी में छिप गया था, तायान द्वीप पर टेलीपोर्टेशन व्यू में अचानक एक साधक प्रकट हुआ। व्यक्ति की उपस्थिति स्पष्ट नहीं थी और तायान द्वीप पर पहुंचने के बाद उन्होंने द्वीप का चक्कर लगाया, फिर अपना सिर हिलाया और आह भरी। वे कुछ देर तक हवा में चुपचाप खड़े रहे, फिर धीरे-धीरे उड़कर दूर चले गए। ली फैन का क्लोन ये देखकर चुपचाप उसके पीछे चला गया। व्यक्ति की उड़ान की गति तेज नहीं थी, बल्कि धीमी थी, मानो जानबूझकर प्रतीक्षा कर रही हो। तायान द्वीप से कुछ दूर उड़ने के बाद वे एक उजाड़ और निर्जन समुद्री क्षेत्र में पहुंच गए। वे अचानक रुक गए और आवाज लगाई, साथी दाऊवादी, तुम चुपके से मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? ली फैन के क्लोन ने टूटे हुए पत्थर पर बने मानव चेहरे के निर्देशों का पालन करते हुए कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने सीधे पीले पृथ्वी तत्व की शक्ति से युक्त हथेली से वार किया। वह व्यक्ति ली फैन के बिना किसी चेतावनी के अचानक हमले के लिए तैयार नहीं था। उसने प्रतिरोध नहीं किया और वहीं स्तब्ध होकर बैठ गया। जैसे ही ली फैन की हथेली उस पर प्रहार करने वाली थी, पृथ्वी तत्व अचानक लकड़ी तत्व में बदल गया। उस व्यक्ति ने न तो कोई टालमटोल किया और न ही बिना घबराए सीधे ली फैन की हथेली पकड़ ली। चलो योलान द्वीप चलें। ली फैन की पहचान सत्यापित करने के बाद उन्होंने आगे कोई अभिवादन किए बिना अजीब आवाज में बात की। टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग करें या? ली फैन ने पूछा। उड़ना। ऐसा कहकर उन्होंने ली फैन को कसकर पकड़ लिया और फिर आगे बढ़ गए। उनके आसपास का दृश्य तेजी से बदल गया, केवल धूल पार करने वाली नाव की तुलना में थोड़ा धीमा, जिस पर ली फैन ने अपने पिछले जीवन में सवारी की थी। यह गति आत्मा परिवर्तन क्षेत्र या शायद गति में विशेषज्ञता वाली एक नवजात आत्मा। ली फैन शांत रहा और उसने अपने बगल में खड़े साधक की ओर नहीं देखा। रास्ते में उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। जल्द ही वह व्यक्ति ली फैन को युलान द्वीप ले आया। उन्होंने क्षेत्र की छानबीन की, लेकिन हे झेंगहाओ नहीं मिले। क्या तुमने हे झेंगहाओ को बताया? उन्होंने फिर पूछा, मानो पुष्टि कर रहे हो। ली फैन ने सिर हिलाया, क्या मुझे उससे पूछना चाहिए कि वह कहां है? उस व्यक्ति ने ली फैन को रोका, रुको, संचार आत्मा ताबीज का उपयोग न करना ही बेहतर है। ली फैन ने सहमति में सिर हिलाया, ऐसा प्रतीत हुआ कि वह निहितार्थ समझ रहे थे। उसी समय उनका मुख्य शरीर बिना किसी छुपाव के उस स्थान की ओर उड़ चला जहां वे थे। शीघ्र ही पंचवृद्ध संघ के ग्रहणकर्ता साधक ने ली फैन के मुख्य दल को आते हुए देखा। उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली और सतर्कता बढ़ा दी। ली फैन सीधे उनके सामने आया, जो किंगंग, क्या यह है? उसे झेंगहाओ ने मुझे भेजा है। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, 5 बुजुर्ग संघ के साधक और ली फैन का क्लोन दोनों पीले पड़ गए। उसने सबसे पहले जो किंग आंग की ओर देखा, फिर उसका चेहरा काला पड़ गया और उसने ठंडे स्वर में पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है, साथी ताओवादी? दूसरी ओर ली फैन बेपरवाह दिखे और बोले, मेरा क्या मतलब है? बेशक, मैं यहाँ लेन देन करने आया हूँ। हे झेंगहाओ स्वयं यहाँ क्यों नहीं है? पंचवृद्ध संघ के साधक ने पूछने से पहले एक क्षण के लिए संकोच किया। ली फैन हंसते हुए बोला, इतना खतरनाक मामला है, वो खुद कैसे आ सकता है? अगर कुछ गड़बड़ हुई तो क्या उसे फंसाया नहीं जाएगा? ऐसा लगता है कि आप इस व्यक्ति को अच्छी तरह से नहीं जानते। 5 बुजुर्ग संघ के साधक ने फिर से जो किंग की ओर देखा।
उसने पूछना जारी रखा, अगर तुम पकड़ी गई तो क्या वह फंस नहीं जाएगा? 5 लाख योगदान अंक, क्या वह सचमुच तुम पर इतना भरोसा करता है? ली फान पूरी तरह से अधीर हो गया, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। सवाल यह है कि तुम व्यापार करोगे या नहीं। अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं चला जाऊंगा। तुम्हें किस बात का डर है? तुम इतने डरपोक हो। ली फैन ने असंतोष से उनकी ओर देखा। इसके अलावा आप किसके साथ व्यापार करते हैं यह आपका मामला है, जब तक कि परीक्षा के प्रश्न वास्तविक हों, है ना? उसकी आवाज बिना किसी छिपाव के गूंज उठी। 5 बुजुर्ग संघ साधक ने थोड़ा सा रंग बदला, अवचेतन रूप से आसपास के वातावरण का अवलोकन किया। एक क्षण सोचने के बाद उन्हें लगा कि दूसरे पक्ष ने जो कहा वह अनुचित नहीं था। जो किंग की ओर देखते हुए उन्होंने गहरी आवाज में कहा, ठीक है, अपनी आवाज धीमी रखो, मेरे पीछे आओ। फिर वे उन दोनों को वानकांग मंडप में ले गए। वानकांग मंडप के सभी कर्मचारी ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे उन्होंने ली फैन और अन्य लोगों को देखा ही ना हो। वे बिना किसी बाधा के सबसे गहरे गुप्त कक्ष तक पहुंच गए। गुप्त कक्ष को बंद करते हुए 5 बुजुर्ग संघ के साधक ने धीमी आवाज में कहा, परीक्षा के प्रश्न। ली फैन ने जवाब दिया, 5 मिलियन। हाथ में पैसा, हाथ में माल। दोनों एक साथ बोले, एक क्षण के लिए एक दूसरे को देखते रहे। अपनी भंडारण अंगूठियों का आदान प्रदान करने से पहले उन्होंने कुछ देर तक एक दूसरे का सामना किया। आप अभी नहीं जा सकते, 5 बुजुर्ग संघ के साधक ने ठंडे स्वर में कहा। मुझे पता है, तुम्हें डर है कि परीक्षा के प्रश्न नकली हैं, है ना? ली फान को ऐसा लग रहा था जैसे उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोगों को देखो, मैंने पहले कभी दुनिया नहीं देखी। उसने थोड़ी सी उपेक्षा दिखाई, साहसपूर्वक बैठ गया और अपनी टांगें क्रॉस करके बैठ गया। कोई बात नहीं, मैं परीक्षा खत्म होने तक यहीं इंतजार करूंगा। ली फैन ने अपनी स्टोरेज रिंग पर नजर डाली। 5000 मानकीकृत उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन अंदर करीने से रखे हुए थे। उनकी चमक मनमोहक थी। 5 मिलियन योगदान अंक, ली फान ने अपने अनगिनत पुनर्जन्मों में अब तक की सबसे बड़ी राशि देखी थी। यहां तक कि एक पूर्ण बर्बादी भी नए कानून के आशीर्वाद के साथ भाग्य को चुनौती देने और कम से कम नवजात आत्मा चरण तक पहुंचने के लिए इस विशाल योगदान बिंदु का उपयोग कर सकती है। फिर भी ली फैन ने केवल एक सहज नजर डाली, कोई उत्साह का संकेत नहीं दिखाया। उसने एक स्पिरिट स्टोन निकाला, उसे अपने हाथ में घुमाया और सहजता से कहा, अच्छी क्वालिटी। अपार धन के सामने इतनी शांति। और यह कोई दिखावा नहीं था, उसे सच में इसकी कोई परवाह नहीं थी, या शायद उसे इसकी आदत हो गई थी। आखिर इस आदमी की पृष्ठभूमि कैसी है? ली फैन के सामने खड़े होकर 5 बुजुर्ग संघ के साधक ने उसका निरीक्षण किया। उसका हृदय संदेह से भरा हुआ था। हालांकि उन्होंने आगे जांच करने का फैसला किया। उसने ठंडे स्वर में कहा, बेटे, अब भी इतना घमंडी व्यवहार कर रहे हो? क्या तुम्हें चिंता नहीं है कि हम तुम्हें मार डालेंगे? ली फान बेफिक्र दिखाई दिया, डरा हुआ, बिल्कुल डरा हुआ। मौत से कौन नहीं डरेगा? उसने दूसरे को एक नजर से चुनौती दी, लेकिन वह जरा भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। लेकिन मैं तो बस एक कामचोर लड़का हूं, एक बेकार जिंदगी। मुझे मारने से क्या फायदा होगा? और हाँ, मैं समझती हूं, तुम मुझे छूने की हिम्मत नहीं करोगे। ली फान ने आत्मिक पत्थर हटा दिया, सीधा बैठ गया और गंभीर भाव धारण कर लिया। ओह, ऐसा क्यों? 5 बुजुर्ग संघ के साधक ने उत्सुकता से पूछा। जाहिर है ना? जो कोई परीक्षा के सवाल खरीदने के लिए 5 लाख योगदान अंक खर्च कर सकता है, वह जरूर अमीर होगा। वे चंद योगदान अंकों के लिए अपनी प्रतिष्ठा दांव पर नहीं लगाएंगे। वे अपनी बात से पलटकर मुझे मार नहीं डालेंगे। जरूर, मुझे मार डालने से इस बार तुम्हें प्रवेश परीक्षा के प्रश्न मुफ्त में मिल जाएंगे, लेकिन अगली बार या उसके बाद क्या होगा? क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि आपको हमारे जैसा कोई और विश्वसनीय स्रोत मिल जाएगा? ली फैन के शब्दों को सुनकर 5 बुजुर्ग संघ के साधक ने धीरे धीरे अपना चंचल व्यवहार त्याग दिया और गंभीर हो गए। इसके अलावा, प्रवेश परीक्षा के प्रश्नों के अलावा क्या आप अन्य अधिक गोपनीय बातें नहीं चाहेंगे? ली फैन ने आंखें सिकोड़कर पूछा। और अधिक गोपनीय बातें? 5 बुजुर्ग संघ साधक तुरंत आश्चर्यचकित और प्रसन्न हो गया। उसने जल्दी से पूछा, जैसे क्या? ली फैन ने सीधे जवाब न देते हुए स्पष्ट रूप से कहा, अच्छा सामान। अगर आप पैसे देने को तैयार हैं, तो आप जो भी सोच सकते हैं या जो नहीं सोच सकते, हम आपके लिए ला सकते हैं। उसके शब्दों से दूसरे का दिल दुख गया। लेकिन ली फैन ने अचानक बोलना बंद कर दिया और कहा, लेकिन आप जानते हैं, इन चीजों के व्यापार में जोखिम शामिल है। इसलिए हमें अपने सहयोग की विशिष्ट स्थिति के आधार पर धीरे धीरे खुलना होगा। अभी ज्यादा मत सोचो, पहले बस ये लेनदेन पूरा करो। ली फैन ने जो किंग और छायादार 5 बुजुर्ग संघ साधक पर नजर डाली, फिर से आलसी हो गया। ये सुनकर पंचवृद्ध संघ के साधक ने आगे प्रश्न करने से बचते हुए धीरे से सिर हिलाया। अपनी स्टोरेज रिंग में 10 जेड स्लिप्स को महसूस करते हुए उसने जो किंग को एक ध्वनि संदेश भेजा, तुम यही रहो और उस पर नजर रखो, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। उनका स्वर अप्रिय था, जो स्पष्ट रूप से जो किंग की खुफिया जानकारी जुटाने में विफलता के प्रति असंतोष दर्शा रहा था। ली फैन के क्लोन ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर उसकी आंखें हत्या के इरादे से चमक उठी और वह अपने मूल शरीर को घूरने लगा। 5 बुजुर्ग संघ का साधक जाने ही वाला था कि ली फैन ने मानो अचानक कुछ याद करते हुए कहा, अंगूठी में 10 जेड पर्चियां हैं, जिनमें से प्रत्येक में प्रवेश परीक्षा के प्रश्न हैं। उनके पास एक अनुबंध भी जुड़ा है। इसमें लिखा है कि प्रत्येक जेड पर्ची को केवल एक ही व्यक्ति देख सकता है और इसकी सामग्री दूसरों के साथ साझा नहीं की जा सकती। केवल वे ही लोग जेड पर्चियों की सामग्री पढ़ सकते हैं जिन्होंने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। मुझे यकीन है कि आप अनुबंध की शक्ति से अवगत हैं, इसलिए मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। 5 वरिष्ठ संघ के साधक ने पहले ही उस परिचित शक्ति को महसूस कर लिया था और पहले जो किंग ने उल्लेख किया था कि परीक्षा के प्रश्न 10 लोगों के ज्ञान तक सीमित थे। इसलिए वह आश्चर्यचकित नहीं हुआ, केवल मुझे पता है कहकर गुप्त कमरे से बाहर चला गया। ली फैन के मूल शरीर और क्लोन को एक दूसरे के सामने छोड़ते हुए उसने यहाँ किसी भी निगरानी विधि का पता नहीं लगाया था, लेकिन ली फैन ने अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी। उसने दृश्य को अभिनीत करना जारी रखा। क्लोन द्वारा अभिनीत जो किंग आंग अपनी नजरें मूल शरीर पर गड़ाए रखता था, उसे अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देता था। इस बीच मूल शरीर कभी कभी नाराजगी जाहिर करता और बुरे भाव से घूरता रहता। ली फैन अपने अभिनय कौशल का अभ्यास करते हुए समय बीतता गया। पलक झपकते ही 6 दिन बीत गए। प्रवेश परीक्षा के अंतिम दिन दोपहर को 5 बुजुर्ग संघ का साधक वापस लौट आया। उसने अभी भी अपना रूप छुपा रखा था, लेकिन ली फैन उसके अंदर के उत्साह को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। ताओवादी दोस्त, आपके तरीके वाकई असाधारण है। 7 दिनों तक परीक्षा के प्रश्न, एक भी गलती नहीं। प्रभावशाली, प्रभावशाली। उन्होंने ईमानदारी से बात की। जब आप व्यवसाय में होते हैं तो आपको विश्वास शब्द का पालन करना ही पड़ता है। चूंकि आपने इतनी ऊंची कीमत दी है तो आपको उसे पूरा करना ही होगा। ली फैन खड़ा हुआ और अपने कपड़े थपथपाए। क्या मैं अब जा सकता हूं? ली फैन ने पूछा। रुको, 5 बुजुर्ग संघ साधक ने जल्दी से उसे रोका। ली फैन की अभिव्यक्ति बदल गई। वह लगभग फूट पड़ने वाला था, लेकिन तभी उसने दूसरे का स्पष्टीकरण सुना। आप इतने लंबे समय से यहाँ हैं, ताओवादी मित्र, कृपया हमारी कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में ये छोटी सी निशानी स्वीकार करें। ये कहते हुए 5 ज्येष्ठ संघ के साधक ने उसे एक छोटी शीशी दी। ये है। ली फैन ने उसे उठाया। उसकी दिव्य इंद्रियां उसे देख रही थी। अंदर उसे 19 ज्ञानोदय की गोलियां मिली। उसने एक क्षण के लिए विचार करने का नाटक किया, फिर जो किंग और 5 बुजुर्ग संघ के साधक की ओर पुनः देखा। लेकिन उसने कुछ और नहीं कहा, बल्कि वह जोर से हंस पड़ा। दिलचस्प बात है, ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे से अक्सर मिलेंगे। मैं ये लूंगा। ली फैन ने ज्ञान की गोलियां रख दी, गुप्त कमरे से बाहर निकल गया और यूलान द्वीप छोड़ दिया।
जो किंग ने भ्रमित होने का नाटक करते हुए पूछा, उसका क्या मतलब था? 5 बुजुर्ग संघ के साधक ने ली फैन के क्लोन की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाते हुए कहा, इस बार आपकी खुफिया जानकारी इकट्ठा करना एक बड़ी विफलता रही है। बहुत मुमकिन है कि हे झेंगहाओ ने तुम्हें हमेशा धोखा दिया हो। यह इंसान जितना दिखता है उतना सीधा साधा नहीं है। ली फैन का चेहरा बदल गया, वह कुछ हद तक हैरान दिख रहा था। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस बार 10,000 अमर गठबंधन से परीक्षा के प्रश्न प्राप्त करने की कोशिश करने वाले हम अकेले नहीं थे। लेकिन इस बार 10,000 अमरों का गठबंधन अविश्वसनीय रूप से गुप्त था। हमारे सामान्य रास्ते बेकार थे और केवल हम ही सफल हुए। और परीक्षा के प्रश्नों की सटीकता बहुत अधिक थी। 5 बुजुर्ग संघ साधक का स्वर गंभीर था। हे झेंगहाओ की पृष्ठभूमि शायद सिर्फ हेंग परिवार तक सीमित नहीं है। क्या ऐसा है? ली फैन चौंक गया। 5 बुजुर्ग संघ के साधक ने उसे घूरकर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह उससे निराश हो। आप उस व्यक्ति के व्यवहार से अभी ही बता सकते हैं। साफ है, यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने ऐसा किया हो। तथ्य यह है कि आप प्रवेश परीक्षा के प्रश्न भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अन्य गोपनीय जानकारी की तो बात ही छोड़िए। 5 बुजुर्ग संघ के साधक के शब्द धीरे-धीरे धीमे और चिंतनशील होते गए, स्पष्ट रूप से विचार और अटकलों में खोए हुए। एक क्षण के बाद वह वास्तविकता में वापस आया और झो क्विन आंग की ओर देखा। हालांकि कुछ छोटी-मोटी खामियां थीं, लेकिन कुल मिलाकर हे झेंगहाओ के पीछे के संगठन से जुड़ पाना आपकी ओर से एक बड़ी उपलब्धि है। उसने एक भंडारण अंगूठी फेंक दी। अंदर आपको वह स्वर्ग भक्षण पृथ्वी भक्षण तकनीक मिलेगी जो आप चाहते थे, साथ ही कुछ ज्ञान की गोलियां भी। इसके अलावा आपकी उपलब्धि के लिए पुरस्कार स्वरूप 50,000 योगदान अंक मूल्य के स्पिरिट स्टोन भी मिलेंगे। यह सुनकर ली फैन ने स्टोरेज रिंग प्राप्त की और उसकी सामग्री की जांच की। उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। 50,000 योगदान अंक, बॉस इतना उदार क्यों है? पंचवृद्ध संघ के साधक ने घृणा से कहा, चूंकि पुण्य है तो स्वाभाविक रूप से पुरस्कार भी मिलेंगे। अब से जब तक तुम गुप्त रूप से रहोगे, हे झेंगहाओ के साथ अपना संबंध बनाए रखना सुनिश्चित करना। यदि संभव हो तो उसके पीछे छिपे रहस्यमय संगठन के बारे में उससे कुछ जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें। बेशक अगर यह संभव नहीं है तो जबरदस्ती मत करो। बस उनके साथ जुड़ने और रहस्यों के लिए आत्मा पत्थरों का आदान प्रदान करने में सक्षम होना पर्याप्त है। ली फैन ने बार-बार सिर हिलाया। ठीक है, अब आप वापस जा सकते हैं। आप हाल ही में कुछ ज्यादा ही संपर्क में रहे हैं। फिलहाल किसी भी तरह की गलती से बचने के लिए बॉस से मिलने से बचें। यदि कुछ भी असामान्य हुआ तो आपसे पुनः संपर्क किया जाएगा। उसे सावधानीपूर्वक निर्देश देने के बाद दूसरा व्यक्ति यूलान द्वीप से चला गया। तभी ली फैन का क्लोन इत्मीनान से वापस आ गया। तायान द्वीप पर ली फैन का मुख्य दल लंबे समय से इंतजार कर रहा था। 5,50,000 अंशदान अंक, ज्ञान की गोलियों की 3 बोतलें, स्वर्ग भक्षण पृथ्वी भक्षण तकनीक। यह फसल बिल्कुल भी खराब नहीं है। मुख्य शरीर और क्लोन के भंडारण रिंगों से वस्तुओं की गणना करने के बाद ली फैन ने थोड़ा सिर हिलाया। इतनी बड़ी मात्रा में योगदान अंकों के साथ मैं आगे जो भी योजना बनाऊंगा वह बहुत आसान हो जाएगा। एक नजर देखने के बाद ली फैन ने आत्मा पत्थरों के ढेर पर ध्यान देना बंद कर दिया। एक बार जब यह एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाता है तो और भी अधिक केवल संख्याओं की एक श्रृंखला बन जाती है। इसके अलावा ली फैन जैसे व्यक्ति के लिए जो लगातार पुनर्जन्म ले सकता है और नए सिरे से शुरुआत कर सकता है, वह जितने अधिक चक्रों से गुजरता है और जितनी अधिक जानकारी एकत्र करता है, योगदान अंक प्राप्त करना उतना ही आसान हो जाता है। ली फैन ने सबसे पहले स्वर्ग भक्षण पृथ्वी भक्षण तकनीक पढ़ना शुरू किया। सुरक्षा के लिए उनके क्लोन झो किंगयांग ने जेड स्लिप का निरीक्षण किया। भाषा शैली 10,000 अमर गठबंधन के तियानक सुआन दर्पण में आदान प्रदान की जाने वाली तकनीकों से बहुत भिन्न थी। यह इतना सीधा और सटीक नहीं था क्योंकि इसमें सीधे तौर पर मुख्य खेती के पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इसके बजाय यह कई रहस्यमय और स्पष्ट वाक्यांशों से भरा हुआ था जिससे इसे समझना थोड़ा कठिन हो गया। एक विशिष्ट प्राचीन शैली। सौभाग्य से ली फैन ने पहले से ही प्राचीन काल से चली आ रही कई तकनीकों का अभ्यास किया था, इसलिए उन्होंने इसे अच्छी तरह से समझने में आधा दिन बिताया। स्वर्ग भक्षण पृथ्वी भक्षण तकनीक किसी के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए प्राथमिक साधना तकनीक नहीं है। न ही यह साधक द्वारा आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के तरीके को बदलने की एक गुप्त विधि मात्र है, बल्कि यह एक दैवीय क्षमता की तरह कार्य करता है। यह साधक को पृथ्वी की शिराओं और आध्यात्मिक शिराओं को आक्रामक रूप से अवशोषित करने की अनुमति देता है तथा उन्हें साधना के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। साथ ही यह उनकी प्राथमिक तकनीक की खेती को गति प्रदान करता है और बढ़ाता है। सामान्यतः कहा जाए तो एक साधक द्वारा अवशोषित की जा सकने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा की एक निश्चित सीमा होती है। एक बार जब वे अपनी क्षमता तक पहुंच जाते हैं तो बलपूर्वक अधिक अवशोषण करने से उनके शरीर में विस्फोट हो सकता है। हालांकि स्वर्ग भक्षण पृथ्वी भक्षण तकनीक का अभ्यास करने के बाद यह चिंता अब मौजूद नहीं है। अवशोषित अतिरिक्त ऊर्जा एक त्वरक में परिवर्तित हो जाती है जो खेती की तकनीक को आगे बढ़ाती है। जितना अधिक आप अवशोषित करेंगे उतनी ही तेजी से तकनीक अपने आप काम करेगी। यह तब तक जारी रहता है जब तक आप अपने दायरे में प्रवेश नहीं कर लेते, जिससे आप और भी अधिक खा सकते हैं। यह चक्र तब तक अंतहीन रूप से दोहराया जाता है जब तक आप स्वर्ग और पृथ्वी को निगल नहीं लेते। बेशक शर्त यह है कि आपको खोजकर पीट कर मार न दिया जाए। निस्संदेह यह परजीवी साधना पद्धति अमर पूर्वज की नई पद्धति से भी अधिक घातक है। इससे अल्प समय में ही विश्व को लगभग अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचेगी तथा यह अन्य सभी साधकों का शत्रु बन जाएगा। लेकिन जब तक इससे उसकी साधना में सुधार होता है, ली फैन को दुनिया का दुश्मन बनने की परवाह नहीं है। इसे ध्यानपूर्वक समझने के बाद झो किंग आंग के क्लोन ने स्वर्ग भक्षण पृथ्वी भक्षण तकनीक को संचालित करने का प्रयास किया। एक क्षण में उसकी आंखें रक्त लाल हो गईं। उसकी दृष्टि के क्षेत्र में संपूर्ण विश्व बदल गया। अब लोगों, परिदृश्यों और वस्तुओं के बीच कोई भेद नहीं रह गया था। केवल अंतर यह था कि क्या स्वादिष्ट था और क्या नहीं। क्लोन ने कुछ देर तक मुख्य शरीर को घूरा, फिर अपनी दृष्टि तायान द्वीप के नीचे जमीन की ओर घुमाई। द्वीप के नीचे से एक पीली मिट्टी की शिरा फैली हुई थी जो समुद्र तल तक पहुंच रही थी। यह सभी दिशाओं से पृथ्वी से जुड़ा हुआ था। यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। क्लोन ने अपने हाथ धीरे से जमीन पर रखे और उसकी हथेलियों से चूषण शक्ति फूट पड़ी। ली फैन को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि तकनीक के विवरण के अनुसार पृथ्वी शिरा की ऊर्जा बिना किसी प्रतिरोध के शरीर में अवशोषित हो जानी चाहिए। लेकिन यह विचलित रहा। क्या चल रहा है? ली फैन ने ध्यान से दोबारा जांच की और पुष्टि की कि उसने अपनी साधना में कोई गलती नहीं की है। फिर उसने एक बार फिर कोशिश की। इस बार उन्होंने अधिक शक्ति का प्रयोग किया जिससे चूषण बल बढ़ गया। पृथ्वी शिरा की ऊर्जा थोड़ी सी काम रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह एक दूसरे से जुड़ी हुई अचल इकाई है। स्वादिष्ट व्यंजन उसके सामने था, लेकिन वह उसका आनंद नहीं ले सका। क्लोन की आंखें और भी लाल हो गईं। वह चिंतित हो गया और उसने स्वर्ग भक्षण पृथ्वी भक्षण तकनीक के चूषण को लगातार तीव्र कर दिया। पृथ्वी की शिरा लगातार प्रतिरोध करती रही। जैसे ही दोनों सेनाओं में टकराव हुआ, पूरा तायान द्वीप थोड़ा कांपने लगा। यदि यह जारी रहा तो निस्संदेह यह गड़बड़ी दूसरों में संदेह पैदा करेगी। लेकिन क्लोन को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी और उसने रुकने का कोई संकेत नहीं दिखाया। जब तक मुख्य समूह जो यह सब देख रहा था ने हस्तक्षेप किया और झो किंगयांग को बेहोश करके थप्पड़ नहीं मारा, तब तक तायान द्वीप पर कंपन बंद नहीं हुआ। यह स्वर्ग भक्षण पृथ्वी भक्षण तकनीक थोड़ी भयावह है। ली फैन ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं। मुख्य शरीर और क्लोन एक ही चेतना साझा करते हैं, इसलिए सैद्धांतिक रूप से ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए जहां क्लोन नियंत्रण खो दे। लेकिन अभी खाने की इच्छा के प्रभाव में ली फैन की चेतना को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह 2 भागों में विभाजित हो गई हो। जब क्लोन ने मुख्य शरीर को देखा तो उसके मन में उसे खा जाने का क्षणिक विचार भी आया, लेकिन उस समय भी इस पर नियंत्रण किया जा सकता था।
जब खाने में बाधा उत्पन्न हुई और इच्छा संतुष्ट नहीं हुई तो क्लोन पूरी तरह से मोहित हो गया। यद्यपि वह ताइवान द्वीप की पृथ्वी शिरा को बलपूर्वक अवशोषित करने के परिणामों को जानता था, फिर भी वह स्वयं को रोक नहीं सका। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस तकनीक के निर्माता स्वयं को रोक नहीं सके। ऐसा नहीं है कि वह ऐसा नहीं करना चाहते थे, बल्कि ऐसा है कि वह ऐसा नहीं कर सके। ली फैन को थोड़ा अफसोस हुआ, निर्माता के भाग्य के लिए नहीं, बल्कि इस तथ्य के लिए कि इस गुप्त तकनीक का उसके द्वारा पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा सका। लेकिन ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। मेरे पास पहाड़ पर बैठने की तकनीक है और स्वर्ग भक्षण पृथ्वी खाने की तकनीक तो बस एक अतिरिक्त बोनस होगी। इसके अलावा मैं अभी भी दूसरों को इस तकनीक का अभ्यास करने दे सकता हूं और फिर लाभ उठा सकता हूं। एक क्षण विचार करने के बाद ली फैन ने मामले को एक तरफ रख दिया। उसकी निगाह बाधाओं की परतों को भेदती हुई ताइवान द्वीप के नीचे पृथ्वी की शिराओं पर पड़ी। मूल पर्वत और नदी संरचना ने पहले ही दुनिया की पृथ्वी की नसों को आपस में जोड़ दिया था। हालांकि अब इस संरचना को स्वर्गीय मूल जीवन शक्ति संरचना द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, फिर भी इसका प्रभाव बना हुआ है। यदि मैं स्वर्ग को भी निगलना चाहूं और पृथ्वी को भी खाना चाहूं, तो भी यह उतना आसान नहीं होगा जितना प्राचीन काल में था। हजारों साल पहले की एक भयावह निषिद्ध तकनीक समय बीतने के बाद अब बहुत कमजोर लगती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि 5 एल्डर्स एसोसिएशन ने इसे इतनी आसानी से फाउंडेशन प्रतिष्ठान के जासूस को सौंप दिया। ली फैन ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। इसके बारे में सोचे तो यह स्वर्ग भक्षण पृथ्वी भक्षण तकनीक रिटर्निंग ओरिजिनल शेल के काफी समान है। दोनों ही पृथ्वी की नसों को निगल सकते हैं और उनमें संयम की कोई भावना नहीं है। ऐसा लगता है कि प्राचीन काल की कई तकनीकें पौराणिक जानवरों की नकल करके बनाई गई थी। ली फैन ने दिव्य निधि संग्रहालय के 10,000 कानूनों के टकराव खंड में देखे गए दृश्यों को याद किया और विचारों में खो गए। दुर्भाग्यवश पौराणिक जानवरों के गुणों से तकनीकें प्राप्त करते समय उनकी खामियां भी विरासत में मिली। तथापि यदि दाव व्युत्पत्ति पत्थर का उपयोग करके सुधार के माध्यम से किसी के दिमाग को खोने के दोष को समाप्त किया जा सकता है, तो इसे अभी भी एक शक्तिशाली दिव्य क्षमता माना जा सकता है। यह सोचकर ली फैन ने अपना सिर हिलाया। मुझे डर है कि इस दुनिया में कोई संभावना नहीं है। मैं नवजात आत्मा के चरण तक पहुंचने ही वाला हूं और बैठे हुए पर्वत की कला अपनी सीमा तक पहुंच चुकी है। इसे और ऊंचे स्तर पर ले जाना सबसे जरूरी काम है। ली फैन के दिमाग में अचानक एक युवा साधक के लापरवाह चेहरे की छवि उभरी। यह उसके पिछले जीवन का हान ही था, जिसने स्वर्गीय पंथ की गोली की मदद से, जिसने जीवन को 800 वर्षों तक बढ़ाया, सफलतापूर्वक व्युत्पन्न कानून मोतियों को दाव एकीकरण चरण तकनीक में प्राप्त करने की योग्यता अर्जित की। यदि मैं सिटिंग माउंटेन आर्ट को एक ही बार में दाव एकीकरण चरण तक बढ़ाना चाहता हूं, तो मुझे इस व्यक्ति का भाग्य चुराना होगा। हालांकि इस व्यक्ति में कुछ तो गड़बड़ है। मैं उसे जैसे भी देखूं, वह किसी बड़े भाग्यवान व्यक्ति जैसा नहीं लगता। मेरे पिछले जीवन में मेरे क्लोन ने उसके साथ स्वर्गीय राजधानी के खंडहरों की खोज की थी और न केवल हमें कुछ भी नहीं मिला, बल्कि हमें लगातार खतरे का सामना करना पड़ा, जिससे हमारी जान लगभग चली गई। मैं कह सकता हूं कि मेरा क्लोन, जिसके पास लगभग कोई भाग्य नहीं था, उससे कहीं बेहतर था। लेकिन यह सच है कि उसने स्वर्गीय पंथ की गोली और निश्चित मछली के सिर की लॉटरी जैसे खजाने प्राप्त किए। ली फैन ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई। मुझे याद है कि अचानक धन प्राप्त करने से पहले एक बार उन्हें एक फाउंडेशन प्रतिष्ठान के मालिक ने धोखा दिया था। जब समय आएगा तो मुझे उस पर अतिरिक्त ध्यान देना चाहिए। आइए देखें कि कैसे उन्होंने अपने जीवन को गरीबी से समृद्ध बनाया। काफी देर तक विचार करने के बाद अंततः उसका क्लोन जाग उठा। ली फैन ने सभी आत्मिक पत्थरों और ज्ञान की गोलियों को हटा दिया तथा क्लोन को ताइवान द्वीप की रक्षा जारी रखने के लिए छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने अपना रूप बदला और टेलीपोर्टेशन सरनी के माध्यम से कांग्यू सागर के उत्तर पूर्वी कोने की ओर बढ़ गए। उनका गंतव्य स्वाभाविक रूप से यिन द्वीप था, जहां मास्टर यिन रहते थे। पूरे कोंग्यू सागर में ऐसे बहुत कम लोग थे जिनकी ली फैन को परवाह थी। मास्टर यिन निश्चित रूप से उनमें से एक थे। यह सिर्फ इसलिए नहीं था कि स्वयं की नींव स्थापित करने की तकनीक को उन्होंने समझ लिया था, जिसे सू चांगलियो ने अपने पिछले जीवन में सत्यापित किया था और वास्तव में संभव था। इसमें अभी भी कुछ खामियां थी और इसे सुधारने की जरूरत थी। ली फैन को सबसे अधिक आश्चर्य इस बात से हुआ कि अमर नश्वर मियाज़मा पर एक दशक से अधिक समय तक शोध करने के बाद मास्टर यिन ने अंततः अपना जीवन समाप्त करने का निर्णय लिया। चींटियां भी जीवन से चिपकी रहती है। सैद्धांतिक रूप से मास्टर यिन जैसा जुनूनी व्यक्ति आसानी से अपना जीवन त्यागने की संभावना कम ही रखता है, लेकिन उन्होंने ऐसा किया जिसका केवल एक ही अर्थ हो सकता है। अंततः उसे अमर नश्वर मियाज़मा का रहस्य पता चल गया और परिणाम इतना असहनीय था कि वह निराशा में डूब गया। अपनी इस घोर निराशा में उसने जीने की इच्छा खो दी। तभी उन्होंने आत्मदाह का विकल्प चुना। ली फैन को भी इस रहस्य में बहुत दिलचस्पी थी। 3 दिन बाद ली फैन चुपचाप यिन द्वीप के बाहर आ गया। दूर से नश्वर लोगों की चीखें लगातार उठती और गिरती रहीं। ली फैन का इरादा मास्टर यिन को सचेत करने का नहीं था। उसने केवल उन पर नजर रखने के लिए निराकार हत्या के इरादे को जारी करने की योजना बनाई थी। लेकिन परिणाम ने उन्हें चौंका दिया। जिस क्षण निराकार हत्या का इरादा मास्टर यिन पर केंद्रित हुआ, परिप्रेक्ष्य अचानक सैकड़ों टुकड़ों में विभाजित हो गया। जमीन पर मौजूद उस व्यक्ति के अलावा जो प्रयोग करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, बाकी सभी लोग तहखाने में टूटी हुई और क्षत विक्षत लाशें थीं, जो बिल्कुल मास्टर यिन की तरह दिख रही थीं। स्वर्गीय दृष्टिकोण से ली फैन ने पाया कि ये विच्छेदित और मृत प्रतीत होने वाली लाशें वास्तव में अभी भी जीवित थीं। जब वे तहखाने में चुपचाप लेटे हुए थे, तो कभी-कभी वे बमुश्किल ध्यान देने योग्य हरकतें करते थे, जैसे अपने शरीर को घुमाना या अपनी आंखें घुमाना। उनकी आंखों में देखते हुए ली फैन को यह भी लगा कि ये लाशें सोच रही हैं। इस भयानक दृश्य ने ली फैन की रीढ़ में सहरन पैदा कर दी। निराकार हत्या इरादे के परिप्रेक्ष्य के विभाजन का मतलब है कि स्वर्ग और पृथ्वी की नजर में ये जीवित लाशें वास्तव में मास्टर यिन के समान ही व्यक्ति हैं। ली फैन ने यह सोचा और वह और भी गंभीर हो गया। उसे याद आया कि मास्टर यिन ने बताया था कि उन्होंने इस तहखाने में सैकड़ों लाशों का विच्छेदन किया था ताकि अंततः स्वयं की नींव की स्थापना को समझा जा सके। वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह अत्यधिक संभावना है कि उन्होंने होश में रहते हुए एक-एक करके अपने शरीर का विच्छेदन किया होगा। एक सच्चा पागल। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह स्वयं की नींव स्थापना जैसी स्वर्ग विरोधी तकनीक को समझने में सक्षम थे। यदि वह साधना पर ध्यान केंद्रित करता, तो वह आसानी से दाव एकीकरण चरण तक पहुंच सकता था। दुर्भाग्यवश वह अमर नश्वर मियाज़मा का अध्ययन करने में व्यस्त था। ली फैन प्रशंसा में आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका, क्योंकि वह एकमात्र मास्टर यिन को देख रहा था जो अभी भी सामान्य रूप से आगे बढ़ सकता था। अपने पुनर्जन्मों के दौरान ली फैन को अनगिनत तथाकथित प्रतिभाओं का सामना करना पड़ा था। यहाँ तक कि भाई झांग की अपने धर्म शरीर से प्राचीन काल को दबाने की इच्छा और श्रीबाई, जो एक क्षण में नश्वर के रूप में देवत्व तक पहुंच गए थे, ये सभी ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्हें 100 जन्मों तक याद रखा जा सकता था। लेकिन उनमें से किसी ने भी ली फैन को इस फाउंडेशन स्थापना मास्टर यिन के समान भयानक एहसास नहीं दिया। ली फैन ने कई दिनों तक यिन द्वीप पर जासूसी की। मास्टर यिन एक कथक मशीन की तरह थे, प्रयोग करते, रिकॉर्ड करते, सोचते, फिर प्रयोगों को दोहराए। उसके चेहरे पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था, केवल गहरी तल्लीनता थी। ली फैन ने यह भी देखा कि जब भी मास्टर यिन गहन विचार में होते थे, तहखाने में पड़ी सैकड़ों लाशों के चेहरों पर चिंतन के भाव और अधिक स्पष्ट हो गए। यह ऐसा है जैसे उसके सैकड़ों संस्करण एक ही समस्या पर एक साथ विचार कर रहे हों। ली फैन को एहसास हुआ, शायद इसीलिए वह अमर नश्वर मियाज़मा के रहस्य को उजागर करने में सक्षम था। ली फैन को तब मास्टर यिन द्वारा सू चांगलियो से कहे गए शब्द याद आए, जो उसने पिछले जन्म में सू चांगलियो से कहे थे, जब वह भूत प्रेत से ग्रस्त था। हाँ, ये लाशें कहां से आईं? अब मुझे याद आया। यह बहुत बड़ी बारिश थी। अनगिनत लाशें बारिश की बूंदों की तरह आसमान से गिर रही थीं और मैंने कुछ लाशें इकट्ठा करने का अवसर लिया। ली फैन ने थोड़ा सा आंखें सिकुड़ते हुए कहा,
तो बारिश से उठी ये सैकड़ों लाशें उसके ही रूप थे। सचमुच यह एक विचित्र मामला है। काफी देर तक विचार करने के बाद उसे जुआनहुआंग राज्य के गुप्त अभिलेखों में से कोई भी संबंधित उदाहरण नहीं मिला जो उसने पढ़ा था। ली फैन के पास इस मामले को फिलहाल टालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह कुछ दिनों तक बाहर से निरीक्षण करता रहा जब तक कि यिन द्वीप में नश्वर सामग्री समाप्त नहीं हो गई। मास्टर यिन को परीक्षण के लिए और अधिक मनुष्यों को खोजने के लिए बाहर जाना पड़ा। तभी ली फैन चुपचाप वहां से चला गया। मैं अभी उस पर नजर रखूंगा। एकीकृत दिव्य दाव का रूपांतरण गुप्त तकनीक के साथ यह मेरी नियमित साधना को प्रभावित नहीं करेगा। ली फैन ने मास्टर यिन की जल्दबाजी में प्रस्थान करने वाली आकृति पर एक आखिरी गहरी नजर डाली, अपने स्वर्गीय तंत्र संप्रदाय साधक रूप में लौट आए और 10,000 अमर द्वीप पर वापस चले गए। उन्होंने आत्मज्ञान की गोली खा ली और आध्यात्मिक ज्ञान अवस्था में प्रवेश कर गए। ली फैन ने साधना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अस्थायी रूप से खुद को एकांत में रख लिया। दोहरी बढ़त के साथ हालांकि ली फैन अत्यंत कठिन पहाड़ पर बैठने की कला का अभ्यास कर रहा था, फिर भी उसकी प्रगति तीव्र थी। 2 महीने से अधिक समय बाद शुद्ध साधना प्रतिक्रिया की लहर अचानक उसके डेंटियन में दिखाई देने लगी। ली फैन अंततः अपने एकांत से जाग उठा। यह है, क्या हे झेंगहाओ ने फाउंडेशन स्थापना के अंतिम चरण को तोड़ दिया है? यह जानकर ली फैन को कुछ आश्चर्य हुआ। केवल 2 महीने से अधिक समय में यह गति उसके पिछले जीवन की तुलना में भी अधिक तेज है। क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन दाव स्टोन में संग्रहित हे झेंगहाओ की निगरानी छवियों की समीक्षा करने के बाद ली फैन मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। हाल ही में हे झेंगहाओ वास्तव में उच्च सवारी कर रहे हैं। यह खबर कि उसने स्वर्गीय तंत्र संप्रदाय के एक वरिष्ठ के मार्गदर्शन के माध्यम से अपना भाग्य बदल दिया है, पूरे कोंग्यो सागर में जंगल की आग की तरह फैल गई थी। इससे पहले पहाड़ पर बैठने की कला का अभ्यास करने के कारण हे झेंगहाओ ने जल्दी ही संपर्क स्थापित करना और अपना नेटवर्क विकसित करना शुरू कर दिया था। और फॉर्मेशन में अपनी स्वाभाविक प्रतिभा के कारण उन्होंने फॉर्मेशन स्ट्रेटजी हॉल में फॉर्मेशन मास्टर्स के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे। इसलिए भले ही हे झेंगहाओ केवल एक फाउंडेशन स्थापना साधक थे, फिर भी उनके संपर्कों के नेटवर्क को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। अपने पिछले जीवन में ये हे झेंगहाओ ही थे जिन्होंने ली फैन को 10,000 अमर गठबंधन में स्थान सुरक्षित करने में मदद की थी। इस बार भाग्य के एक झटके के माध्यम से हे झेंगहाओ ने एक नवजात आत्मा तकनीक पर स्विच किया जो उसके साथ बेहद अनुकूल थी। यह बात किसी भी दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए स्पष्ट थी कि किसी भी बड़ी दुर्घटना को छोड़कर हे झेंगहाओ की नवजात आत्मा अवस्था की उपलब्धि लगभग निश्चित थी। नवजात आत्मा स्तर पर एक गठन मास्टर और सामाजिक बातचीत में कुशल। इसके साथ ही दूसरों की नजरों में हे झेंगहाओ की स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई। लोग लगातार उनसे मिलने आते थे और हे झेंगहाओ गर्मजोशी से मुस्कुराकर उन सभी का स्वागत करते थे। उसे इतने सारे उपहार मिले कि उसके हाथ थक गए और वह अविश्वसनीय रूप से खुश महसूस कर रहा था। उनकी साधना तेजी से आगे बढ़ी और वे शीघ्र ही फाउंडेशन स्थापना चरण तक पहुंच गए। इस प्रक्रिया के दौरान आगंतुक साधक अनिवार्य रूप से तथाकथित प्राचीन दिव्य तंत्र संप्रदाय साधक के बारे में पूछताछ करने लगे। आखिर रातों रात अपनी किस्मत दोगुनी करने के ऐसे अवसर से कौन ईर्ष्या नहीं करेगा, यदि वे भी इस व्यक्ति को पकड़ सकें। पहले तो हे झेंगहाओ ने उन्हें यह कहकर टाल दिया कि मैं कुछ समय से संपर्क में नहीं हूं या मैंने इस वरिष्ठ को फिर कभी नहीं देखा। लेकिन जैसे जैसे उच्च स्तर के अधिकाधिक साधक पूछते गए, हे झेंगहाओ को दबाव महसूस होने लगा। चूंकि उन्होंने स्वर्गीय तंत्र संप्रदाय के साधक के बारे में कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया था, इसलिए कुछ साधकों ने असंतोष व्यक्त करना शुरू कर दिया। यह आरोप फैलने लगे कि हे झेंगहाओ लाभ हड़प रहे हैं। यहां तक कि प्रशासन हॉल के नवजात आत्मा साधक चूमिंग, जिन्होंने हे झेंगहाओ के अनुरोध पर ली फैन को 10,000 अमर गठबंधन में शामिल होने में मदद की थी, ली फैन से संपर्क करने में असमर्थ होने के बाद हे झेंगहाओ से सवाल करने लगे। भगवान जाने हे झेंगहाओ को सचमुच नहीं पता था कि ली फैन कहां गया था। वह तियानक सुआन मिरर के माध्यम से उससे संपर्क नहीं कर सका। ली फैन ने उसके लिए एक भी संचार ताबीज नहीं छोड़ा था। इन साधकों के बढ़ते दबाव का सामना करते हुए हे झेंगहाओ रोने के कगार पर थे। वह चाहता था कि वह अपने 2 महीने पहले वाले रूप को थप्पड़ मार सके। तुम्हें बिना किसी कारण के क्यों डींगे मारनी पड़ी? तियानक सुआन मिरर पर हे झेंगहाओ के बार-बार आने वाले संदेशों को देखकर ली फैन के होंठ थोड़े मुड़ गए। इसे थोड़ी देर और पकने दो, माहौल लगभग तैयार है। योजना के प्रथम चरण के समर्थन के लिए 5 मिलियन योगदान अंक पर्याप्त है। लेकिन अभी के लिए साथी दाववादी को थोड़ी देर और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ली फैन ने तब फाउंडेशन स्थापना मास्टर की ओर से स्थिति को भांप लिया। ली चेनफेंग पहले ही लौट आए थे। उसके साथ नीले रंग की पोशाक पहने एक घूंघट वाली महिला थी। ली चेनफेंग और अन्य दो ने इस महिला के प्रति बहुत सम्मान दिखाया और उसे संत गुरु कहकर संबोधित किया। जुआनहुआंग क्षेत्र में आने के बाद से इस संत मास्टर ने द्वीप पर कक्ष नहीं छोड़ा था। जब ली चेनफेंग कक्ष से बाहर निकली तो ली फैन ने देखा कि वह एक शस्त्रागार जैसी दिखने वाली मशीन के साथ छेड़छाड़ कर रही थी। संत गुरु, दिलचस्प बात है, तय की गई 3 महीने की अवधि बीत चुकी है, इसलिए मुझे विश्व संघ के दूत के रूप में उनसे मिलने जाना चाहिए। ली फैन को नीले रंग की इस महिला से कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। इसके बजाय उसे हल्का सा परिचय का एहसास हुआ। यह परिचय इतना धुंधला था कि परिवर्तन दाव पत्थर में संग्रहित स्मृतियों की खोज करने के बाद भी वह इसके स्रोत की पहचान नहीं कर सका। इससे ली फैन की उत्सुकता और बढ़ गई। वह अपनी पूर्ववत स्थिति में आ गया और तेजी से लक्ष्य स्थान की ओर उड़ चला। कुछ ही देर में वह द्वीप के ऊपर आकाश में पहुंच गया। ध्यान से देखने पर उसने पाया कि ली चेनफेंग और अन्य 2 पहले से ही दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। वरिष्ठ, कृपया हमारे पीछे आएं, ली चेनफेंग ने धीरे से कहा और ली फैन को कक्ष में ले गए। ली फैन की अभिव्यक्ति शांत रही, लेकिन वह अंदर से कुछ सतर्क था। उसने पास ही बैठी घूंघट वाली महिला को घूरा और पूछा, ये कौन है? मैं शाही राजकुमारी के अनुरोध पर यह देखने आई हूं कि क्या ये तथाकथित अमर खंडहर वास्तविक है। नीले रंग की पोशाक वाली महिला ने खुद को बूढ़ी बताया, लेकिन उसकी आवाज साफ और युवा थी, किसी किशोरी जैसी। ओह, तो फिर तुम्हें क्या मिला? ली फैन ने अपने सामने रखे उपकरण को देखते हुए दिलचस्पी से पूछा। केंद्र में एक सुनहरा गोला स्थिर रहा, जबकि कई अलग अलग रंगों के गोले उसके चारों ओर नियमित कक्षाओं में घूम रहे थे। नीले वस्त्र वाली महिला ने आह भरी और अपना सिर हिलाया, लगता है कुछ अमर खंडहर के अस्तित्व को छुपा रहा है, जिससे इसका पता लगाना असंभव हो जाता है। हालांकि यह सच है कि यह जगह और भी असामान्य हो गई है। ली फैन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं, और भी असामान्य। नीले रंग की वर्दी वाली महिला ने अपना हाथ हिलाकर उपकरण को दूर रख दिया। ये शून्य समन्वयक लोकेटर है, एक ऐसा उपकरण जिसे साम्राज्य ने हजारों साल लगाकर तैयार किया है। यह अंतहीन शून्य में किसी के स्थान को चिन्हित और लॉक कर सकता है और आसपास के वातावरण का मानचित्र बना सकता है। मूल रूप से इसका उद्देश्य जुआनहुआंग क्षेत्र छोड़ने के बाद शून्य के माध्यम से नौवहन करना था। अब अमर खंडहरों का पता लगाने के लिए इसका उपयोग करना इसका अच्छा उपयोग माना जा सकता है। ली फैन ने नीले रंग की वर्दी वाली महिला की बात चुपचाप सुनी। इस जगह जुआनहुआंग क्षेत्र की मुख्य दुनिया। महिला की आंखों में पुरानी यादें चमक उठी। लोकेटर का सारा डेटा गड़बड़ा गया है। ऐसा लगता है जैसे कि पास में ही एक विशाल विरूपण क्षेत्र है जो अंतरिक्ष समय को प्रभावित कर रहा है और मानचित्रण परिणामों में हस्तक्षेप कर रहा है। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से अवलोकन के परिणाम आपके द्वारा अमर खंडहर के अस्तित्व के बारे में कही गई बात से मेल खाते हैं। ली फैन ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, इस मामले में आपको धोखा देने का मेरे पास कोई कारण नहीं है। नीले वस्त्र वाली महिला ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, तुमने हमें धोखा दिया। ली फैन की आंखें सिकुड़ गईं और उसका दिल भारी हो गया। आपका क्या मतलब है? नीले वस्त्र वाली महिला ने जुआनहुआंग क्षेत्र के आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा,
क्योंकि यदि अमरखंडहर भी मौजूद हैं तो जुवानहुआंग क्षेत्र छोड़ने के बाद हमारा साम्राज्य उसमें समा नहीं जाएगा। केवल हम ही नहीं, उस समय 10 महान अमर संप्रदायों द्वारा कब्जा किए गए सभी छोटे संसारों का भी यही हश्र नहीं होगा। ली फैन चुप रहा। नीले रंग की पोशाक वाली महिला ने आगे कहा, क्योंकि हम जुवानहुआंग क्षेत्र के समान अंतरिक्ष समय में बिल्कुल भी नहीं है। हम केवल अमर विच्छेदन मार्ग से जुड़े हुए हैं। यदि हम जुवानहुआंग क्षेत्र से संबंध तोड़ दें तो हमें पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी और अंततः जुवानहुआंग क्षेत्र का अंत हो जाएगा। क्या लघु विश्व जुवानहुआंग क्षेत्र के समान अंतरिक्ष समय में स्थित नहीं है? जैसे ही हरे रंग की पोशाक वाली महिला ने ली फैन को आधी मुस्कान के साथ देखा, उसके विचार तेजी से दौड़ने लगे। क्या यह सच है या झूठ? क्या यह एक परीक्षण है या एक मनगढ़ंत झूठ है जिसका इस्तेमाल सौदेबाजी के लिए किया गया है? ली फैन ने तुरंत ही स्थिति का विश्लेषण कर लिया। यदि दूसरे पक्ष को पहले ही पता चल गया हो कि वह पूर्णतः धोखेबाज है तो वे कुछ भी समझाने में समय बर्बाद नहीं करेंगे। इसके बजाय तार्किक विकल्प यह होगा कि या तो भाग जाया जाए या फिर उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया जाए और उससे जबरन अपराध स्वीकार करवा लिया जाए। इसका मतलब यह था कि काफी हद तक हरे कपड़े वाली महिला अभी भी उसकी पहचान के बारे में अनिश्चित थी। आखिरकार जुवानहुआंग क्षेत्र के इतिहास में ऐसे कई उदाहरण रहे हैं जहां लघु विश्वों ने एकजुट होकर साधना क्षेत्र के खिलाफ जवाबी हमला किया था। यदि लघु विश्व और जुवानहुआंग क्षेत्र एक ही अंतरिक्ष समय में नहीं होते और यदि वह वास्तव में सभी विश्वों के संघ के दूत का दूत होता तो वह निश्चित रूप से इस बात से अवगत होता। यह देखते हुए कि साम्राज्य का भविष्य दांव पर था, संत मास्टर ऐसा झूठ नहीं करेंगे जिसे आसानी से उजागर किया जा सके। इसलिए हो सकता है कि उसने जो कहा वह सच हो। कम से कम हरे कपड़े पहने महिला की नजर में तो यह बात सच थी। स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न उठा, चूंकि लघु विश्व और जुवानहुआंग क्षेत्र एक ही स्थान समय में नहीं है तो फिर अमर खंडहरों के खतरे का सामना करने पर जुवानहुआंग क्षेत्र के साधकों ने अमर विच्छेद पथ के माध्यम से लघु विश्व में भागने और जुवानहुआंग क्षेत्र से सभी संबंध तोड़ने का विकल्प क्यों नहीं चुना? यदि नवजात आत्मा, आत्मा रूपांतरण और ताओ एकीकरण चरण के साधकों को लघु विश्व में आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी और मार्ग को काटने में असमर्थता के कारण संघर्ष करना पड़ सकता है तो दीर्घायु अमर के लिए ये सीमाएं नगण्य होनी चाहिए। तो फिर दीर्घायु अमर क्यों नहीं बच पाया? इस प्रश्न का उत्तर केवल 3 संभावनाओं में से एक हो सकता है। वे निडर थे, अनिच्छुक थे या असमर्थ थे। निडर, अपने पिछले जन्म में एक एकीकृत हृदय वाले स्वर्गीय सम्राट ने आत्मा बंधन संरचना के आपसी विनाश के खतरे के सामने पीछे हट गए थे। इससे पता चलता है कि दीर्घायु अमर भी अमर खंडहरों से बच नहीं पाए। इस प्रकार इस संभावना को खारिज किया जा सकता है। अनिच्छुक, धर्मी और दृढ़, वे जाने के बजाय मरना पसंद करेंगे। जुवानहुआंग राज्य का अनुसरण करते हुए अमर खंडहरों में गिरना। इस क्षेत्र में साधकों के वर्तमान साधना पथों को देखते हुए यह वर्तमान दीर्घायु अमर का विकल्प नहीं होगा। इससे केवल एक ही उत्तर बचता है। दीर्घायु अमर शाइनवैन दायरे को छोड़ने में असमर्थ है। जैसे ही यह विचार ली फैन के मन में आया उसे यह बेतुका और हास्यास्पद लगा। दीर्घायु अमर अवस्था वाले साधकों की शक्ति भयानक थी। यह कैसे संभव हो सकता है? लेकिन ली फैन अचानक ठिठक गया। क्या होगा अगर यह सच हो? लंबे समय से ली फैन के मन में एक सवाल था, स्वर्ग और पृथ्वी के सिद्धांतों के विरुद्ध जाने से दीर्घायु की प्राप्ति क्यों होती है? सभी जीवित प्राणियों का जीवनकाल सीमित होता है। यहां तक कि किंवदंतियों में तथाकथित दीर्घायु प्रजातियां भी सामान्य प्राणियों की तुलना में थोड़ा अधिक समय तक जीवित रहती हैं। यदि जुवानहुआंग क्षेत्र में कोई चीज वास्तव में दीर्घायु शब्द की हकदार है तो वह संभवतः स्वयं विश्व ही है। स्वर्ग और पृथ्वी के सिद्धांतों की अवहेलना करने से पूर्ण परिवर्तन क्यों होता है? क्या साधकों को स्वर्ग और पृथ्वी के समान लंबे समय तक जीवित रहने की अनुमति दी जा सकती है? स्वर्ग और पृथ्वी के सिद्धांतों के विरुद्ध जा रहे हैं। अचानक ली फैन के दिमाग में एक छवि कौन थी? अपने पिछले जीवन में जब जी होंगाओ को सीनियर सिस्टर झाओ के आक्रामक प्रश्नों का सामना करना पड़ा तो उन्होंने एक बार कहा था, एक स्वर्गीय सम्राट द्वारा ताओ कानून की स्थापना के बाद उन्हें सांसारिक विवादों में शामिल नहीं होना चाहिए। दाओ कानून, ये 2 शब्द कोहरे को चीरते हुए बिजली की तरह थे। उन्होंने ली फैन को कुछ ऐसा ध्यान दिलाया जिसे वह काफी समय से अनदेखा कर रहा था। सभी प्राणी चिंतामुक्त होकर जीवन का आनंद लेते हैं। सभी प्राणियों को स्वर्गीय प्रभु की साधना पद्धतियों का सम्मान करना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए जो ताओ कानून का प्रसार करते हैं। ये नियम जो सामान्य बुद्धि को चुनौती देते हैं अब सचमुच स्वर्ग और पृथ्वी के बीच विद्यमान है। दूसरे शब्दों में, स्वर्ग और पृथ्वी के मूल सिद्धांतों को उलटने के बाद स्वर्गीय प्रभु द्वारा स्थापित ताओ कानून ने उन्हें प्रतिस्थापित कर दिया। स्वर्ग और पृथ्वी के नए सिद्धांत बन गए और इस प्रकार दुनिया का हिस्सा बन गए। यही कारण है कि स्वर्गीय सम्राट को स्वर्ग और पृथ्वी के बराबर लंबा जीवनकाल प्राप्त हुआ है। इसी तरह यह इस कारण से था कि दीर्घायु अमर जुवानहुआंग क्षेत्र को नहीं छोड़ सका। दीर्घायु अमर अवस्था तक पहुंचने से पहले साधक डाकुओं के समान थे जो घर में घुसकर उसके फर्नीचर और खजाने को लूटकर अपनी जेबों में भर लेते थे। लेकिन कुछ लालची व्यक्तियों ने घर पर ही अपनी नजरें गड़ा दी। वे घर पर कब्जा करना चाहते थे और उस पर अपना दावा करना चाहते थे। वे सफल तो हुए, लेकिन ऐसा करके उन्होंने सदन की अंतिम प्रतिक्रिया को जन्म दे दिया। दरवाजा जोर से बंद हो गया और वे घर के मालिक तो बन गए लेकिन हमेशा के लिए अंदर फंस गए। क्या यह विश्व का प्रतिशोध है? ली फैन को अचानक एक आभास हुआ। उन्होंने एक सिद्धांत पहले ही समझ लिया था। जब उन साधकों का सामना हुआ जो स्वर्ग और पृथ्वी को लूटना चाहते थे तो स्वयं विश्व भी उनका प्रतिरोध करने में पूरी तरह समर्थ नहीं था। अचानक स्थापित हुए इस कानून के अलावा की अमर तकनीकों की साधना एक साथ नहीं की जा सकती तथा स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मा का अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अवतरण, जो कि साधारण साधकों के लिए उपाय है, विश्व ने उन शक्तिशाली लोगों के विरुद्ध भी अत्यधिक उपाय किए जो उसे धमकी दे सकते थे। वह उपाय था, यदि आप उन्हें हरा नहीं सकते तो उन्हें भर्ती कर लीजिए। यह रणनीति वास्तव में प्रभावी थी क्योंकि दीर्घायु अमरता प्राप्त करने के बाद सम्राट की निष्ठा साधकों से हटकर संसार के प्रति हो गई। यदि साधक बिना किसी रोक टोक के आकाश और पृथ्वी को बेतहाशा लूटते रहे तो अंततः इससे संसार का विनाश और पतन हो सकता है। और दीर्घायु अमरों को जो विश्व के साथ एक हो गए थे ऐसी तबाही को रोकने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। इसलिए किसानों की संख्या को नियंत्रित करना पड़ा। यही कारण था कि किसानों की संख्या बहुत अधिक नहीं हो सकी। ली फैन ने उस समय को याद किया जब 10 अमर संप्रदायों ने ज्वाइंटियन खजाना दर्पण के लिए इनाम की पेशकश की थी। उन्होंने दावा किया कि जिस किसी के पास यह दर्पण होगा वह इसके बदले में दीर्घायु अमर का पद प्राप्त कर सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में दीर्घायु अमरता की अवस्था भी दुनिया से दीर्घायु के मूल सिद्धांत को चुराकर ही प्राप्त की गई होगी। ली फैन ने सोचा। इस तर्क के बाद ली फैन को थोड़ी निराशा महसूस हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि जुवानहुआंग राज्य के दीर्घायु अमर लोग उनकी दीर्घायु के आदर्श से कमतर थे। उन्होंने केवल संसार की शक्ति उधार लेकर ऐसा जीवनकाल प्राप्त किया जो वास्तव में उनका अपना नहीं था। नकली दीर्घायु हो, लेकिन सख्ती से कहा जाए तो यह कोई विशेष रूप से अस्वीकार्य बात नहीं है। आखिरकार इस क्षेत्र में दीर्घायु अमर अवस्था केवल जुवानहुआंग क्षेत्र में अमर पद के टूट जाने के बाद साधकों द्वारा अपने जीवन को बढ़ाने का एक प्रयास था और आगे जाना असंभव नहीं होगा। ली फैन ने दाओ ट्रांसमिशन स्वर्गीय सम्राट के बारे में सोचा जो अपने पिछले जीवन में गायब हो गया था। नए तरीकों का यह अग्रदूत शायद पहले ही दुनिया की बाधाओं से मुक्त हो चुका है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पिछले जन्म में दाओ संचरण के स्वर्गीय शासक हजारों वर्षों तक प्रकट नहीं हुए और जब समय समय पर युद्ध छिड़ते रहे तब भी पंचवृद्ध संघ के शासकों ने कभी हस्तक्षेप नहीं किया। क्योंकि 5 बुजुर्ग संघ के संप्रभुओं की नजर में यदि दीर्घायु अमर चरण जुवानहुआंग क्षेत्र को नहीं छोड़ सकता है तो दाओ ट्रांसमिशन संप्रभु अभी भी कहीं न कहीं होना चाहिए। उन्हें केवल एक कागज पर हुए समझौते के आधार पर रोक दिया गया।
बाद में जब उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, तो वे व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने के लिए बेताब हो गए। ज्ञानोदय की गोली का प्रभाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। हरे रंग की पोशाक वाली महिला द्वारा अनजाने में बताए गए एक तथ्य के माध्यम से अचानक आई अंतर्दृष्टि से ली फैन ने जुआनहुआंग क्षेत्र के बारे में एक संभावित और तार्किक रूप से सुसंगत सत्य का पता लगा लिया। पतित अमर लोक में बुद्धिमान पशु सम्राट सांगमो ने एक बार लुया से कहा था, यहां तक कि जब आप अपनी आंखों से कुछ देखते हैं तब भी यह हमेशा सत्य नहीं हो सकता है। इसी प्रकार ली फैन ने जो निष्कर्ष निकाला है वह भी पूरी तरह सही नहीं हो सकता है। यह उस कहानी की तरह है जिसमें अंधे व्यक्ति हाथी को महसूस करते हैं, जो कुछ वे देखते हैं वह पूरी तस्वीर नहीं हो सकती, लेकिन यह अभी भी सच्चाई का हिस्सा है। उसके मन में दाव व्युत्पत्ति पत्थर के क्रिस्टल ने एक चमकदार नीली रोशनी उत्सर्जित की, जिसने उसके मन में आने वाले सभी अनगिनत विचारों को तुरंत दर्ज कर लिया। इसके बाद ली फैन को यह सोचना पड़ा कि हरे रंग की महिला से कैसे निपटा जाए। उसके बोलने के कुछ ही देर बाद ली फैन ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, अमर खंडहर की शक्ति सामान्य लोगों की कल्पना से परे है। एक बल जो अंतरिक्ष समय को भी विकृत कर सकता है, ऐसे परिणाम लाता है जिनका पूर्वानुमान लगाना कठिन है। आप कहते हैं कि एक बार अमर क्षेत्र मार्ग टूट गया तो आप सभी प्रतिबंधों से मुक्त हो जाएंगे और पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन यह केवल सिद्धांत है। वास्तव में क्या होगा इसकी गारंटी कौन दे सकता है। जैसे ही ली फैन धीरे धीरे बोला, उसने हरे रंग की महिला के हाव भाव को ध्यान से देखा। आखिरकार वे स्थान जो पहले जुआनहुआंग क्षेत्र से बाहर चले गए थे, वे सभी शांत हो गए हैं और अब उनसे संपर्क करने का कोई तरीका नहीं है। क्या वे सचमुच स्वतंत्र हैं या वे पहले ही अमर खंडहरों में नष्ट हो चुके हैं, कौन जानता है। अन्यथा हमारा फेडरेशन ऑफ ऑल वर्ल्ड्स इतने सारे सदस्यों की भर्ती क्यों कर पाता। भले ही असफलता की संभावना 10,000 में से केवल एक हो, फिर भी यह पूरी सभ्यता के लिए बहुत जोखिम भरा है। ली फैन ने हल्के व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। महिला की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई जब वह ली फैन को घूर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके चेहरे से कुछ समझने की कोशिश कर रही हो, लेकिन ली फैन शांत रहे और उनमें कमजोरी का कोई लक्षण नहीं दिखा। हरे रंग की पोशाक वाली महिला ने अंततः कहा, आप सही कह रही हैं, इसलिए मैं इस बार जुआनहुआंग क्षेत्र में वापस आई हूं। वर्तमान में साम्राज्य के भीतर बहुत कम लोग अमर खंडहरों के अस्तित्व के बारे में जानते हैं, लेकिन ऐसा कोई रहस्य नहीं है जिसे खोजा न जा सके। एक बार जब रूढ़िवादियों को यह पता चल जाएगा तो जुआनहुआंग क्षेत्र छोड़ने की योजना का विरोध और बढ़ जाएगा। उस समय शाही परिवार द्वारा अर्जित 1000 वर्षों की प्रतिष्ठा भी इस योजना को शांतिपूर्वक क्रियान्वित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। ली फैन ने पूछा, तो क्या आप यहां मदद लेने आए हैं। हरे कपड़े वाली महिला ने सिर हिलाया। शाही राजकुमारी का जुआनहुआंग राज्य छोड़ने की योजना को अंजाम देने का दृढ़ संकल्प नहीं बदला है। हालांकि इसमें जोखिम है, फिर भी हमारा मानना है कि यह इसके लायक है। हालांकि साम्राज्य के भीतर के नीच कुलीन लोग इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हो सकते हैं। आंतरिक संघर्ष से बचने के लिए साम्राज्य को योजना की गति तेज करनी होगी। वह कुछ क्षण रुकी और फिर बोली, जबकि हम पाथ फ्यूजिंग तकनीकों के अधिग्रहण में तेजी ला रहे हैं, हमें रिफ्टवेल के पोषण के लिए संसाधनों में भी तेजी लाने की आवश्यकता है। बोलते हुए उसने एक ज़ैड पर्ची थमा दी। उनकी आध्यात्मिक समझ पर त्वरित नजर डालने से संसाधनों की एक लंबी सूची सामने आई। अपनी स्मृति को टटोलते हुए ली फैन ने पाया कि हालांकि इनमें से अधिकांश संसाधन व्यक्तिगत रूप से महंगे नहीं थे, लेकिन इनकी आवश्यक मात्रा बहुत अधिक थी। कुल लागत संभवतः उनके वर्तमान योगदान अंकों 5 मिलियन से अधिक थी। उनकी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठी और उन्होंने कहा, यदि आप सभी विश्व महासंघ में शामिल हो जाते हैं तो संगठन आपकी जरूरतों में सहायता करने पर विचार कर सकता है, लेकिन चूंकि आपने पहले ही छोड़ने का फैसला कर लिया है, इसलिए हमारा संगठन कोई चैरिटी नहीं है। हरे रंग की महिला ने उत्तर दिया, जैसा कि आपने कहा, जुआनहुआंग क्षेत्र छोड़ने से विनाश की संभावना हो सकती है। यद्यपि साम्राज्य का संकल्प अपरिवर्तित है, फिर भी हमें अपनी बाजी सुरक्षित रखने में कोई हानि नहीं है। ली फैन की आंखें चमक उठीं, तुम्हारा मतलब है। यह सही है, साम्राज्य अपनी सेना का एक हिस्सा विश्व संघ में शामिल होने के लिए आवंटित करेगा। सभ्यता के एक वैकल्पिक बीज के रूप में वे जुआनहुआंग क्षेत्र में ही रहेंगे। अगर भविष्य में साम्राज्य पर कोई विपत्ति आती है तो वे एक अलग शाखा के रूप में शाही विरासत को आगे बढ़ा सकते हैं। हरे रंग की पोशाक वाली महिला ने जलती आंखों से कहा, जिससे उसका असली इरादा जाहिर हो गया। यह सुनकर ली फैन खुद को उपहास करने से नहीं रोक सका। क्या आप खुद को ज्यादा नहीं आंक रहे हैं। साम्राज्य के भीतर संदेह पैदा होने से बचने के लिए आपके द्वारा मोड़ी गई सेनाएं बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। इस सूची में दिए गए संसाधनों के बदले में केवल उन पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। हरे रंग की पोशाक वाली महिला ने शांति से उत्तर दिया, महामहिम, आप गलत समझ रहे हैं। साम्राज्य की सभ्यता के बीज के रूप में साम्राज्य के पास वर्तमान में मौजूद सभी तकनीकें स्वाभाविक रूप से संरक्षित रहेंगी। संघ में शामिल होने के बाद इन तकनीकों को संगठन के साथ साझा किया जा सकता है। बाकी का तो जिक्र ही न करें, लेकिन अकेले जानवर भगवान कवच का मूल्य ही इस सूची के अधिकांश संसाधनों को कवर करने के लिए पर्याप्त है। ली फैन ने यह उम्मीद नहीं की थी कि वे इतने साहसी होंगे कि वे अपने पास उपलब्ध सारी प्रौद्योगिकी को सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल करने को तैयार होंगे। भले ही उन्होंने जिन सभी प्रौद्योगिकियों की बात की थी वे थोड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण थी, लेकिन साम्राज्य के विभिन्न तत्व जो ली फैन ने ली चेनफेंग के दिमाग में देखे थे वे उसे लुभाने के लिए पर्याप्त थे। वास्तव में ये प्रौद्योगिकियां ली फैन की खेती के लिए सीधे तौर पर लाभकारी नहीं होंगी, लेकिन साम्राज्य की प्रणाली जो वर्तमान जुआनहुआंग क्षेत्र से बहुत अलग है, ली फैन की नींव को बहुत मजबूत कर सकती है। जैसा कि कहावत है, आपके पास जितने अधिक कौशल होंगे आपको उतनी ही कम चिंताओं का सामना करना पड़ेगा। शायद भविष्य में किसी चक्र में विदेशी जानवरों को नियंत्रित करने की यह क्षमता काम आएगी। बिना किसी हिचकिचाहट के ली फैन ने जल्दी से अपना मन बना लिया। वह साम्राज्य को धोखा देकर उसकी सारी प्रौद्योगिकी सौंप देगा। एक संकोची किंतु रुचिपूर्ण भाव से ली फैन ने एक क्षण विचार किया और फिर कहा, यह एक महत्वपूर्ण मामला है जिस पर निर्णय लेना मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मुझे वापस रिपोर्ट करने की अनुमति दें और मैं आपको जवाब दूंगा। ली फैन की प्रतिक्रिया हरे रंग की महिला की उम्मीदों के अनुरूप थी। जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है, उसने आग्रह किया। ली फैन ने विदाई में अपने हाथ जोड़े और जल्दी से चले गए। गुप्त कक्ष में केवल साम्राज्य का समूह ही बचा था। संत गुरु, क्या हमें सचमुच साम्राज्य द्वारा इतने वर्षों में विकसित की गई मुख्य तकनीकों को सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल करना होगा। ली चेनफेंग ने अनिच्छा से पूछा। हरे कपड़े पहने महिला ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने भौहें सिकोड़ी और आसमान की ओर देखा। कई तरह के प्रतिबंध लगाने के बाद वह ली चेनफेंग की ओर मुड़ी और डांटते हुए बोली, क्या तुम भूल गए हो कि मैंने तुम्हें क्या सिखाया था। अस्तित्व सभ्यता का प्राथमिक उद्देश्य है। केवल जीवित रहने से ही प्रौद्योगिकी और संस्कृति का कोई अर्थ है। यदि सभ्यता ही नष्ट हो जाए तो इन उपलब्धियों का क्या उपयोग है, चाहे वे कितनी भी गौरवशाली क्यों न हो। ली चेनफेंग अभी भी कुछ असंतुष्ट थे, लेकिन हरे कपड़े वाली महिला ने हाथ हिलाकर उसकी बात बीच में ही रोक दी। हमने इस बारे में शाही राजकुमारी से पहले ही चर्चा कर ली है और अंतिम निर्णय पर पहुंच गए हैं। अब और बहस नहीं। यह देखकर ली चेनफेंग के पास सिर झुकाकर हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अभी जो व्यक्ति मुझे दिखाई दिया मैं उसे समझ नहीं पाई, और वह तो बस एक संदेशवाहक है। ऐसा लगता है कि इस सभी दुनियाओं के संग में सचमुच कुछ गहराई है। हरे रंग की पोशाक वाली महिला ने ली फैन की आकृति को दूर जाते हुए देखते हुए धीरे से कहा। ली चेनफेंग चौंका। संत गुरु, अपनी साधना के बावजूद आप उसकी पृष्ठभूमि को नहीं समझ सके। उस आदमी की असली ताकत क्या है। हरे रंग की पोशाक वाली महिला भी हैरान थी। ऊपर से देखने पर तो उसका क्षेत्र बहुत ऊंचा नहीं लगता, लेकिन मुझे हमेशा उसे खतरे का हल्का सा आभास होता था। इसके अलावा ऐसा लगता है कि उसके पास कई गुप्त तकनीकें हैं जो उसे छुपा रही हैं, जिससे दूसरों के लिए उसे देखना मुश्किल हो जाता है, जैसे धुंध में फूलों को देखना। हरे रंग की पोशाक वाली महिला ने धीरे से कहा।
ये सुनकर ली चेनफैंग और जू शातांग ने एक दूसरे को देखा, उनके दिल सदमे से भर गए। वे अच्छी तरह जानते थे कि साम्राज्य के दो संत स्वामी, किंग और खोंग, शक्तिशाली प्राणी थे जो प्राचीन काल से जीवित थे। दोनों संत गुरुओं ने साम्राज्य के विकास को व्यक्तिगत रूप से देखा था, जो कि मात्र मनुष्यों के समूह से लेकर आज के विशाल साम्राज्य तक था। इस प्रक्रिया में उनका मार्गदर्शन अपरिहार्य था। साम्राज्य के लोगों की नजर में दोनों संत स्वामी शक्ति और बुद्धि के पूर्ण अवतार थे। लेकिन अब संत गुरु किंग ने वास्तव में कहा कि वह उस दूत को नहीं देख सकती जो अभी अभी आया था। इस व्यक्ति के सामने अपने पिछले उतावले व्यवहार को याद करते हुए ली चेनफेंग डर की लहर महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत समय से यहाँ नहीं लौटा हूँ। मैं यहाँ का आदि नहीं हूँ, किंग ने थोड़ी उदासी के साथ आह भरी, जिससे ली चेनफेंग को थोड़ी राहत मिली। सैकड़ों मील दूर ली फैंग को मन ही मन आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने निराकार हत्या के इरादे से प्रसारित रुक रुक कर आने वाली धुंधली छवियों को महसूस किया। लगता है ये संत गुरु सरल नहीं है, वे मेरे निराकार वध के इरादे को स्पष्ट रूप से भांप सकती हैं और उसका प्रतिकार कर सकती हैं। सौभाग्य से मेरी कुशलता श्रेष्ठ है। ली फैन साम्राज्य की तकनीक, जैसे कि जानवर भगवान कवच के लिए योगदान अंक का आदान प्रदान करने के लिए तैयार था। लेकिन यदि सच्चा सहयोग स्थापित हो जाता और नाटक जारी रहता, तो उन्हें डर था कि वे अकेले मंच पर नहीं टिक पाएंगे, जिससे दूसरों के लिए उनकी असलियत जानना आसान हो जाएगा। इसके अलावा 5 मिलियन योगदान बिंदुओं का प्रबंधन करना कुछ कठिन था। लगता है अब मेरी मूल योजना को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। ये बात ध्यान में रखते हुए ली फैंग को हे झेंगहाओ का स्थान पता चल गया। लियोली द्वीप की ओर जाते समय वह एक बार फिर प्राचीन स्वर्गीय तंत्र संप्रदाय शिष्य के रूप में परिवर्तित हो गया। हे झेंगहाओ हाल ही में परेशान महसूस कर रहे थे। उन्होंने शांति पाने के लिए संचार ताबीज को, जो लगातार पूछताछ प्राप्त कर रहा था, एक भंडारण रिंग के अंदर बंद कर दिया था। फिलहाल वह लियोली द्वीप से बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। जैसे जैसे उनकी रातों रात संपत्ति की कहानी फैलती गई, अधिक से अधिक लोग उनके माध्यम से ली फैंग के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहते थे। कुछ लोग संशय में थे और मास्टर की विश्वसनीयता की व्यक्तिगत रूप से पुष्टि करना चाहते थे। अन्य लोग केवल उससे जुड़ना चाहते थे और हे झेंगहाओ के तीव्र उत्थान की नकल करना चाहते थे। कुछ लोग तो उनके पास विचित्र प्रस्ताव लेकर आए और अजीब सौदे करने का प्रयास करने लगे। वह इतना ध्यान पाकर अभिभूत और थक गया था। उन्हें लियोली द्वीप पर पहाड़ों और तारों की संरचना के बीच छिपकर एकांत में रहने का नाटक करना पड़ा, जिससे वे किसी से भी नहीं मिल सके। हे झेंगहाओ बहुत परेशान था। ऐसा नहीं था कि वह जानबूझकर लोगों से बच रहा था, लेकिन 10,000 अमर गठबंधन में शामिल होने के बाद से स्वर्गीय तंत्र संप्रदाय का वरिष्ठ गायब हो गया था और वह उसे फिर से देखने में सक्षम नहीं था। हे झेंगहाओ पूरी तरह से असहाय था। जब वह भुहें चढ़ाए ये सोच रहा था कि अपने करीबी दोस्तों को कैसे समझाए, तभी एक हल्की सी परिचित आभा तेजी से उसके पास आई। यह पर्वत और तारा संरचना की सुरक्षा को पार कर गया और तुरंत ही उसके सामने साहसपूर्वक उतरा। हा, वह लड़का, बहुत समय हो गया मिलते हुए। ली फैन दिल खोलकर हंसा, उसकी आवाज में वसंत जैसी खुशी थी। हे झेंगहाओ पहले तो दंग रह गए, फिर बहुत खुश हुए। यह वैसा ही था जैसा उसने चाहा था। वरिष्ठ आप आखिरकार आ ही गए। वह लगभग ली फैन के पैर को गले लगाना चाहता था और कृतज्ञता में रोना चाहता था। हम क्या हुआ है तुम्हें, लड़के? अपने हाथ की हल्की सी लहर से ली फैन ने हे झेंगहाओ को कई फीट दूर रखा और जानबूझकर पूछा। जब हे झेंगहाओ ने अपनी परेशानियां बतानी समाप्त की, तो ली फैन ने तुरंत अपनी मुस्कान वापस ली और उसे डांटा, तुम इसके लायक हो। आप एक फाउंडेशन स्थापना साधक हैं और फिर भी आप चुपचाप अमीर बनने के सिद्धांत को नहीं समझते हैं। आपने नवजात आत्मा साधना पद्धति प्राप्त की है। आपको दूसरों के सामने दिखावा करने के बजाय लगन से अभ्यास करना चाहिए था। यदि आपके करीबी दोस्तों को पता होता तो शायद ठीक होता, लेकिन आपने इसे सार्वजनिक कर दिया। अगर तुम मर जाओ तो एक बात है, लेकिन तुमने मुझे भी इसमें घसीट लिया। ली फैन की दाढ़ी और बाल खड़े हो गए और वह बहुत क्रोधित दिखाई दिया। हे झेंगहाओ कांपने लगा, बोलने से भी डर रहा था। ली फैन ने अपना सिर हिलाया, हे झेंगहाओ को निराशा भरी निगाहों से देखा, जैसे कोई किसी आशाहीन बच्चे को देखता है। उसने ऐसा इशारा किया जैसे वह उड़ जाना चाहता हो। हे झेंगहाओ तुरंत घबरा गया। वरिष्ठ कृपया रुको, वरिष्ठ मुझे बचाओ। वह उदास चेहरे के साथ रो पड़ा और समझाया, मैं जानबूझकर दिखावा नहीं करना चाहता था। शायद यह मेरी किसी पुरानी इच्छा के पूरा होने का नतीजा था और मैं उस दिन अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाया। जब तक मुझे इसका एहसास हुआ, तब तक खबर फैल चुकी थी और पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। सच तो यह है कि हे झेंगहाओ की इच्छाशक्ति इतनी कमजोर नहीं थी। हालांकि उत्साह और आवेग ने इसमें भूमिका निभाई, लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा उस दिन ली फैन के सूक्ष्म हेरफेर और मार्गदर्शन के कारण था। हे झेंगहाओ के गहरे अफसोस को देखकर ली फैन मन ही मन हंसा, लेकिन उसने अपना चेहरा कठोर बनाए रखा। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें बचाऊं, मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूं? कहावत है, दया उन्हें नहीं बचाती जो मौत चाहते हैं। अगर तुम मौत को गले लगाने पर अड़े हो, तो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? हे झेंगहाओ की अभिव्यक्ति और अधिक दुखी हो गई, लेकिन ये देखकर कि ली फैन तुरंत तोड़ नहीं गया था। उसे पता था कि अभी भी आशा है। इसलिए उन्होंने तुरंत कहा, ये मित्र मुझे केवल इसलिए परेशान कर रहे हैं क्योंकि वे वरिष्ठों का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने उन्होंने तुरंत कहा, ये मित्र मुझे केवल इसलिए परेशान कर रहे हैं क्योंकि वे वरिष्ठों का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने किया था, और उससे लाभ कमाना चाहते हैं। वरिष्ठ आप अपनी दिव्य क्षमता का उपयोग स्वर्ग के रहस्यों को जानने के लिए कर सकते हैं। और फिर ली फैन का चेहरा ठंडा पड़ गया। बकवास, मैं उनकी मदद क्यों करूं जब वे न तो रिश्तेदार हैं और न ही परिचित। इसके अलावा दैवीय क्षमताओं का इस्तेमाल करने से स्वर्गीय प्रतिक्रिया का खतरा भी रहता है। इससे मुझे क्या फायदा? अपनी आस्तीन लहराते हुए ली फैन असंतुष्ट दिख रहा था और जाने वाला था। हे झेंगहाओ ने जल्दी से उसका रास्ता रोक लिया और अचानक प्रेरणा पाकर बार बार कहने लगा, पहाड़ पर बैठने की तकनीक, पहाड़ पर बैठने की तकनीक। जब मैं फाउंडेशन स्थापना के अंतिम चरण में पहुंचा, तो क्या आपको अपनी साधना में प्रतिक्रिया महसूस हुई? ली फैन थोड़ा स्तब्ध रह गया और थोड़ी देर बाद धीरे से बोला, ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ था। हे झेंगहाओ ने अपनी जांघ पर थपकी दी, बिल्कुल सीनियर, जरा सोचिए। मौजूदा 10,000 अमर गठबंधन में सभी तकनीकों का आदान प्रदान योगदान अंकों के लिए किया जाता है। और जब आप हमें योगदान अंक अर्जित करने में मदद करते हैं, तो हम उनका उपयोग तकनीकें खरीदने और उन्हें विकसित करने में करते हैं। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आप अप्रत्यक्ष रूप से हमें तकनीकें प्रदान कर रहे हैं? आपको पता होना चाहिए, वर्तमान साधना जगत में तकनीक प्रदान करने से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। जब आप पर्वतारोहण तकनीक का अभ्यास करेंगे, तो इस तरह का आशीर्वाद निश्चित रूप से मजबूत साधना प्रतिक्रिया देगा। इसके अलावा बहुत से लोग आपकी सहायता लेने आए हैं। यदि आप उन सबकी मदद करें, थोड़ा थोड़ा करके संचय करने पर कितनी साधना शक्ति प्राप्त होगी। इससे गुरुजी, आपको नींद से पहले ही अपनी ताकत वापस मिल जानी चाहिए, है ना? हे झेंगहाओ को मानो कोई आभास हो गया हो और बोलते बोलते वह और अधिक उत्साहित हो गया। ली फैन ने धीरे से सिर हिलाया, इसमें कुछ तर्क है, लेकिन इतने सारे लोगों के साथ मेरी दिव्य शक्ति का उपयोग करने की क्षमता सीमित है। मैं उन सबकी मदद कैसे कर सकता हूं? इस पर विचार करने के बाद भी ली फैन ने इस विचार को स्वीकार कर दिया। उस समय हे झेंगहाओ को अचानक अंतर्दृष्टि की एक झलक मिली। उन्होंने अचानक कहा, हम उन लोगों के योगदान बिंदुओं को एक साथ एकत्र कर सकते हैं जो आपकी मदद चाहते हैं और उन्हें सामूहिक रूप से प्रबंधित कर सकते हैं। फिर जब मास्टर आपकी दिव्य शक्ति का उपयोग करके उपयुक्त निवेश विधियां ढूंढते हैं और योगदान अंक अर्जित करते हैं, तो आप उन्हें वापस कर सकते हैं। ली फैन बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा, बहुत अच्छा हे झेंगहाओ, तुमने जल्दी प्रतिक्रिया देना सीख लिया है।
40। हालांकि ली फैन के चेहरे पर संदेह साफ झलक रहा था। क्या दूसरे लोग सचमुच अपने योगदान अंक इतनी आसानी से हस्तांतरित कर देंगे? मुझे नहीं लगता। अगर वे ऐसा न करें तो बेहतर होगा। इस तरह हम इसे उनमें से कुछ से छुटकारा पाने के बहाने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि वे मुझे परेशान करना बंद कर दें। हे झिंगहाओ ने मन ही मन सोचा, लेकिन फिर उसने जोर से कहा, वरिष्ठ, चिंता न करें। हाल ही में बहुत से साधक मुझसे इस बारे में पूछने के लिए परेशान हो रहे हैं। अगर उनमें से केवल एक छोटा सा हिस्सा ही आपके लिए अपने योगदान अंक हस्तांतरित करने को तैयार हो, तब भी यह एक बड़ी राशि होगी। इसके अलावा एक बार जब सीनियर अपनी दिव्य क्षमताओं का प्रदर्शन करेगा और योगदान अंक ब्याज सहित लौटाएगा, तो परिणाम शब्दों से ज्यादा जोरदार होंगे। इसके बाद निश्चित रूप से ज्यादा लोग सीनियर पर भरोसा करने को तैयार होंगे। हे झिंगहाओ आत्मविश्वास से भरा हुआ था। ली फैन ने एक क्षण के लिए सोचा और इस पर विचार करने का नाटक किया। कुछ देर बाद उसने धीरे से सिर हिलाया। ऐसा हुआ है कि हाल ही में मैंने तियानक्सुआन मिरर में कई नई और दिलचस्प तकनीकें देखी हैं और मैं उन्हें आजमाने के लिए उत्सुक हूं। इसके अलावा साधना के इस युग में यह सच है कि सब कुछ योगदान बिंदुओं पर निर्भर करता है। यदि आप वास्तव में पर्याप्त मात्रा में योगदान अंक एकत्र कर सकते हैं, तो मुझे इसे कई गुना बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है। ली फैन के सहज शब्द सुनकर हे झिंगहाओ की आंखें चमक उठीं। उसने एक क्षण सोचा और जल्दी से आग्रह किया, इतने की कोई जरूरत नहीं। आपको पता होना चाहिए, अगर एक साल में इसमें आधे की भी वृद्धि हो जाए, तो लोग अपने योगदान अंक सीनियर को सौंपने के लिए उमड़ पड़ेंगे। बाकी का सवाल है, सीनियर इसे इनाम के तौर पर अपने पास रख सकते हैं। बेशक यदि आप कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में मेरे साथ मुनाफे का कुछ हिस्सा साझा कर सकें, तो यह और भी बेहतर होगा। उन्होंने झिंगहाओ ने खुशी से कहा, क्या आप एक साल में केवल 50% रिटर्न से संतुष्ट हैं? ली फैन पहले तो हैरान हुए, फिर उन्होंने सिर हिलाकर कहा, यह भी काम करता है। चलो अभी इस पर अस्थायी रूप से निर्णय लेते हैं। तुम जाओ और अपने दोस्तों से संपर्क करो। याद रखें, आपको उन लोगों को चुनना चाहिए जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं। अज्ञात पृष्ठभूमि वाले साधकों से प्राप्त अंशदान अंक स्वीकार नहीं किए जाने चाहिए। कुछ और निर्देश देने के बाद हे झिंगहाओ ने उत्साहपूर्वक सीलबंद संचार ताबीज निकाला और प्रत्येक व्यक्ति को जवाब देना शुरू कर दिया। साथ ही ताओवादी झांग, आपके सामने धन कमाने का एक बड़ा अवसर है। क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? योगदान अंकों का पहला बैच संभवतः बहुत अधिक नहीं होगा, लेकिन यह ठीक है। यदि वे पहली बार में विश्वास नहीं करते हैं, तो दूसरी बार वे हिचकिचा सकते हैं। तीसरी या चौथी बार जब वे देखते हैं कि दूसरे लोग धन कमा रहे हैं, जबकि वे अवसर गंवा देते हैं, पांचवीं बार तक वे अपना योगदान अंक सौंपने के लिए भीख मांगने लगेंगे। हे झिंगहाओ को व्यस्त देखकर ली फैन ने मन ही मन सोचा, गलतफहमी मत पालें। हालांकि ली फैन इस दुनिया में जो कर रहा है वह किसी घोटाले जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में ली फैन में सचमुच सभी को बड़ा पैसा कमाने के लिए प्रेरित करने की क्षमता है। लिंगो घास पर सट्टा लगाकर वह आसानी से भारी मुनाफा कमा सकता था। अपने पुनर्जन्म के अंतहीन चक्रों के दौरान एकत्रित की गई जानकारी का उपयोग करके कम कीमत पर खरीदकर और अधिक कीमत पर बेचकर प्रत्येक वर्ष 50% लाभ कमाना बच्चों का खेल था। यदि कुछ प्रतिभाशाली व्यक्ति ऐसा कर सकते हैं, तो पुनर्जन्म के इस चक्र में एक विसंगति, ली फैन ऐसा नहीं कर सकता। यदि ऐसा होता तो ली फैन अमरता की खोज छोड़ सकता था और आज्ञाकारी रूप से ग्रेट जुबान के पास लौट सकता था, ताकि शेष जीवन के लिए एक नश्वर ग्रैंडमास्टर बन सके। संक्षेप में, ली फैन के लिए संपत्ति बढ़ाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि उनके पास इतनी उन्नत जानकारी है। बेशक इसमें कुछ सीमाएं हैं। उदाहरण के लिए, उसके नियंत्रण वाली परिसंपत्तियों का समग्र पैमाना बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, और उसे तियानक्सुआन मिरर के स्तर पर शक्तियों के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप को आकर्षित नहीं करना चाहिए। लेकिन वास्तव में ली फैन ने कभी भी ज्यादा शोर मचाने की योजना नहीं बनाई थी। उनका लक्ष्य बस अनुयायियों का एक प्रबंधनीय समूह इकट्ठा करना था, जबकि पहाड़ पर बैठने तकनीक के माध्यम से अपनी साधना में सुधार करना था। और जब विस्तार बहुत अधिक हो गया और ली फैन के नियंत्रण से बाहर हो गया, लाल लपटें समुद्र को निगल जाएंगी और स्याही जैसा अंधकार संसार को निगल जाएगा। बस यही इसका अंत होगा। सभी लेनदारों की मृत्यु हो जाने के बाद स्वाभाविक रूप से निपटान के लिए कोई ऋण नहीं बचेगा। तब वह उन सभी योगदान अंकों पर अपना दावा कर सकेगा। यह प्रारंभिक योजना है। जहां तक विवरण का सवाल है, वह इसे चरणबद्ध तरीके से करेंगे। अपने दोस्तों से संपर्क करने के बाद हे झिंगहाओ अपने साथी ताओवादियों से मिलने के लिए 10,000 अमर द्वीप पर गए। जब दिन का अधिकांश समय बीत गया, तब वह मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ वापस लौटा। उन्होंने 200,000 से अधिक योगदान अंक भी वापस लाए। जैसी कि उम्मीद थी, जब हे झिंगहाओ ने अपना अनुरोध बताया तो अधिकांश साधक पीछे हट गए। आखिरकार किसी के भी योगदान अंक आसानी से नहीं मिलते। प्राचीन स्वर्गीय तंत्र संप्रदाय साधक से मार्गदर्शन प्राप्त करना एक बात है, लेकिन वास्तव में उनके योगदान अंक सौंपना, बहुत कम लोग ऐसा करने को तैयार थे। इस बार एकत्रित किए गए 200,000 योगदान अंक मुख्य रूप से झोपेंग नामक एक साधक से आए, जिसने अकेले ही 50,000 का योगदान दिया, जिससे अधिकांश अंक एकत्रित हो गए। उन्हें छोड़कर शेष योगदानकर्ताओं का औसत 5,000 से कम अंक था। फिर भी हे झिंगहाओ इस समय बेहद उत्साहित थे। उन्होंने छोटे तियानक्सुआन मिरर के माध्यम से 230,000 योगदान अंक ली फैन को हस्तांतरित कर दिए। वह अपनी छोटी तिजोरी से 100,000 अतिरिक्त योगदान अंक भी स्थानांतरित करना नहीं भूले। वरिष्ठ, हे झिंगहाओ ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन अंततः खुद को रोक लिया। वह बस ली फैन को जलती हुई निगाहों से देखता रहा। साल में 50,000 योगदान अंक कोई बड़ी बात नहीं है, निश्चिंत रहो। ली फैन ने हे झिंगहाओ की तरफ एक संचार ताबीज उछालते हुए कहा, अगर कोई जरूरी काम हो तो मैं तुमसे संपर्क करूंगा, वरना मुझे परेशान मत करना। हे झिंगहाओ ने उत्साहपूर्वक संचार ताबीज को पकड़े हुए बार बार सिर हिलाया। ली फैन ने उसे विदा किया और 10,000 अमर द्वीप पर लौट गया। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, हे झिंगहाओ ने खुद से बुदबुदाया। अब जबकि प्रारंभिक उत्साह बीत चुका था, अधिक तर्कसंगत हे झिंगहाओ बेचैनी महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। लेकिन अब जब मामला सुलझ गया है, तो वह केवल यही प्रार्थना कर सकते हैं कि स्वर्गीय तंत्र संप्रदाय का यह वरिष्ठ व्यक्ति कोई गलती न करे। तियानक्सुआन दर्पण के अंदर ली फैन ने लैंड शाओ के मरणोपरांत कार्यों के कई स्क्रॉल जारी किए। साम्राज्य के लिए आवश्यक सामग्री जुटाते समय उन्होंने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। निश्चित रूप से 3 दिन बाद ओरेकल ने अपना आभार व्यक्त करने के लिए ली फैन से संपर्क किया। मेरे पास अभी भी कुछ दुर्लभ किताबें हैं, लेकिन मुझे सीनियर से एक छोटा सा उपकार चाहिए, ली फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, ओरेकल थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन फिर भी उसने ली फैन के अनुरोध को दिलचस्पी से सुना। दिलचस्प, ऐसा लग रहा था कि यह व्यक्ति किसी संदिग्ध काम में शामिल था, लेकिन ओरेकल को इसकी परवाह नहीं थी। इस दुनिया में किसके पास कुछ रहस्य नहीं है। अपनी धूल झाड़ने वाली मशीन की हल्की लहर के साथ ओरेकल ने अपनी आभा को छुपा लिया और चुपचाप 10,000 अमर द्वीप पर पहुंच गया। ली फैन से मिलने के बाद दोनों सीधे उस द्वीप की ओर उड़े जहां साम्राज्य के लोग रहते थे। एक गुप्त कक्ष में साम्राज्य के शाही संत मास्टर किंग, जो कुछ चित्रित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, अचानक खड़े हो गए और उस दिशा में देखा जहां से ली फैन आ रही थी। उनकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। जब ली फैन और ओरेकल द्वीप पर उतरे, तो उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। विश्व के सभी संघों का वास्तव में कुछ महत्व है। इससे पहले कि किंग कुछ बोल पाता, ओरेकल ने अपना धूल झाड़ने वाला यंत्र घुमाया। आकाश में अंधेरा छा गया और द्वीप के ऊपर सुनहरे अक्षरों से भरा एक ताबीज प्रकट हो गया। इसने आकाश और सूर्य को इस प्रकार ढक लिया मानो यह अगले ही क्षण साम्राज्य में सभी को दबा देगा। किंग के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। प्रकाश की 2 नीली किरणें तेज ब्लेड की तरह आसमान में उठी। वे विशाल ताबीज से टकरा गए। स्वर्ण ताबीज को फाड़ दिया गया, जिससे एक बार फिर आकाश प्रकट हो गया।
हालांकि ताबीज पर अंकित सुनहरे अक्षर गायब नहीं हुए। इसके बजाय वे नीचे की ओर बहते हुए जमीन की ओर चले गए। किंग के शरीर से लगातार प्रकाश की किरणें निकल रही थीं। एक एक करके सभी पात्र गायब हो गए। यह स्पष्ट था कि दोनों पक्ष अपने आदान प्रदान में अत्यंत संयमित थे। उनके द्वारा शुरू की गई घटनाएं द्वीप के आसपास के क्षेत्र तक ही सीमित थीं, तथा ली फैन, ली चेनफेंग और अन्य लोगों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक क्षण के बाद जब किंग ने ऑरेकल के सुनहरे ताबीज को पूरी तरह दबा दिया, उसने अपने गुस्से को दबाया और उसके इरादों पर सवाल उठाने ही वाली थी। लेकिन उसने देखा कि जिस रहस्यमय व्यक्ति ने ताबीज डाला था, वह पहले ही ली फैन से कुछ कह चुका था और खुद ही चला गया था। किंग ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं, लेकिन उसे रोका नहीं। उसने देखा कि ली फैन साहसपूर्वक उसके पास आ रहा है। आपके अखिल विश्व महासन का इससे क्या तात्पर्य है? तभी किंग ने ठंडे स्वर में पूछा। ली फैन ने कंधे उचका दिए। हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है, लेकिन चूंकि हम सहयोग करने जा रहे हैं, इसलिए तुम्हारी ताकत परखना और यह देखना स्वाभाविक है कि तुम इसके लायक हो या नहीं। सौभाग्य से आपको ऊपर से बमुश्किल ही मान्यता मिली है। किंग ने ठंडी सांस ली और ली फैन को घूरने लगा। ली फैन ने बिना घबराए मुस्कुराते हुए कहा, फेडरेशन आपके सहयोग के पिछले प्रस्ताव पर सहमत हो गया है। हम साम्राज्य को जुआनहुआंग क्षेत्र से अलग होने की उसकी योजना को गति देने में मदद करेंगे, लेकिन बदले में आपको अपनी कुछ सेना को संघ में शामिल करने के लिए आवंटित करना होगा। तथापि ली फैन थोड़ा रुका। दोनों पक्षों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए संगठन का मानना है कि हम सहयोग योजना को धीरे धीरे लागू कर सकते हैं। आप धीरे धीरे आगे बढ़ने की क्या योजना बना रहे हैं? किंग का स्वर नर्म हो गया। ली फैन ने एक स्टोरेज रिंग उछाली, जिसे किंग ने पकड़ लिया और जांचने के बाद दंग रह गया। अंदर साम्राज्य के लिए आवश्यक सभी प्रकार के संसाधन मौजूद थे। हरे स्पिरिट क्रिस्टल, 10,000 फूल ज़ेड सिल्क, गहन ऋषि की भुजा। यद्यपि मात्रा कम थी, फिर भी प्रत्येक प्रकार मौजूद था। हजारों वर्षों से जुआनहुआंग क्षेत्र से दूर रहने के कारण वह वर्तमान बाजार मूल्यों से परिचित नहीं थी। लेकिन किंग ये भी जानता था कि इस भंडारण रिंग में प्रयुक्त सामग्री का मूल्य निश्चित रूप से महत्वहीन नहीं था। इसलिए उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे नरम पड़ गई। यह आपूर्ति का पहला बैच है। आपको बहुत बड़ी मात्रा में इसकी आवश्यकता है। जुआनहुआंग क्षेत्र की सेनाओं का ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए हम इन्हें केवल छोटी छोटी खेपों में ही खरीद रहे हैं। ली फैन ने समझाया। किंग को स्पष्टीकरण उचित लगा और उसने धीरे से सिर हिलाया। इसके साथ ही हम साम्राज्य की शाखा के लिए भविष्य में पैर जमाने की भी तलाश कर रहे हैं। सुरक्षा और गोपनीयता दोनों की पूरी गारंटी होनी चाहिए। वर्तमान जुआनहुआंग क्षेत्र में ऐसी जगह मिलना मुश्किल है, इसलिए इसमें कुछ समय लगेगा। ली फैन ने आगे कहा, आपकी चिंताओं को दूर करने और संगठन की ईमानदारी को प्रदर्शित करने के लिए ये सामग्रियां एम्पायर को निःशुल्क प्रदान की जाती है। अब से लगभग 1 वर्ष बाद जब सामग्री का अगला बैच प्राप्त हो जाएगा, मैं पुनः आऊंगा। लेकिन तब तक अखिल विश्व संघ साम्राज्य का रुख देखने की आशा करता है। इसके बाद हम अपने सहयोग के अगले चरणों पर चर्चा करेंगे। ली फैन ने अपने हाथों को कप के आकार में बनाया और किंग की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना वह सीधे वहां से चला गया। संत गुरु। ली चेनफेंग ने किंग की ओर देखा, बोलना चाहता था लेकिन झिझक रहा था। किंग ने भौहें चढ़ाई और ध्यान से स्टोरेज रिंग की फिर से जांच की। कोई तरकीब न पाकर उसने सावधानी से उसे रख दिया। फिलहाल ऐसा लगता है कि सहयोग करने का उनका इरादा काफी ईमानदार है। वह गलत नहीं थे। हम धीरे धीरे सहयोग करना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले उनके साथ कुछ कम महत्वपूर्ण तकनीकों का आदान प्रदान करें। अगर कुछ भी गलत हो जाए तो हम समय रहते नुकसान को रोक सकते हैं। किंग ने ली चेनफेंग और अन्य लोगों से कहा, मुझे वापस लौटकर शाही राजकुमारी और होंग के साथ इस विषय पर आगे चर्चा करनी है। उसने यह नहीं बताया कि किसी कारणवश उसे हमेशा यह महसूस होता था कि संघ के दूत में कुछ अजीब बात है। यह सतह पर दिखने से कहीं अधिक जटिल प्रतीत होता है। 10,000 अमर द्वीप। ओरेकल को फिर से धन्यवाद देने के बाद ली फैन ने हमेशा की तरह तियानक्सुआन मिरर में जानकारी खोजना शुरू कर दिया। प्रवेश परीक्षा के परिणाम धीरे धीरे घोषित किए गए। कुछ लोग खुश थे तो कुछ लोग शोक मना रहे थे। कुछ पदों के चयन पर अभी भी काफी विवाद था। हालांकि विवाद जल्द ही खत्म हो गए। कोंग्यू सागर के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में एक तूफान ने तबाही मचाई, जिसके कारण 1 दर्जन से अधिक द्वीप नष्ट हो गए। विशेष उत्पाद बिक्सुआन ड्यू की कीमत में थोड़ा उतार चढ़ाव देखा गया। ली फैन ने कम दाम पर खरीदा और ज्यादा दाम पर बेचा, जिससे उन्हें थोड़ा मुनाफा हुआ। ताइहुआ प्रांत में ताइहुआ पर्वत की 10 शिराओं में से एक ताइक्सू पर्वत श्रृंखला अचानक अज्ञात कारणों से ढह गई। जब ली फैन ने इस जानकारी पर सरसरी निगाह डाली तो उसकी नजर थोड़ी तेज हो गई। हम ताइहुआ पर्वत की 10 नसें। मुझे याद है कि पिछले जन्मों में ताइहुआ की केवल 9 नसें थीं। ऐसा लगता है कि इस बार हताहतों की संख्या काफी गंभीर थी। ली फैन ने विचार किया, लेकिन अधिक गहराई में नहीं गया। उन्होंने बस इसे प्राथमिकता के रूप में चिन्हित किया और अन्य महत्वपूर्ण समाचार ब्राउज करना जारी रखा। इसके बाद ली फैन ने अलग अलग ओल्ड फिशरमैन, मार्शल मैडमैन, झोंग शेंडोंग और शो फैंग के बारे में नवीनतम जानकारी खोजी। बूढ़ा मछुआरा अभी भी 10,000 अमर गठबंधन के केंद्रीय 4 प्रांतों के पास भटक रहा था। मार्शल मैडमैन और झोंग शेंडोंग ने अभी तक अपना नाम नहीं बनाया था। शूफेंग ने अभी तक अपनी साधना पुनः शुरू नहीं की थी, तथा अभी भी वह एक नवजात आत्मा सच्चे भगवान के रूप में प्रसिद्ध था। ली फैन ने अपने पिछले जन्मों के अनुभवों के आधार पर अवसरों के साथ मुठभेड़ के संभावित समय के बारे में अनुमान लगाया। 1 महीने बाद ली फैन अपने एकांतवास से जागा। यह महसूस करते हुए कि समय सही था, उन्होंने सीधे ही झेंघाओ को 500,000 योगदान अंक हस्तांतरित कर दिए। इस बार मैं भाग्यशाली था। मैंने तुरंत अवसर को भांप लिया और लक्ष्य जल्दी पूरा कर लिया। ली फैन आलस से बोला। एक क्षण बाद हे झेंघाओ की आवाज, जो आनंदित आश्चर्य से भरी थी, सुनाई दी। सीनियर की दिव्य क्षमताएं सचमुच अविश्वसनीय है। हे, संप्रदाय की गुप्त तकनीक अभी भी अपरिहार्य प्रतिक्रिया ला सकती है। अगली भर्ती अभी भी पहले से तय समय पर ही होगी। उन्हें यह बात स्पष्ट रूप से समझाना सुनिश्चित करें। कुछ निर्देश देने के बाद ली फैन ने हे झेंघाओ पर ध्यान देना बंद कर दिया और एक ज्ञान की गोली निगल ली और वापस एकांत में चला गया। समय तेजी से बीत गया और पलक झपकते ही एंकर की शुरुआत का 9वां साल पूरा हो गया। इस अवधि के दौरान ली फैन की योजनाओं ने प्रारंभिक परिणाम दिखाना शुरू कर दिया। ली फैन के दांत्यान में एक के बाद एक अलग अलग मात्रा में 20 से अधिक फीडबैक दिखाई देने लगे। आत्मा जागृति और ताओ ज्ञानोदय गोलियों के दोहरे प्रभाव के तहत लगभग 1 वर्ष की कठिन साधना के साथ ली फैन मध्य चरण के गोल्डन कोर के शिखर पर पहुंच गए और सौभाग्य से उन्हें केवल 10 दिनों से अधिक समय तक स्वर्ग की आपदा की बाधा से परेशानी हुई। इसके बाद वह आसानी से गोल्डन कोर के अंतिम चरण में पहुंच गए। ली फैन ने धीरे से सांस छोड़ते हुए अपनी साधना रोक दी। अब से चाहे वह साम्राज्य के लोगों को डराना हो या तियानिंग प्रांत के शून्य का पता लगाना हो, अकेले सब कुछ प्रबंधित करना कठिन है। शायद अब कुछ सहायता पाने का समय आ गया है। ली फैन ने एक पल के लिए सोचा, फिर चुपचाप 10,000 अमर द्वीप छोड़ दिया। वह सीधे तियान यांग गुफा हवेली की ओर चल पड़ा। रास्ते में उन्होंने दर्जनों बार प्रयास किया और अंततः मुश्किल से एक चेहरा बनाने में कामयाब रहे जो तियान यांग के दूसरे वरिष्ठ भाई लिंग जियाओ जैसा दिखता था।